चैप्टर 581 ब्लैक सी एसेंस की 5 बूंदें। सीनियर जियान जी को अलविदा कहकर जियाओ जी अपने कमरे में लौट आया। वह अपनी चोटें ठीक करने के लिए पीछे हटने जा रहा है। कल की लड़ाई में उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि एक बार में ठीक होना स्वाभाविक रूप से असंभव था। आज जागना एक बात है, लेकिन ठीक होना दूसरी बात है। वह अभी भी बहुत कमजोर है। यही कारण है कि सीनियर जियान जी दिन रात उसकी रखवाली करते थे, बस अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो। कमरे में वापस आकर जियाओ जी ने कुछ ठीक करने वाली गोलियां बनाई, फिर उन्हें लिया और घावों को भरना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद जैसे ही रात हुई, जियाओ जी ने अपनी वापसी खत्म कर दी। उसकी चोट पूरी तरह से ठीक होने में पूरे 2 दिन और रात लग गए। जियाओ जी ने एक बदबूदार सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोली। जिंदगी और मौत गुजरती रहती है, यह क्या है, जियाओ जी ने अचानक खुद से कहा। उसे सीनियर जियान जी की याद आई। 23 साल की उम्र में वह हद पार कर चुका है और वह 200 साल पहले 2 ताकतवर आदमियों को मार सका था। कितना कमाल का टैलेंट है, लेकिन वह कई सालों से उस छोटी सी रुकावट में फंसा हुआ है। अगर तुम उस हालत तक पहुंचने तक इंतजार करोगे तो तुम कब तक फंसे रहोगे। जिंदगी और मौत की रुकावट का आखिरी कदम, साल का सीनियर स्वॉर्ड डेमन भी फेल हो गया और मर गया। फिर सीनियर स्वॉर्ड हिमे और भगवान। जिंदगी का एक ख्याल, मौत का एक ख्याल। जियाओ जी ने मुंह बनाया और खुद से बुदबुदाया, अगर मैं आसमानी दुनिया में जाकर उसे तोड़ सकूं तो शायद। अरे, जियाओ जी ने आह भरी। वह जानता है कि कोई गुंजाइश नहीं है, बस अपना बेस्ट करना है। उसने पाया कि उसे बहुत कुछ करना है और इन सब के लिए काफी ताकत चाहिए, लेकिन अब वह बहुत कमजोर है। मुझे अपनी साधना तेज करनी होगी, जियाओ जी ने मन ही मन सोचा। ईस्ट चाइना सी फेस्टिवल में खेती के इनाम बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर इस तीसरे राउंड में पहला। मुझे यकीन है, जियाओ जी ने भारी मन से खुद से कहा। रिट्रीट खत्म करने के बाद जियाओ जी कमरे से बाहर चला गया। इत्तेफाक से हंटिंग डेमन पैलेस का रेफरी इसी समय आ गया। लोगों का ग्रुप सभी चैम्बर में गया। वह अभी भी डेमन हंटिंग पैलेस में रेफरी था और जब उसने इस समय जियाओ जी को देखा तो वह हैरानी से हंस पड़ा। टस्क टस्क जियानजोंग तियानजियाओ, तुम सच में कमाल के हो। इतनी गंभीर चोट है, तुम कुछ ही दिनों में जिंदा और ठीक हो जाओगे। हे, जियाओ जी मुस्कुराया। वैसे बूढ़ा आदमी आज तुम्हें इनाम देने आया था, डेमन हंटिंग हॉल के रेफरी ने कहा। कंपटीशन का दूसरा राउंड खत्म हो गया है। पहला स्थान तुम्हारी जियानजोंग टीम का है। ओह, जियाओ जी थोड़ा हैरान था। असल में उसे पहले से ही शक था और वह सीनियर जियान जी से पूछना भूल गया था। कंपटीशन के दूसरे राउंड में शुरू होने के कुछ ही समय बाद उनका मुकाबला बाई मोहन और दूसरों से हुआ। लड़ाई के बाद वह एक दिन कोमा में था। इन 2 दिनों को गिने तो कंपटीशन का दूसरा राउंड कुछ ही दिनों के लिए शुरू हुआ था। यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। जियाओ जी ने अपना शक जाहिर किया। हंटिंग डेमन पैलेस के रेफरी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, असल में कंपटीशन का दूसरा राउंड आपकी 47 टीमों के बीच एक लड़ाई थी। कई टीमें, स्कोरिंग कंपटीशन वगैरह हैं जो स्वाभाविक रूप से मुश्किल हैं और उनमें कई दिन लगते हैं। लेकिन आपने कुछ दिन पहले लड़ाई में आधी से ज्यादा टीम को मार गिराया था। कम टीमों के साथ कंपटीशन स्वाभाविक रूप से तेज होगा। जहां तक पहले स्थान की बात है, इसी तरह आधी से ज्यादा टीमें आपसे हार गई हैं और आपकी जियानजोंग टीम का स्कोर सबसे ज्यादा है। जाहिर है पहला भी जीता। डेमन हंटिंग हॉल में रेफरी ने इसे फिर से समझाया। असल में कंपटीशन का दूसरा राउंड, हालांकि यह भी स्कोर करने के लिए मॉन्स्टर्स को मारने पर आधारित है, लेकिन असल में हर टीम का कैप्टन इतने सारे प्लेयर्स के साथ उस समुद्री इलाके में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। दूसरे शब्दों में, हर टीम जितने मॉन्स्टर्स को मार सकती है वे असल में बहुत लिमिटेड हैं। दूसरे राउंड के नियम लड़ाई झगड़े की इजाजत देते हैं। टीमों के बीच लड़ाई की वजह से ही कंपटीशन का सबसे जरूरी हिस्सा और स्कोरिंग के लिए सबसे जरूरी पॉइंट होता है। हर बार जब आप किसी टीम को हराते हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। जाहिर है जियाओ जी ने आधी से ज्यादा टीम को हराया और सबसे ज्यादा स्कोर किया। जियानजोंग टीम ने पहला स्थान जीता। समझाने के बाद जियाओ जी हैरान रह गया और फिर उसने टीमों की रैंकिंग के बारे में पूछा। डेमन हंटिंग हॉल का रेफरी हंसा। आज बूढ़ा आदमी थोड़ा लेट आया। टीमों की रैंकिंग असल में फोर्ट्रेस 16 अनाउंस कर दी गई है। पहले नंबर पर आपकी स्वॉर्ड सेक्ट टीम है। दूसरे नंबर पर ग्रेट डेसोलेट किंगडम के वाइट वुजोंग की टीम है। तीसरे नंबर पर 1000 मियाओ किंगडम के 1000 आई सेक्ट की टीम है। चौथे नंबर पर किंग बिंगो की टीम है। 5वां नंबर। छठा नंबर। हंटिंग डेमन पैलेस में रेफरी के कहने के बाद जियाओ जी ने थोड़ा मुंह बनाया। दूसरे राउंड में रैंकिंग लगभग पहले राउंड जैसी ही थी। टॉप 10 में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। 10 के बाद थोड़े बदलाव हैं। इस समय हंटिंग डेमन पैलेस के रेफरी ने कुछ यूनिवर्स बैग निकाले और कहा, यह दूसरे राउंड में तुम्हारी स्वॉर्ड सेक्ट टीम के लिए इनाम है। इसमें बहुत सारे स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के खजाने और खेती की चीजें हैं। यह कहकर हंटिंग डेमन पैलेस में रेफरी ने यूनिवर्स बैग नीचे रखा और कई आइस क्रिस्टल जेड बोतलें निकाली। ये ब्लैक सी के एसेंस की 5 बूंदें हैं जो दूसरे राउंड का सबसे कीमती इनाम भी है। हंटिंग डेमन पैलेस में रेफरी ने जियाओ जी को 5 आइस क्रिस्टल जेड बोतलें दी। जियाओ जी ने उन्हें ले लिया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने पहले ही ब्लैक सी के एसेंस की ताकत महसूस कर ली थी। पृथ्वी के छोर पर हर लेवल के बीच का गैप बहुत बड़ा है। खासकर पोलर दायरे के बीच के स्टेज में 5वें और 6ठे टियर के बीच का गैप नापा नहीं जा सकता, लेकिन इतने बड़े गैप को ब्लैक सी एसेंस की एक बूंद पूरा कर सकती है। अगर इन ब्लैक सी एसेंस का इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए किया जाए तो इसका असर कमाल का होता है। इस समय हंटिंग डेमन पैलेस के रेफरी ने कहा, स्वॉर्ड सेक्ट तियानजियाओ, बूढ़ा आदमी तुम्हें याद दिलाता है कि ब्लैक सी एसेंस की ये 5 बूंदें लड़ाई के तीसरे राउंड में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तीसरा राउंड आखिरी ताकतों के बीच मुकाबला है। कोई भी बाहरी चीज अलाउड नहीं है। हाँ, जियाओ जी ने सिर हिलाया। ठीक है, हंटिंग डेमन हॉल में रेफरी ने कहा। अगर और कुछ नहीं हुआ तो बूढ़ा आदमी चला जाएगा। कल कंपटीशन का तीसरा राउंड है, अभी भी बहुत सी चीजें तैयार करनी है। सीनियर धीरे चलो, जियाओ जी ने सिर हिलाया। डेमन टेंपल में रेफरी चला गया। जियाओ जी ने ब्लैक सी एसेंस की 5 बूंदें ली और सबको देखा। 5 बूंदों में से मैं 2 बूंदें लेता हूं और बाकी 3 बूंदें तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए, कैसा रहेगा? सबने अपना सिर हिलाया। लिंग यू ने कहा, ब्लैक सी का एसेंस सिर्फ उन योद्धाओं का कल्टीवेशन लेवल बेहतर कर सकता है जो कोल्ड आइस की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे योद्धा सिर्फ थोड़े समय के लिए अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ा सकते हैं। हमने इसे ले लिया और यह बस बेकार गया। बुरा नहीं, झोंगबुयू ने कहा, लड़ाई के मामले में हमें तुम्हारे परवट के साथ तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियाओ जी ने बाई बिंगक्स्यू की तरफ देखा।
भीड़ में वह भी कोल्ड आइस की प्रैक्टिस कर रही थी। बाई बिंदक्स्यू ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, रिवॉर्ड के दूसरे राउंड में कल्टीवेशन के लिए पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं। आजकल मेरी प्रैक्टिस के लिए काफी है। यह जियाओ ये थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया, ठीक है। ब्लैक सी के एसेंस की 5 बूंदें, कुछ कल्टीवेटिंग चीजें और यूनिवर्स में खजाने मिलने के बाद जियाओ ये को कुछ नहीं मिला। सबने साधना के लिए चीजें बांट लीं, एक एक को छोड़ दिया और प्रैक्टिस करने के लिए कमरे में लौट आए। कल तीसरा राउंड है और सब इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं। पहले और चैप्टर 582 बिना बॉर्डर के बर्फ के खिलाफ लड़ाई। अगले दिन जियानजोंग और उसकी पार्टी यानवू किले की सामने की दीवार पर आए। स्नो विंग्स कल्पचर की टीम यहां बहुत समय से इंतजार कर रही थी। सीनियर जियान जी ये किंग ने आकर सैल्यूट करने में सबसे आगे रहे। हाँ, औरत ने सिर हिलाया। भाई जियाओ यी टाई न्यू भी पास आए। यंग मास्टर जियाओ यी, जूजिंग, मेंगलो और कई स्नो विंग्स कल्पचर कबीले सभी मुस्कुराए। जियाओ यी ने सिर हिलाया। किन फेयांग ने अपने होंठ सिकोड़े जियाओ यी को देखा और कहा, इन लोगों ने कल मुझसे बहुत देर तक शिकायत की। मैंने कंपटीशन के पहले राउंड में मुझे फॉलो किया और 20वें के बाद रैंकिंग हासिल की। दूसरे राउंड में आपको फॉलो करते हुए मैंने एक ही बार में पहला स्थान जीत लिया। हाँ, जियाओ यी मुस्कुराया। कंपटीशन के दूसरे राउंड में रैंकिंग होम टीम की रैंकिंग है। स्नो विंग्स कल्पचर की टीम जियानजोंग टीम का एक डिवीजन है, इसलिए वे भी फर्स्ट हैं और उन्हें कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड मिले हैं। जियाओ यी ने शहर की दीवार के दूसरी तरफ देखा। ज्यादा दूर नहीं, कंट्री लॉर्ड बाई मोहन और दूसरों की टीम थी। इस समय उनके चेहरे बुरे लग रहे थे और वे वहां नहीं आए। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और उनकी परवाह नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 टीमें इंतजार कर रही हैं। बाकी 15 किलों की दीवारों पर टीमें भी इंतजार कर रही हैं। आधे घंटे बाद 16वें किले के अंदर अचानक 8 फिगर उड़कर बाहर आए। स्विश विश विश। आकृति की स्पीड बहुत तेज है। लगभग उसी पल जब सांस दिखाई दी, वह किले के अंदर से किले के बाहर आसमान में चली गई थी। ये ईस्ट चाइना सी के 8 बादशाह हैं, 8 कमांडर। खोलो, 8 लोग आसमान में ऊपर तैरे और चिल्लाए। आसमान में अचानक एक हैरान करने वाली तेजी आई। 16 किला, एक कंपन। आगे कभी न खत्म होने वाला काला समुद्र, लहरें बहुत बड़ी हैं। हवा से एक बहुत बड़ा बैरियर दिखाई दिया। बैरियर के नीचे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 16वें किले के बीच में खड़ा पूरा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और शायद इसका एरिया सैकड़ों मील है। इस योद्धाओं की नई पीढ़ी ने सांस ली। यानवू किले की दीवार पर औरत मुस्कुराई और बोली, यही 16वें किले का मकसद है। हर 100 साल में खुलता है। हर बार जब इसे चालू किया जाता है तो यह 100 साल में सबसे बड़े एबिस मॉन्स्टर अटैक का सामना करने के लिए होता है। लाखों इंसानी योद्धा स्टेज पर इकट्ठा होते हैं। यह बहुत शानदार और शक्तिशाली होता है। महिला ने आगे कहा, इस बार यह आपके कंपटीशन के तीसरे राउंड के तौर पर पहले से ही खोला जाएगा। चारों ओर पाबंदियां और आशीर्वाद हैं और पूरा प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है ताकि आप अच्छी लड़ाई कर सकें। उसके बाद महिला ने अपना बड़ा हाथ हिलाया, एक तेजी से भीड़ में समा गई और कहा, चलो चलें। लोगों के ग्रुप को लगा कि उनके सामने एक फूल है और वे देखने की जगह पर आ गए थे। बड़े प्लेटफॉर्म के सामने पहले से ही दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। सबसे बीच में ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस में स्टाफ की सीट है। दोनों तरफ 16 देशों और बड़ी सेनाओं की सीटें हैं। इस समय बड़े लड़ाके दर्शक स्टैंड की ओर उड़ गए। बेशक उस औरत की लीडरशिप में जियानजोंग ग्रुप और स्नो विंग्स कल्पचर ग्रुप सबसे तेज थे। यह बहुत पहले ही जियानजोंग टीम के एरिया में आ चुका था, 8 सम्राटों से भी तेज। हम जब 8 सम्राट दर्शक स्टैंड पर आए और जियानजोंग ग्रुप को देखा जो पहले ही बैठ चुका था, तो सम्राट जिन गुस्से से गुर्राए। ये दी ने एक अजीब सी मुस्कान दी। बिंगड़ी, जिंडी और दूसरों ने जियानजोंग और उसके ग्रुप को नाखुशी से देखा, खासकर जियाओ यी ने। हर औरत ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उनकी तरफ देखा। बिंगड़ी, जिंडी और दूसरों ने जल्दी से अपनी नजरें सिकोड़ लीं और उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। 8 सम्राट दर्शक स्टैंड के ऊपर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। नीचे 32 कमांडर हैं। इसके तुरंत बाद किले की तरफ एक जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट था। इस समय 16 देशों के सभी मास्टर, सुजरेन और दूसरे लोग अपनी अपनी टीमें लेकर आए और धीरे धीरे उड़कर अंदर आए। दर्शकों की सीटों पर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद सामने बड़ी सी जगह पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह एक सीनियर है जो पूरे साल यहाँ डेमन हंटिंग हॉल में तैनात रहता है। लीडर को छोड़कर सभी टीमें, बाकी मार्शल आर्टिस्ट बाहर जाओ, रेफरी ने जोर से कहा। हर टीम के योद्धा आसमान से उड़कर बड़े कंपटीशन स्टेज पर आ गए। रेफरी ने इन योद्धाओं को नियम समझाना शुरू किया। दर्शकों के स्टैंड में महिला शियाओ यी के पास बैठी और समझाया। कंपटीशन का तीसरा राउंड पहला पर्सनल रैंकिंग बैटल है। आपकी टीमों के लीडर्स को अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रैंकिंग पहले प्लेयर्स तय करते हैं और फिर 10 विनर्स आपके हर टीम लीडर के साथ मुकाबला करेंगे। शियाओ यी ने सिर हिलाया। दूसरे शब्दों में 47 टीमें नहीं, अब सिर्फ 22 बची हैं। इन 22 टीमों, 22 कैप्टन और सब कैप्टन को अभी खत्म करने की जरूरत नहीं है। यानवू किंगडम की तरफ से शियाओ यी, किन फेयांग और बाई मोहन ये तीनों अभी भी दर्शक स्टैंड पर बैठे थे, खत्म नहीं हुए। बाकी लिंग यू, झोंगबुयू, येमिन, लिन जिन, जूजिन और दूसरे पहले ही कंपटीशन स्टेज पर जा चुके हैं। यही बात 15 दूसरे देशों की टीमों पर भी लागू होती है। इस समय सैकड़ों योद्धा मार्शल आर्ट स्टेज पर इकट्ठा हुए, जिनमें से 10 लोगों को चुना गया। बेशक इन सैकड़ों लोगों की अपनी रैंकिंग भी होगी। रेफरी के समझाने के थोड़ी देर बाद सैकड़ों योद्धाओं ने मुकाबला करना शुरू कर दिया। यह कंपटीशन 1 to 1, 2 in 1 तरीके से होता है। सैकड़ों लोगों की लड़ाई में बहुत समय लगा। जो लड़ाई शुरू हुई थी उसमें ज्यादा सोना नहीं है, तो बस एक नजर डाल लो, औरत ने धीरे से कहा। जियाओ यी ने सिर हिलाया। अभी की लड़ाई हर टीम की रैंकिंग तय नहीं करती, बल्कि हर टीम के आम तियानजियाओं को रैंकिंग तय करने देती है। काफी समय बाद लड़ाई खत्म हुई। सैकड़ों लोगों की रैंकिंग तय हुई। टॉप 10 लोग अगले कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। यह ध्यान देने वाली बात है कि जियानजोंग टीम में अचानक आधे से ज्यादा लोग आ गए। लिंग यू, झोंगबुयू, बाई बिंगक्स्यू, लिन जिन, टाई न्यू और लियू यानरान सभी टॉप 10 में आ गए। बाकी 4 लोग दूसरी टीमों के योद्धा हैं। हर टीम के लीडर बाहर जाओ। इस समय रेफरी ने स्टेज पर जोर से कहा। टीमों के लीडर एक के बाद एक बाहर हो गए। शियाओ यी और किन फेयान एक साथ गए। 22 टीम लीडर बाहर हो गए, साथ ही अभी के 10 विनर भी, कुल 32 लोग। इसके बाद ड्रॉ है। यही तरीका है 2 in 1, जिसमें 32 में 16 लोग, 16 में 8 लोग और इसी तरह जब तक ड्रॉ खत्म नहीं हो जाता। शियाओ यी ने अपने नंबर 1 पर नजर डाली।
दूसरे शब्दों में उसका अपोनेंट नंबर 2 है। लॉटरी के नियम हैं नंबर 1 से नंबर 2, नंबर 3 से नंबर 4, नंबर 5 से नंबर 6 और इसी तरह। बिंग वुजियांग शियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, बिंग वुजियांग नंबर 2 है। फिर शियाओ यी ने साइड में सभी के नंबर देखे। लिंग यू नंबर 3 है। नंबर 4 था वाई मोहन। शियाओ यी की आंखों में एक अजीब सा रंग चमका और उसने आह भरी। इस समय रेफरी ने जोर से कहा, नंबर 1 और नंबर 2 कंपटीशन स्टेज में रहेंगे और बाकी तियांजियाओ कुछ समय के लिए पीछे हट जाएंगे। हुश हुश, भीड़ आसमान से उड़ गई। बड़े कंपटीशन स्टेज पर सिर्फ शियाओ यी और बिंग वुजियांग ही बचे थे। दूसरा और चैप्टर 583 कभी न खत्म होने वाली बर्फ की धूल। कंपटीशन स्टेज पर रेफरी ने दोनों को नियम समझाए। एक्सप्लेनेशन का इंतजार करो। रेफरी ने पूछा, क्या कोई डाउट है? अगर नहीं तो यह कंपटीशन शुरू हो सकता है। शियाओ यी और बिंग वुजियांग ने एक ही समय में सिर हिलाया। रेफरी ने सिर हिलाया, फिर उसका चेहरा चमका और युकोंग ऊंचा उड़ गया। इसका मतलब है कि लड़ाई शुरू हो सकती है। शियाओ यी का चेहरा शांत था और हिला नहीं। बिंग वुजियांग उसका चेहरा भी बेपरवाह था, लेकिन यह बेपरवाह थोड़ी कड़वाहट के साथ। सच कहूं तो मुझे पक्का नहीं है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा, बिंग वुजियांग ने हल्के से कहा। लड़ाई के दूसरे राउंड में तुम 25 टीमों को हरा सकते हो, मुझे हैरानी नहीं है। लेकिन जिन बुको तियांजियाओ जो मेरे जितना फेमस हो सकता है, वह भी तुम्हारे हाथों हार गया, जिससे मैं सच में हैरान था। खासकर 25 टीमों के साथ मिलकर उन्हें हराओ। बिंग वुजियांग ने जियाओ यी को देखते हुए कहा, तुम्हें गोली चलाने की कोई जल्दी नहीं लग रही है। जियाओ यी बिना किसी भाव के चुप था। हाँ, बिंग वुजियांग खुद पर हंसा, अपनी ताकत से अब तुम्हें पक्का यकीन हो गया होगा। आखिरकार तुम एक ताकतवर आदमी हो जो मेरे आइस मार्शल स्टेट दूत को भी मार सकता हो। मुझसे जीतना मुश्किल नहीं है। बिंग वुजियांग अपना हाथ पकड़े खड़ा रहा और बिना जल्दबाजी के बोला, जैसे वह खुद पर हंस रहा हो, जैसे वह कोई आम बात कह रहा हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अभी भी इससे लड़ना है। योद्धा लड़ने के लिए हमेशा एक मजबूत दिल चाहिए। जियाओ यी ने आखिरकार अपना मुंह खोला और हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुम खत्म हो गए? मैं खत्म नहीं हुआ हूं, मैं तुम्हें जारी रखने दे सकता हूं। आखिरकार जिस हाथ के पीछे तुम छिपते हो, तुम्हारे हाथ में जो अटैक है, लगता है अभी तक बना ही नहीं है। हाँ, बिंग वुजियांग का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। तुम्हें बहुत पहले पता चल गया था। बिंग वुजियांग का बेपरवाह एक्सप्रेशन बर्फीले ठंडेपन में बदल गया। वह जियाओ यी को ठंडी नजरों से घूर रहा था। जियाओ यी बेपरवाही से मुस्कुराया। उसे बहुत पहले पता चल गया था कि बिंग वुजियांग लगातार बकबक कर रहा था, बस अटैक की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सच कहूं तो उसे इस राउंड के कंपटीशन की कोई परवाह नहीं थी। इस तरह की लड़ाई भी उसे अपना बेस्ट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वह बस इतनी आसानी से जीतना नहीं चाहता था। इस समय बर्फ बेहिसाब शांत है। हाथों को पीछे करके उसकी हथेलियों में एक छोटा सा सफेद भंबर घूमता रहा और धीरे धीरे बढ़ता रहा। सफेद भंबर से बहुत ठंडी सांस निकल रही थी। भंबर में धुआं और धूल जैसी छोटी चीजें बहुत खूबसूरत और चमकदार होती हैं। वह आइस डस्ट है। सोकॉल्ड आइस डस्ट एक तरह की बहुत ज्यादा बर्फीली चीज। फुर्सत की जगह का इंतजार करते हुए दिखाई नहीं देगी। बिंगो किंगडम और दूसरे बर्फीले देशों में भी यह आम नहीं है। यह सिर्फ कुछ सबसे ठंडी और सबसे खतरनाक जगहों पर ही दिखाई देगी। बर्फ की धूल का एक छोटा सा कण जो रेत के दाने जितना होता है, उसमें हवा और बर्फ की ताकत होती है जो एक छोटी हवा और बर्फ से कहीं ज्यादा होती है। अगर इन बर्फ की धूल की मात्रा काफी ज्यादा हो तो कभी न खत्म होने वाली बर्फ की धूल बन जाएगी। बिंग वुजियांग की मार्शल सोल एंडलेस आइस डस्ट है। एक मार्शल सोल के तौर पर एंडलेस आइस डस्ट ब्लू पिनेकल ग्रेड में आती है, काफी ताकतवर। साथ ही यह एक खास तरह की मार्शल सोल भी है। अगर सिर्फ ताकत की बात करें तो बिंग वु बियान पक्का जिनबू ब्रेकिंग से बेहतर है। हालांकि जिनबूको का वुहुन भी एक ब्लू पिनेकल ग्रेड था, लेकिन यह कभी न खत्म होने वाली बर्फ की धूल से थोड़ा कमजोर था। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक बिंगवो किंगडम के इतिहास में एक बहुत ही भयानक बर्फबारी हुई थी। पूरे किंगडम का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब गया था। उस तरह की भयानक ताकत बिंगवो नेशन की बहुत ज्यादा ताकतें हर चीज का सामना नहीं कर सकी। इसकी कल्पना डरावनी और ताकतवर की जा सकती है। बेशक बिंग वुजियांग के पास अभी ऐसी ताकत और ताकत नहीं है, लेकिन इस बड़े इवेंट के टैलेंट के तौर पर उसकी ताकत को पक्का टॉप 5 से ऊपर रैंक किया जा सकता है। घर के करीब कुछ मिनट बाद बिंग वुजियांग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में बर्फ की धूल का वह भंबर पहले से ही एक डरावनी आभा फैला रहा था। जियाओ यी, तुम्हें मुझे तैयारी का इतना समय देने का पछतावा होगा, बिंग वुजियांग ने ठंडे स्वर में कहा। आगे बढ़ो, जियाओ यी ने हल्के से कहा। हाँ घमंडी, बिंग वुजियांग ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके हाथ में बर्फ की धूल का भंबर अचानक बढ़ गया और वह 10 मीटर लंबा और चौड़ा हो गया। मर जाओ, बिंग वुजियांग ने सीधे जियाओ यी पर हमला किया। जियाओ यी के हाथ में ब्लिजार्ड तलवार अचानक हवा में प्रकट हुई। धीरे से रोको, खर्राटे लिए। बर्फ की धूल के भंबर और ब्लिजार्ड तलवार की टक्कर से एक ताने और तीखी आवाज आई। अच्छी ताकत है, जियाओ यी ने हल्के से कहा। बर्फ की धूल के भंबर में अनगिनत बर्फ की धूल का वजन एक दूसरे पर बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। जियाओ यी, तुम मार्शल आर्ट का इस्तेमाल भी नहीं करते, इतने बड़े। बिंग वुजियांग की आंखें ठंडी थीं। ठीक है, बहुत अच्छा, बस तलवार को पकड़कर विरोध करो, फिर यह मेरे बर्फ की धूल के भंबर में समा जाएगी। बिंग वुजियांग चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ से जोर से धक्का दिया। बर्फ की धूल का 10 मीटर चौड़ा भंबर ब्लिजर्ड स्वॉर्ड से गुजरा और जियाओ यी को पूरी तरह से घेर लिया। बिंग वुजियांग की आंखों में जान से मारने का इरादा चमक उठा। यहां तक कि मैं भी अगर उन जबरदस्त ट्रिपल मार्शल आर्टिस्ट को पूजा के लिए रखना है तो वे मेरे आइस डस्ट भंबर में लिपटने की हिम्मत नहीं कर सकते। बिंग वुजियांग की बात खत्म होने से पहले ही वह दर्द से सिकुड़ गया, क्योंकि उसका आइस डस्ट भंबर अचानक गायब हो गया है। तलवार की लहर जैसी ठंडी आवाज ने उसे तुरंत झकझोर दिया। अच्छा नहीं, बिंग वुजियांग चौंक गया और जल्दी से खुद को रोक लिया। पैडल पैडल पैडल। बिंग वुजियांग ने अपनी बॉडी को संभालने से पहले लगातार 9 कदम पीछे हटे और उनके मुंह में खून की एक धार बह निकली। आगे जियाओ यी का चेहरा ठंडा था। जरूर, बिंग वुजियांग ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसका लड़ने का जोश वैसा ही रहा। अगले ही सेकंड दोनों हाथ बाहर आ गए। 2 आइस डस्ट भंबर एक साथ मिल गए। ग्लव्स पहने उसके हाथों से एक अद्भुत आभा निकल रही थी। यह आइस स्टोन ग्लव है, आइस मार्शल का खजाना, किंगडम की विरासत, और यह टॉप रैंकिंग एलिमेंट्स में से एक है। इसकी ताकत न टूटने वाली सुनहरी बंदूक से कहीं ज्यादा है। युआन क्यूई के आशीर्वाद से दोनों भंवरों की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन 1 मिनट में दोनों भंवरों का साइज 10 मीटर से ज्यादा हो गया।
अरे, बिंग वूजियांग चिल्लाया और दोनों हाथों से मारा। दोनों भंवर हवा में तैरते रहे और फिर मिल गए। कुछ मिनट बीतने के बाद फ्यूजन के बाद बर्फ की धूल का भंवर अचानक सैकड़ों मीटर साइज का हो गया। क्या तुम लिमिट तक पहुंच गए हो? जियाओ ही ने बर्फ की धूल के भंवर को देखते हुए खुद से कहा। बर्फ की धूल का भंवर आखिरकार बढ़ना बंद हो गया जब वह 300 मीटर साइज का हो गया। बहुत देर तक जियाओ ही बेपरवाह दिखता रहा, लेकिन बिंग वूजियांग की नजर में यह उसके लिए सबसे बड़ी नफरत थी। जाओ, बिंग वूजियांग तैरता रहा, हवा में एक हाथ में बर्फ की धूल का बड़ा भंवर पकड़े हुए और ठंडी आवाज में चिल्लाया, जियाओ यी, लोगों को नीचा मत देखो। बिंग वूजियांग के शरीर ने तेजी से जियाओ यी पर हमला किया। उसके पीछे आसमान में बर्फ की धूल का एक बड़ा भंवर आ गया। जैसे ही वह गिर रहा था, भंवर अभी भी बढ़ रहा था। जब मैं अमर हो जाऊंगा तो तुम मेरे राजकुमार के पैरों में बस एक कापती हुई चींटी होगे। बिंग वूजियांग ने दांत पीसे, बड़ा भंवर आखिरकार 500 मीटर तक बढ़ गया और उसका और बढ़ना मुश्किल था। जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथ में बर्फीला तूफान तलवार जोर से घूमी। बर्फ टूटने वाला आसमानी वार, एक बर्फीला तूफान भंवर तलवार की नोक पर जमा हो गया। अगले ही सेकंड तलवार की नोक बर्फ की धूल के भंवर से टकरा गई। एक जोरदार धमाका हुआ। बर्फ धूल का बवंडर तुरंत टूट गया। बर्फ की धूल आसमान में भर गई। कंपटीशन स्टेज के ऊपर आसमान भर गया। जब सारी बर्फ की धूल गिरी तो वह पहले ही आसपास के 1 दर्जन मील के इलाके को भर चुकी थी। अभी जो बर्फ की धूल का बवंडर था उसे साफ तौर पर बिंग वूजियांग ने बहुत ज्यादा दबा दिया था। हर जगह बिखरी बर्फ की धूल एकदम साफ और खूबसूरत है और लंबे समय तक गायब नहीं होगी। कंपटीशन स्टेज पर जियाओ यी तलवार लेकर खड़ा था, थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी। दूर बिंग वूजियांग का शरीर खून की उल्टी करता हुआ जमीन पर गिर गया। अब वह लड़ नहीं सकता था। तीसरा और चैप्टर 584 खत्म हुआ। कंपटीशन स्टेज पर जियाओ यी धीरे से मुड़ा और चला गया। फिर वह चमका और देखने वालों के स्टैंड पर लौट आया। देखने वालों के स्टैंड से हैरानी से उसकी तरफ देखा गया। बहुत बढ़िया, सच में यानगू ट्विंस में से एक होने के लायक है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की पीढ़ी में बहुत टैलेंट है, पुरानी पीढ़ी के कई योद्धाओं ने कहा। हालांकि जियाओ यी की रेपुटेशन दूसरे राउंड से ही पूरे ईस्ट चाइना सी किले में फैल गई थी, लेकिन अफवाहें फिर से अफवाहें बन गईं। अब खुद लड़ाई देखकर मैंने देखा कि जियाओ यी ने शॉट से आखिर तक सिर्फ 3 मूव्स इस्तेमाल किए। एक मूव तलवार से विरोध करना है, एक मूव तलवार की आवाज जैसा है, एक मूव बर्फ और आसमान को काटना है। सिर्फ 3 मूव्स में उसने बिंगवू किंगडम के पहले दिन के जियाओ बिंग वू बियान को हरा दिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ताकतवर लोगों के एक ग्रुप ने हैरानी से अपनी आंखें तरेड़ी। दूसरी तरफ कंपटीशन स्टेज पर बिंग वूजियांग धीरे धीरे किंग बिंगवू की मदद से नीचे उतरा। दर्शक स्टैंड के ऊपर सीटों पर बैठे 8 कमांडरों के अलग अलग लुक थे। ये दी ने बिंग वूजियांग को देखा और धीरे से कहा, मैं ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मेरा एम्बिशन छोटा नहीं है। बिंगदी ने भौहें चढ़ाई और कहा, वूजियांग बेटा, टैलेंट टॉप लेवल पर है, वुहुन भी सबसे अच्छा चॉइस है और रिसोर्सफुलनेस भी अच्छी है। बस अभी यह बहुत छोटा है। समय के साथ कल्टीवेशन बेस बढ़ेगा और अनलिमिटेड आइस डस्ट दुनिया पर छा जाएगी। यह मुश्किल नहीं है। कम से कम यह फ्यूचर में मुझसे आगे निकल जाएगा। बुरा नहीं, जिंदी ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा, बिंग वूजियांग की अनलिमिटेड आइस डस्ट मार्शल सोल ग्रोथ कमाल की है, वह अभी भी जवान है। दूसरी तरफ जियाओ यी, जहां तक मुझे पता है, वह फायर बीस्ट स्पिरिट है। भले ही भविष्य में उसका कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा हो या उससे भी ज्यादा, उसकी कॉम्बैट पावर ज्यादा मजबूत नहीं होगी। हर कोई देख सकता है कि वह फायर एट्रीब्यूट्स वाला एक मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उसने आइस स्वॉर्ड कल्टीव किया है। यह सोचा जा सकता है कि उसकी मार्शल सोल उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। हाँ, उसने खुद ही अपनी मार्शल सोल छोड़ दी होगी। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। ये दी ने गंभीरता से कहा, लेकिन जियाओ यी छोटा है, मौजूद किसी भी तियानजियाओ से छोटा, और उसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर है। 8 लोगों की नजरें अचानक कंपटीशन स्टेज पर गईं। कंपटीशन स्टेज पर कंपटीशन का एक नया राउंड शुरू हुआ। 2 तियानजियाओ पहले ही खेल चुके हैं। ये लिंग यू नंबर 3 और बाई मोहन नंबर 4 हैं। सीनियर ब्रदर मोहन, अब आपके और मेरे बीच का मामला खत्म करने का समय आ गया है, लिंग यू ने धीरे से कहा। हाथ में स्टार शैडो स्वॉर्ड की जोरदार लहर के साथ स्टार शैडो स्वॉर्ड की लाइन एक पल में नीचे रख दी गई। यह आज लिंग यू का सबसे मजबूत तरीका है। खत्म। बाई मोहन ने नफरत से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगले ही सेकंड वह आकृति चमकी और तुरंत गायब हो गई। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह पहले ही लिंग यू के पास आ चुका था और उसने अपनी हथेली बाहर फेंक दी थी। लिंग यू की पुतलियां सिकुड़ गईं, वह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। ना चाहते हुए हॉरिजॉन्टल तलवार उसके सामने रोक दी गई, लेकिन वह बाई मोहन की हथेली को बिल्कुल भी नहीं रोक सका और वह हवा में उड़ गया। दर्शक स्टैंड में जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और स्टेज पर लड़ाई देखी। लिंग यू ने पहले ही स्टार शैडो स्वॉर्ड एरे का इस्तेमाल किया था और हर मुमकिन कोशिश की थी। तियानयुआन के 6 गुना कल्टीवेशन बेस के साथ उसकी कॉम्बैट पावर ज्यादा से ज्यादा तियानयुआन के पीक तक पहुंच सकती है और एक्सट्रीम कॉम्बैट पावर में कदम रखना नामुमकिन है। एक्सट्रीम दायरे और स्वर्गीय ओरिजिन दायरे के बीच का गैप बहुत बड़ा है। हर किंगडम के सबसे मजबूत तियानजियाओ को भी तियानयुआन के 9वें लेवल से ऊपर ही कल्टीवेट किया जा सकता है। साथ ही ग्रेड एलिमेंट में बढ़ोतरी और पावरफुल सीक्रेट मेथड में बढ़ोतरी भी जरूरी है। बार बार बढ़ोतरी के बाद ही आपके पास एक्सट्रीम कॉम्बैट पावर हो सकती है। और बाई मोहन खुद तियानयुआन पीक का कल्टीवेशन बेस था। बढ़ोतरी की एक सीरीज के साथ एक्सट्रीम दायरे में पहले से ही भारी कॉम्बैट पावर है। दोनों की ताकत बिल्कुल भी एक लेवल पर नहीं है। लड़ाई में बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं हो सकता। सच में कंपटीशन स्टेज पर लिंग यू ने मुंह में खून थूक दिया। बाई मोहन ने सिर्फ एक हथेली से उसे लगभग बुरी तरह घायल कर दिया। इससे पहले कि वह सांस ले पाता, बाई मोहन ने फिर से हमला कर दिया। लेकिन इस बार बाई मोहन अब नंगे हाथ नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक तलवार आ गई। यह यानवू किंगडम का हाई ग्रेड एलिमेंट है। खर्राटे लिए। बाई मोहन की तलवार लिंग यू के सीने में जोर से घुस गई। लिंग यू के सीने से खून की कलकल बहती रही। बाई मोहन के एक्सप्रेशन में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखा। वह बस ताना मार रहा था, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। यह खत्म हो गया। बाई मोहन ने नफरत से कहा, लिंग यू, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। तुम खुद को क्या समझते हो? इस जवान आदमी की नजर में तुम एक चींटी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। लिंग यू उदास होकर मुस्कुराया और अपनी छाती में अभी भी चुभती तलवार को देखा। उसने फिर से बाई मोहन की तरफ देखा। वह अपने सामने खड़े उस चेहरे को देखकर मुस्कुराया जो इतना जाना पहचाना और तारीफ के काबिल था। अगले ही सेकंड लिंग यू ने अपनी उंगली हल्की सी हिलाई। TLY
स्टार शैडो स्वॉर्ड फॉर्मेशन के नीचे अनगिनत स्टार शैडो स्वॉर्ड पीछे से गिरी और सीधे बाई मोहन की पीठ पर हमला किया। पॉप उसी समय लिंग यू के हाथों ने बाई मोहन के कंधों को कसकर पकड़ लिया। सीनियर ब्रदर मोहन, मैंने कहा था तुम्हें और मुझे एक अंत चाहिए। बाई मोहन ने आंखें सिकोड़ ली और ताना मारा, तो तुम तैयार थे। बदकिस्मती से तुम बहुत कमजोर और बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हो। बाई मोहन का जोश अचानक बढ़ गया और लिंग यू तुरंत पीछे हट गया। उसके हाथ में तलवार समय पर घूम गई। एक ताने के साथ एक स्टार शैडो तलवार उसके हाथ पर लगी, लेकिन बची हुई अनगिनत स्टार शैडो स्वॉर्ड्स को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। लिंग यू के हमले का कोई असर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसके हाथ पर एक हल्का सा निशान बन गया। बेकार तो बेकार है, बाई मोहन नफरत से मुस्कुराया। इस समय लिंग यू पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, जमीन पर कमजोर पड़ा था। बाई मोहन की तलवार और आखिरी झटके ने उसे लड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। कह लिंग यू बुरी तरह हंसा। कम से कम सीनियर ब्रदर मोहन की आंखों में चींटी ने सीनियर ब्रदर मोहन को घायल तो कर दिया। बाई मोहन के हाथ पर हल्का खून का धब्बा था। मौत की तलाश में बाई मोहन की आंखें ठंडी हो गई, उसका चेहरा चमक उठा और उसने गिरे हुए लिंग यू पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। मैं हार मानता हूं, लिंग यू हंसा। फुस, एक आकृति अचानक गिरी जिसने बाई मोहन को रोक दिया। वह डेमन हॉल में रेफरी था। लड़ाई का यह राउंड खत्म हो सकता है, विनर बाई मोहन, रेफरी ने जोर से अनाउंस किया। स्विश विश विश, झोंगबुलू, ये मिन और दूसरे लोग तेजी से कंपटीशन स्टेज से उड़ गए। बाई मोहन, तुम एक विलेन ने लाओ त्जू को सच में परेशान कर दिया, झोंगबुलू ने ठंडेपन से कहा। बाई मोहन ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा, उस कचरे के साथ वापस जाओ, तुम लोग, तुम इस जवान आदमी से ये बातें कहने के लायक नहीं हो। इसके बाद बाई मोहन जोर से चला गया और कंपटीशन स्टेज से चला गया। झोंगबुलू और दूसरों ने दांत पीसकर लिंग यू को गले लगाया और देखने वालों के स्टैंड पर लौट आए। किले में एक फार्मासिस्ट दौड़कर आया और बोला, तलवार वाले सेक्टियान जियाओ, क्या तुम्हें ठीक होने के लिए बूढ़े आदमी की मदद चाहिए? जरूरत नहीं, सीनियर युलाओ की मेहरबानी। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और लिंग यू को ले लिया। उसके हाथ में एक लाइट चमकी और कई हाई ग्रेड गोलियां निकालकर लिंग यू को दी गईं। दो कुदरती खजानों को हिलाकर चूर चूर कर दिया गया और लिंग यू के सीने के घाव पर लगा दिया गया। फार्मासिस्ट ने साइड से देखा और खुद को दूसरी तरफ देखने से रोक नहीं पाया। 3 7 रैंक पीक पिल्स और 2 हीलिंग सेक्रेट फ्रूट्स सच में बहुत लग्जरी हैं। इतने सारे बच्चे हाथ में होने पर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मुझे एक बूढ़े आदमी की जरूरत नहीं है, फार्मासिस्ट ने दिल से फुसफुसाया और मुंह फेर लिया। कुछ ही देर बाद लिंग यू की चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं। अभी की लड़ाई में तुम बस सरेंडर कर सकते हो, तुम्हें बाई मोहन को भड़काने और मुसीबत मोल लेने जाना होगा, झोंगबुलू ने गुस्से में गाली दी। लिंग यू मुस्कुराया, यह मुसीबत मोल लेने का आखिरी मौका है। लिंग यू बहुत शांति से मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे पहले तलवार वाले तियानजियाओ लिंग यू ने किया था। लगता है यह पूरी तरह खत्म हो गया है। जियाओ यी ने लिंग यू की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। पहले और चैप्टर 585 कुरोमो तियानजियाओ। स्टेज पर लड़ाई लगातार चल रही है। सभी राज्य, सभी मार्शल आर्ट की पवित्र जगहें और 32 सबसे ताकतवर तियानजियाओ यहां इकट्ठा हुए हैं। एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और मुकाबला करते हैं। रोमांचक लड़ाइयां, हर बार दर्शक स्टैंड से खुशी की आवाज निकलती है। बुजुर्ग होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से राहत महसूस करते हैं और खुश होते हैं कि इस पीढ़ी के युवाओं में से इतने सारे बेहतरीन टैलेंट उभर रहे हैं। कुछ घंटों बाद 16 मैचों का पर्दा गिर गया। 32 तियानजियाओ सभी खेल चुके हैं। हालांकि इस समय 32 से 16 का स्टेज अभी शुरू नहीं हुआ है। 16 लड़ाइयों के बाद 16 लोग जीते और 16 लोग हारे। हालांकि 16 हारे हुए लोगों के पास अभी भी फिर से चुनौती देने का मौका है। 16 हारने वाले 16 जीतने वालों में से अपनी मर्जी से एक विरोधी चुन सकते हैं। अगर वे जीत जाते हैं तो वे इस विनर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। बेशक उनके पास सिर्फ एक ही मौका है और वे सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुन सकते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान से चुनना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो बिंग वुजियान, लिंग यू और दूसरे जो अभी हारे थे, उनके पास एक और मौका था। यह नियम 32 लोगों में से सबसे मजबूत तियानजियाओ को चुनने के लिए है। कहीं ऐसा न हो कि अभी 2 मजबूत लोगों का मैच हो तो मजबूत तियानजियाओ में से कोई एक बुरी तरह हार जाएगा, जिससे कमजोर तियानजियाओ अच्छी किस्मत की वजह से ड्रॉ में आगे बढ़ जाएगा। ईस्ट चाइना सी के तट पर कंपटीशन के 3 राउंड हर तियानजियाओ की ताकत का सबसे कड़ा टेस्ट होते हैं। 1 घंटे बाद कई लड़ाइयों के बाद यह स्टेज भी खत्म हो गया। आखिरकार कुछ कमजोर तियानजियाओ ही किस्मत की वजह से सच में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे ज्यादा गेम नहीं है जिन्हें दोबारा लड़ने की जरूरत हो। 32 लोगों में से 16 आखिरकार चुने गए। बिंग वुजियान, जो पहले हार गए थे, का नाम शानदार लिस्ट में है। लिंग यू एंट्री नहीं कर पाए। 16 लोगों में से लगभग सभी दुनिया के सबसे मजबूत टैलेंट हैं। लिन जिन, झोंगबुलू और दूसरे एंट्री नहीं कर पाए। हालांकि टाई नियू और किन फेयान ने एंट्री की। शियाओ यी और बाई मोहन की बातें गिने। यानगो किंगडम में कुल 4 लोगों ने एंट्री की। कंपटीशन स्टेज पर 16 लोग इकट्ठा हुए और डेमन हंटिंग हॉल में रेफरी ने नियम समझाए। अगली लड़ाई अभी भी 2-2 का कंपटीशन है। 16 लोगों में से 8 का फैसला हो गया। नंबर 1 और नंबर 13 रुकें, बाकी तियानजियाओ कंपटीशन स्टेज से पीछे हटें, रेफरी ने जोर से कहा। स्विश विश विश, 14 लोग पीछे हट गए। स्टेज पर सिर्फ जियाओ यी और नंबर 13 का अपोनेंट बचा था। जियाओ यी, यह एक जवान आदमी बोल रहा था, लगभग 25 या 6 साल का। उस आदमी ने एक बड़ा काला रोब पहना हुआ था, उसका चेहरा सुंदर था लेकिन थोड़ी उदासी थी। वान जोरांग, जियाओ यी ने हल्के से कहा। वान जोरांग नंबर 13 है। वान जोरांग ब्लैकवुड किंगडम के वान पॉइजन सेक्ट का यंग मास्टर, ब्लैकवुड किंगडम का नंबर 1 घमंडी भी है। यह आदमी जहर का मास्टर है, तियानजियाओ के नाम पर बिंग वू बियान से भी ऊपर। क्या तुम पहले शॉट मार रहे हो या मैं पहले शॉट मार रहा हूं? वान जोरांग ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं पहले शूट करूंगा तो तुम्हें शूट करने का मौका नहीं मिलेगा। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और कहा, मैं बस यही कहना चाहता था। यह बहुत पागलपन है। वान जोरांग ने सिर हिलाया और अपने बड़े रोब में उसने बाईजे का हाथ बढ़ाया। इस बाईजे के हाथ से अचानक काली हवा का एक झोंका निकला। काली गैस की स्पीड बहुत तेज होती है। यह लगभग एक सांस लेने की जगह थी जो एक काले घूमते हुए ड्रैगन में बदल गई थी। एक घेरा बनाकर जियाओ यी के आसपास 10 मीटर से ज्यादा तक घेर लिया। जहरीली गैस, जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। फिर काली हवा की एक और परत ने घेर लिया। उसने भी एक घेरा बनाकर जियाओ यी को घेर लिया। कुछ ही सेकंड में जियाओ यी के चारों ओर जहरीली गैस की 10 से ज्यादा परतें हो गईं। दर्जनों परतें सभी जहरीली गैस हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हर तरह की जहरीली गैस में अलग अलग बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है और टॉक्सिसिटी भी बढ़ रही है। कुछ और सेकंड बीत गए।
जियाओ यी के चारों ओर जहरीली गैस दर्जनों लेयर तक फैल गई। जहरीली गैस की दर्जनों लेयर एक एक करके जुड़ी हुई हैं। जियाओ यी, तुम हार गए, वान जोरान ने ठंडे स्वर में कहा। जियाओ यी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने धीरे से कहा, एक ही समय में इतने सारे जहरीले जहरों को कंट्रोल कर पाना 10,000 टॉक्सिक सेक्ट का युवा मास्टर सच में इसका हकदार है। अगर तुमने सही अंदाजा लगाया तो तुम्हारी आत्मा 10,000 पॉइजन स्पाइडर किंग है। नजर अच्छी है, वान जोरान हंसा, लेकिन बस इतना ही। मर जाओ, वान जोरान ने ठंडी आवाज में कहा और अचानक बाइजे से हाथ मिलाया। दर्जनों लेयर बहुत जहरीली होती हैं और एक ही समय में सिकुड़ जाती हैं। बीच में जियाओ यी तुरंत अनगिनत जहरीली गैसों से घिर गया। हे, वान जोरान जीत की मुस्कान के साथ बोला, वहां दर्जनों जहरीली स्पीशीज हैं। जंग का जहर, हड्डी बनाने का जहर, लाश के पानी का जहर, फेगोसोम का जहर। इनमें से हर एक तियानुआन के पीक मार्शल आर्टिस्ट का जहर है, जिसे संशय से बचना चाहिए। दर्जनों फ्यूजन, यहां तक कि एक सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट भी बस एक पल में मारे जाएंगे या 10,000 जहर वाला स्पाइडर किंग एक बहुत ही दुर्लभ मॉन्स्टर है। 8वें मिड लेवल मॉन्स्टर में से एक। अफवाह है कि यह सच में 10,000 तरह के जहर को कंट्रोल करता है। यह बहुत डरावना है। यह लगभग 8वें लेवल के बीच के मॉन्स्टर में सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। धरती के सबसे आखिर के आम योद्धा भी अगर जरूरी न हो तो ऐसे मॉन्स्टर को उकसाने की हिम्मत नहीं करते। यह मॉन्स्टर जानवर कितना ताकतवर है यह मायने नहीं रखता। इसके उलट उनके शरीर बहुत नाजुक होते हैं, जो आम मिड लेवल के एक्सट्रीम मॉन्स्टर जानवरों से बहुत कमजोर होते हैं। हालांकि उनके गंभीर जहर सभी मिक्स जहर होते हैं और हर मोड़ पर 1,000 से ज्यादा तरह के जहर मिक्स होते हैं। एक बार जब यह दागदार हो जाता है तो जहरीलापन इतना ज्यादा होता है कि एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट भी इससे नफरत करने लगते हैं। इसके अलावा इतने सारे बहुत जहरीले मिक्सचर के साथ आम मेडिसिन रिफाइनिंग मास्टर भी लाचार है और इसे डिटॉक्स करने का कोई तरीका नहीं है। एक मार्शल आत्मा के तौर पर यह नीला है सबसे अच्छा ग्रे, कभी न खत्म होने वाली बर्फ की धूल से थोड़ा खराब, लेकिन असर के मामले में यह कभी न खत्म होने वाली बर्फ की धूल से कम है। बिखर जाओ। ठीक इसी समय काली हवा की परतों के अंदर एक ठंडा ड्रिंक था। तलवार की आवाज की तरह यह आसानी से जहरीली गैस की दर्जनों परतों को तोड़ देता है। अंदर जियाओ यी का चेहरा थोड़ी देर के लिए काला पड़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो गया। हक, वान जोरान ने भौहें चढ़ाई। अल्केमिस्ट, बहुत बढ़िया, वान जोरान चिल्लाया। अभी के दर्जनों जहर आज मेरे कंट्रोल में सबसे मजबूत जहर हैं। दर्जनों फ्यूजन के बाद भी तुम खुद ही खत्म हो जाते हो। ऊपर देखने वालों के स्टैंड में भी एक आवाज आई। दवा को रिफाइन करने का अच्छा ज्ञान है, कई बड़े मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाए। लड़के का चेहरा अभी काला पड़ गया, उसे साफ तौर पर जहर लगा है, लेकिन यह ठीक हो गया, तुरंत साफ तौर पर डिटॉक्सिफाई हो गया। बुरा नहीं, एक और बूढ़े आदमी ने कहा। अगर बूढ़ा आदमी सही था तो बच्चे ने मिक्सर गोली ले ली। ये लोग जो बोल रहे थे वे सभी ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस के मशहूर फार्मासिस्ट में से एक थे और 8वें रैंक के फार्मासिस्ट थे। मैं इतनी जल्दी टॉक्सिसिटी पहचान सकता हूं और फिर उसे अपनी गोली में मिला सकता हूं। दवा को रिफाइन करने का इस बेटे का ज्ञान हमसे कम नहीं है। अभी दर्जनों मिक्सर टॉक्सिसिटी के साथ 8 लेवल के अल्केमिस्ट के लिए इसे हल करना मुश्किल नहीं है। इतनी तेज स्पीड से डिटॉक्सिफाई करना मुश्किल है। इस समय कंपटीशन स्टेज से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। धर मर गया है, वान जोलान अचानक चिल्लाया। बाई जेजी के हाथ की जोरदार लहर के साथ सैकड़ों लहरें, लगभग 1000 ब्लैक एनर्जी अचानक बाहर निकल आईं। जहरीली गैस की लगभग 1000 परतों ने जियाओ यी को घेर लिया। टॉक्सिसिटी की परतें अलग अलग होती हैं, जिनमें लगभग 1000 तरह की बहुत ज्यादा जहरीली गैसें होती हैं। जहरीला ब्लास्ट, वान जोरान फिर चिल्लाया। मेलालेव का जहरीली गैस सब इकट्ठा होकर एक बार फिर जियाओ यी में भर गई। बेशक जहरीली गैस की ये 1000 परतें, उनमें से दर्जनों को छोड़कर वान जोरान के हाथों में सबसे मजबूत जहर हैं, बाकी बहुत कमजोर हैं। हालांकि मेलालेव का जहरीली गैस आसपास के इलाके में दर्जनों मील तक फैल गई। यह शुरू में सिर्फ जहरीली गैस के रेशे थे, लेकिन अब यह एक बहुत बड़ा काला जानवर बन गया है। तुरंत फ्यूजन हुआ और फट गया। इसकी ताकत कमाल की है। इसकी ताकत बिंग वू बियान के सामने अंतहीन बर्फ की धूल से बिल्कुल ऊपर है। बैंग बैंग बैंग, जहरीली गैस की 1000 परतों के अंदर शोर के धमाके हुए। वान जोरान ने मजाक उड़ाया, मेरी जहरीली चुप्पी में कोई नहीं रह सकता। यह कहते हुए वान जोरान ने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। सीनियर डेमन हंटर पैलेस, आप जीत की घोषणा कर सकते हैं या हार। हवा में खड़े रेफरी ने भौहें चढ़ाई, कुछ कहने ही वाले थे। ठीक इसी समय जहरीली गैस की हजारों परतों से रोशनी की एक धारा निकली। एक बर्फ जैसी तेज तलवार ने जहरीली परत को एक पल में तोड़ दिया। फुस, थोड़ी सी ठंडी रोशनी वान जोरान के गले तक पहुंच गई। मैंने कहा था अगर मैं पहले गोली चलाऊंगा तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, जियाओ यी ने हल्के से कहा। तुम हार गए। एक और सेकंड। चैप्टर 586 आखिरी सीन। मैं हार मानता हूं, वान जोरान ने जल्दी से कहा। हवा में ऊंचा रेफरी नीचे गिरा और गंभीरता से कहा, तलवार से तियान जियाओ, तुम तलवार ले सकते हो। जियाओ यी ने सिर हिलाया, तलवार वापस ली, वान जोरान की तरफ देखा और शक में कहा, बस। वान जोरान शैतानी मुस्कान के साथ बोला, चूंकि मैं तुमसे हार गया हूं इसलिए मरने तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी ताकत इतनी है कि मैं आगे बढ़ सकूं तो तुमसे क्यों लड़ूं। जियाओ यी ने सिर हिलाया, तलवार वापस ली, पीछे देखा और दर्शक स्टैंड पर लौट आया। इस गेम में जियानजोंग तियानजियाओ, जियाओ यिशेंग, रेफरी ने जोर से अनाउंस किया। इसके बाद 2 तियानजियाओ खेल रहे हैं। यह किन फेयांग था जिसने खेला और उसका अपोनेंट तियानफेंग किंगडम का प्रिंस है, जिसका स्टाइल बहुत ही बेरहम है। तियानफेंग किंगडम की होम टीम रॉयल टीम है और फेंग जुइटिंग लीडर है। हाँ, यह आदमी एक तियानजियाओ है जो जिन बूपो और बिंग वुजियान जितना ही फेमस है। देखने वाले स्टैंड पर, जियाओ यी, क्या तुम्हें लगता है कि यह बच्चा किन फेयांग पक्का जीतेगा, लिन जिन ने पूछा। उसकी ताकत कम है और नजर भी कम है। हाँ, जियाओ यी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, लेकिन बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा। ओह, लिन जिन, लियू यानरान और दूसरे लोग हैरान थे। जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, फ्लाइंग मार्शल आर्ट्स वाली आत्माएं आमतौर पर लड़ने में अच्छी नहीं होती, लेकिन उसकी पर्पल विंग कार्ड मार्शल स्पिरिट बहुत तेज हवा को कंट्रोल करती है, तो मैंने कहा कि उसके पास चांस है। जियाओ यी ने रुककर कहा, मौका इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि यह स्टाइल बहुत ज्यादा बेपरवाह है। आखिरी राउंड में जियाओ यी को हैरानी नहीं हुई कि लिन जिन, लियू यानरान, लिंग यू, झोंग वुयू और बाई बिंगक्सू टॉप 16 में जगह नहीं बना पाए, क्योंकि टॉप 16 में इन सभी के पास एक्सट्रीम दायरे में एक से ज्यादा ताकत है और लिन जिन के 5 लोग ज्यादा से ज्यादा तियानयुआन के पीक तक भी नहीं पहुंच पाए। अब किन फेयांग और टाई न्यू की बात करें तो क्या वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच पाएंगे?
असल में जियाओ ये भी बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इन 16 लोगों में काफी लोग हैं जो सभी काफी अच्छे हैं। फेंग जुइटिंग उनमें से एक हैं। 16 लोगों में खुद जियाओ यी के अलावा फेंग जुइटिंग की ताकत निश्चित रूप से टॉप 3 में आ सकती है। किन फेयांग का कल्टीवेशन बेस सिर्फ तियान्युआन 9th लेयर में है, जियाओ यी ने कहा। और बिना भावना वाला कल्टीवेशन बेस आधे कदम में दोनों के बीच का गैप छोटा नहीं है। सो कॉल्ड हाफ स्टेप अर्थ गैस स्प्रिंग्स और छोटी दुनियाओं से भरा है। मार्शल आर्ट्स पावर एब्जॉर्प्शन के मामले में यह 9 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। 1 पॉइंट का अंतर 10% तक पहुंच सकता है। सच में अर्थ के एक्सट्रीम दायरे में कदम रखना। बैंजी जीजी द्वारा कंट्रोल की गई मार्शल आर्ट्स पावर तियान्युआन पीक से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ये वादे ताकत में एक बड़ा गैप बनाने के लिए काफी हैं। बेशक हालांकि यह सिर्फ 1 पॉइंट दूर है, लेकिन इस पॉइंट को एब्जॉर्ब करना आसान नहीं है। मार्शल आर्ट्स पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी शर्त यह है कि छोटी दुनिया की रुकावट काफी मजबूत हो, यानी सो कॉल्ड युआनली छोटी दुनिया को कितना भरता है। और सबसे जरूरी पॉइंट मार्शल आर्ट्स नॉलेज की समझ है। मार्शल आर्ट्स की अपनी जानकारी के लेवल को इस सिल्क मार्शल आर्ट्स पावर से कंट्रोल करना होगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। मार्शल आर्ट्स जितना पीछे होगा उतना ही गहरा और समझने में मुश्किल होगा। इतिहास में लगभग ज्यादातर तियानजियाओ कई सालों तक मार्शल आर्ट्स पावर के इस आखिरी निशान में फंसे रहे हैं। दशकों की समझ के बाद भी उन्होंने आखिरकार इस रुकावट को पार कर लिया। बेशक ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें और समय चाहिए या वे इसे पार भी नहीं कर सकते। घर के करीब नीचे के स्टेज पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। किन फेयांग की स्पीड और बॉडी स्टाइल बहुत तेज है। एक फ्लैश ने तुरंत फेंग फेंग से दूरी बना दी। फेंग जुएकिंग हिला नहीं, बस ठंडे दिमाग से देखता रहा। किन फेयांग के कई 100 मीटर पीछे हटने के बाद वह रुक गया और हवा और बेरुखी तुरंत चली गई। बस एक सांस का समय। फेंग जुएकिंग हाथ में तलवार लिए किन फेयांग के सामने आ गया था। नाक से कोड़ी। किन फेयांग की बाह में छेद हो गया है। दर्शक स्टैंड के ऊपर कई लड़ाकों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यहां तक कि जियाओ यी ने भी भौहें चढ़ाई। एक ताकतवर तलवार, तेज, सटीक और बेरहम, बिना किसी कमी के। यह इंसान हवा और केंडो का मेल है। केंडो पहले से ही बहुत खतरनाक और अजय है। हवा की तेजी, धुंधली और तीखेपन के साथ यह बिल्कुल बाघ जैसा है। इसके अलावा यह इंसान जिस हवा में चलता है वह निश्चित रूप से कोई आम हवा नहीं है, बल्कि सबसे ऊपर की हवाओं में से एक है। वह कौन सी है जियाओ यी को अभी तक पता नहीं है और न ही वह बता सकता है। कम से कम अभी तक स्टाइल बेजान है और ताकत खत्म नहीं हुई है। नीचे कंपटीशन प्लेटफॉर्म में एक सरसराहट हुई। किन फेयांग तुरंत बैंगनी पंखों वाली मार्शल स्पिरिट में बदल गया। लैवेंडर लाइट का एक धमाका, चकाचौंध करने वाला। जैसे ही वह युकोंग से उड़ने वाला था, एक तेज तलवार उसके दूसरे हाथ में घुस गई। फुफकारा। यह दूसरा हाथ था और खून बहने लगा। मैंने दोनों पंख तोड़ दिए हैं, क्या तुम अभी भी उड़ सकते हो, फेंग ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही आवाज आई, हवा अपनी जगह से गायब हो गई। जब वह दोबारा दिखा तो वह एक फैंटम में बदल गया था। अनगिनत फैंटम किन फेयांग के चारों ओर उछल रहे थे। चीची चीची। लगातार तलवार की तान ने किन फेयांग को घायल कर दिया, लेकिन एक सेकंड के अंदर किन फेयांग का शरीर कई जगहों पर छिद गया था, खून से लथपथ। अगले ही सेकंड फैंटम रुक गया। फेंग जुइटिंग ने अपनी तलवार रख दी और किन फेयांग को बेपरवाही से देखा। हार मान लो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। तुम। किन फेयांग कुछ देर के लिए बदसूरत लग रहा था। वह इतना दबा हुआ था कि बिना कई तरीके इस्तेमाल किए ही हार गया। बेरहम स्टाइल की तलवार बहुत तेज। वह जानता था कि अगर फेंग जुइटिंग उसे अभी मारना चाहे तो वह हार मान लो शब्द भी नहीं कह पाएगा और उसके शरीर में हर जगह छिद जाएगा। मैं हार मानता हूं, किन फेयांग ने कहा। डेमन हंटिंग हॉल का रेफरी नीचे आया और ऊंची आवाज में ऐलान किया, यह लड़ाई जीतने वाला तियानफेंग का किंगडम बेरहम है। किन फेयांग का चेहरा चमक उठा और वह कंपटीशन स्टेज से चला गया। हवा बेरहम थी और मुड़कर चला गया, लेकिन मैदान छोड़ने से पहले उसकी ठंडी नजर सीधे दर्शक स्टैंड पर गई। शियाओ यी को घूरते हुए। उसकी आंखों में लड़ने का जोश भरा था। दर्शक स्टैंड के सबसे ऊपर सीट पर 8 कमांडर। सम्राट फेंग, अगर मुझे ठीक से याद है तो कुछ साल पहले आपने इस बेरहम स्टाइल को सीधे शिष्य के तौर पर अपनाने के बारे में सोचा था, ये दी ने हल्के से कहा। हाफ फेंगड़ी ने सिर हिलाया और कहा, यह बेटा बहुत टैलेंटेड है। बदकिस्मती से हालांकि वह हवा में चलता है, वह केंडो में भी चलता है। मैं केंडो की प्रैक्टिस नहीं करता, इसलिए वह आखिर में मेरे दरवाजे पर नहीं आया। दूसरी तरफ किन फेयांग ग्रे चेहरे के साथ दर्शक स्टैंड पर लौट आया। शियाओ यी मुस्कुराया और कहा, निराश मत हो, तुम मार्शल आर्ट्स में उससे बेहतर हो। तुम कुछ साल पहले ही स्नो विंग स्कल्पचर होली लैंड में आए थे और तभी पता चला कि तुम यूनिक पर्पल विंग कार्विंग मार्शल स्पिरिट हो। फेंग जुइटिंग, लेकिन वह बचपन से ही तियानफेंग किंगडम में कल्टीवेटेड रहा है। कल्टीवेशन बेस, कॉम्बैट लेवल और साधनों के मामले में उससे कमतर होना नॉर्मल है, लेकिन समय के साथ यह पक्का नहीं है कि तुम दोनों मजबूत हो या कमजोर। किन फेयांग ने सिर हिलाया, थोड़ा ठीक होते हुए। कंपटीशन स्टेज पर दोनों चले गए और नया तियानजियाओ आया। धीरे धीरे समय बीता और लड़ाइयां खत्म हो गईं। नाम जो पहले से ही जोर से बोले जा रहे थे, रेफरी ने जोर से बोले जो कंपटीशन स्टेज पर गूंज रहे थे। यह लड़ाई विनर वाइल्ड किंगडम का महान राजकुमार तुओबा। यह लड़ाई विनर 1000 मियाओ का 1000 आइसेट किंगडम लिन किंगर। यह लड़ाई जीतने वाला चियान किंगडम का राजकुमार हुआंग फुया। 8 लड़ाइयां, एक बाकी है। जियाओ यी की नजर किनारे पर लोहे की गाय पर पड़ी। हाँ, आखिरी लड़ाई आयरन बुल की है। तीसरी और चैप्टर 587 क्वार्टर फाइनल रिलीज हो गए हैं। टाई न्यू खेल चुका है, लेकिन पूरे कंपटीशन स्टेज में वह अकेला था। उसका अपोनेंट नहीं आया। टाई न्यू ने सच में अपना सिर खुजलाया और इधर उधर देखा। हवा में ऊपर रेफरी ने भौहें चढ़ाई और जोर से कहा, घमंडी बुजोंग तियानजियाओ डुगु कुआंग, तुम क्यों नहीं खेले। आखिरी 8वें गेम में यह टाई न्यू और डुगु कुआंग के बीच लड़ाई थी। सबने वाइल्ड किंगडम में वाइल्ड बुजोंग के वॉचिंग एरिया की तरफ देखा। अकेला जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और उस तरफ देखा। अकेला ग्रेट वाइल्ड किंगडम का पहला घमंडी। इसकी ताकत और टैलेंट वाइल्ड कंट्री के राजकुमार तुओबाओ से कहीं ज्यादा है, इसलिए होम टीम को भी वही लीड कर रहा है। इस इंसान में ज्यादा ध्यान खींचने वाली जगह नहीं है और उसका लुक भी बहुत आम है। अगर उसे लोगों की भीड़ में रखा जाए तो वह पक्का एक मामूली राहगीर लगेगा। सिर्फ एक ही चीज है जो हैरान करने वाली है, वह है उसका पागलपन। उसकी आंखों के एक्सप्रेशन, हाव भाव और हर हरकत से उसका बेशर्मी भरा मजाक साफ दिख रहा था। इस समय सबकी आंखों के सामने डुगु कुआंग अभी भी बिना हिले डुले था।
डेमन हंटिंग पैलेस में रेफरी, ऐसी लड़ाई में क्या सीधे जीत या हार का ऐलान करना ठीक रहेगा? डुगुक वांग की आवाज बहुत मजबूत थी, लेकिन टोन में नफरत भरी थी। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के तियानजियाओ और यानवू किंगडम के तियानजियाओ बहुत कमजोर हैं, तो क्यों न मैं खुद खेलूं? हाँ, दर्शक स्टैंड पर किले के सीनियर से लेकर राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि के योद्धाओं तक भौहें चढ़ाए हुए थे। पागल, यह आदमी बहुत घमंडी महसूस करता है, लेकिन उसमें यह काबिलियत है। डुगुक वांग यानलॉन्ग 16 में सबसे प्रतिष्ठित तियानजियाओ माना जाना चाहिए। भले ही वह महान वीरान राज्य में बहुत दूर है, लेकिन ऐसे कई काम हैं जिनके बारे में जियाओ यी ने भी सुना है। जियाओ यी के हिसाब से इस आदमी की ताकत अभी भी बेपरवाही से ऊपर है। 32 में 16 हिट के आखिरी राउंड में लिन जिन उससे टकरा गया, लेकिन उसे एक मुक्के से कंपटीशन स्टेज से बाहर कर दिया गया। इस समय कंपटीशन के स्टेज पर टाई न्यू यह सुनकर अचानक शर्मिंदा हो गया। वह बस बेबस होकर अपनी जगह पर खड़ा रह सकता है। जियाओ यी ने टाई न्यू को देखा, फिर भौहें चढ़ाई, उसकी नजर डुगुक वांग पर गई। अकेला अभी तक नहीं खेला, पर डर रहे हो? जियाओ यी चिल्लाया। ऑडियंस में एक और घमंडी आवाज फैल गई। डुगुक वांग का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने जियाओ यी को ठंडेपन से देखा। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि मैं डर गया था। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम इसे दोबारा कहो। मैंने कहा क्या तुम डरे हुए हो? जियाओ यी ठंडेपन से चिल्लाया। जिस पल आवाज गिरी, मौसम की एक धार ने डुगुक वांग को निचोड़ लिया। मोमेंटम में तेज तलवार के इरादे से मोमेंटम टूटे हुए बांस जैसा है। मोमेंटम गुजरने के बाद दर्शक स्टैंड में सभी मार्शल आर्टिस्ट ने अपने रंग बदल लिए और जल्दी से बच निकले। हाँ, डुगुक वांग के शरीर में भी मोमेंटम आ गया। हालांकि उसकी मौत के बाद की आभा जियाओ यी के जुल्म की आभा से कहीं कम थी, जिससे उसका चेहरा बदसूरत लग रहा था। गुस्ताख, डुगुक वांग के पास खड़े ग्रेट डिसॉलिट लैंडलॉर्ड, कुआंगवू सेक्ट मास्टर और दूसरों ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हक, जियाओ यी के पास खड़ी औरत ने उन दोनों को हल्के से घूरा। दोनों ने जल्दी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। या तो खेलो या सीधे हार मान लो, जियाओ यी ठंडी मुस्कान के साथ चिल्लाया। हार मान लो? डुगुक वांग का चेहरा नफरत से भरा था। तुम यानवू किंगडम की बर्बादी हो, तुम्हारे पास अभी वह क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, स्वॉर्ड सेक्ट जियाओ यी, है ना? रुको जब तक मैं टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म से कचरा उड़ा न दूं और बाद में तुमसे हिसाब बराबर कर लूं। मैं इंतजार कर रहा हूं, जियाओ यी ने मुस्कान के साथ कहा और अपना मोमेंटम वापस ले लिया। डुगुक वांग ने भी उसी समय अपना मोमेंटम वापस पा लिया। उसका चेहरा चमक उठा और वह कंपटीशन स्टेज पर उड़ गया। यह अकेला आदमी घमंडी और अकड़ू है, लेकिन उसका दिमाग सीधा साधा लगता है और उसे तुरंत गुस्सा आ गया। किन फेयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, लिंग यू ने अपना सिर हिलाया। इस आदमी की रेपुटेशन और काम कमाल के हैं। अगर उसे यकीन नहीं है तो कोई उसे परेशान नहीं करना चाहेगा। जियाओ यी के मोमेंटम ने उसे हरा दिया और इसने उसकी लड़ने की भावना को जगा दिया। यह कहकर लिंग यू ने जियाओ यी को देखा और चिंता से कहा, जियाओ यी, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो तुम इस आदमी का बाद में सामना करोगे। सावधान रहना, यह आदमी आसान नहीं है। जियाओ यी मुस्कुराया और सिर हिलाया। कंपटीशन प्लेटफॉर्म के नीचे लगभग उसी पल जब अकेला गिरा, लड़ाई शुरू हो गई थी। डुगुक वांग ने जोर से मारा और टाई न्यू सीधे कई मील दूर तक जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ। लोहे की गाय 100 मीटर तक जमीन पर लुढ़की, फिर अपना शरीर स्थिर किया। बहुत ताकत है, टाई न्यू ने ईमानदारी से अपनी छाती पर नजर डाली। उसकी छाती पर एक धंसा हुआ निशान था। वह डुगुक वांग की मुट्ठी का निशान है। दहाड़ो, अगले ही पल टाई न्यू दहाड़ा। वह सिकुड़ गया। एक बहुत बड़ा जानवर अचानक कंपटीशन स्टेज पर आ गया। वह बहुत बड़ी पवित्र गाय पहाड़ जितनी ऊंची है और उसके अंगों से ढका हुआ एरिया शायद उससे भी ज्यादा है। दसियों मील। मुझे पहले लगा था कि यह सैकड़ों लीलॉन्ग टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे ही बड़ी पवित्र गाय दिखाई दी, यह एहसास अचानक गायब हो गया। ओह, बड़ी पवित्र गाय ने फुफकारा और उसके बड़े अगले खुर अकेलेपन पर पड़े। जैसे ही डुगुक वांग ने बड़ी पवित्र गाय को देखा, उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक आ गई। लेकिन अगले ही पल यह सदमा नफरत में बदल गया। इस समय बड़े जानवर के खुर ऐसे गिरे जैसे आसमान और सूरज को ढक रहे हों। अकेला आदमी हिला नहीं। जब खुर उसके सिर के ऊपर गिरा तो उसने एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा कंपटीशन प्लेटफॉर्म कांप उठा। बड़ी पवित्र गाय के सामने डुगु एक चींटी जितनी छोटी है। इतनी बेमेल तुलना का नतीजा यह हुआ कि एक बड़ी पवित्र गाय अचानक उड़ गई, लेकिन डुगुक वांग बिना सांस लिए ही हिलता रहा। ओह, उस बड़ी पवित्र गाय ने दर्द से चीख मारी। वह बड़ा शरीर सीधे कंपटीशन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर ब्लैक सी में गिर गया। आयरन बुल, किन फेयांग और दूसरों ने चिल्लाया। इस लड़ाई में जीतने वाला कुआंगवू अकेला है, रेफरी ने जोर से घोषणा की। नियमों के अनुसार अगर कोई एक पार्टी हार मान लेती है या कंपटीशन प्लेटफॉर्म से गिर जाती है तो इसे सीधी हार माना जाता है। बूम, ब्लैक सी पर लहरों की एक लहर उठी। टाई न्यू का बड़ा शरीर समुद्र से बाहर निकला। एक और चीख के साथ टाई न्यू अपनी असली हालत में लौट आया। उसका शरीर चमक उठा और वह दर्शकों के स्टैंड पर लौट आया। ईमानदार चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी। जियाओ यी ने उसका हाथ पकड़ा और देखा, उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। यह हाथ बेकार है, जियाओ यी ने मन ही मन बुदबुदाया और टाई न्यू के इलाज के लिए गोली निकाली। लेकिन चिंता मत करो, यह कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। टाई न्यू ने सिर हिलाया और भिनभिनाने की आवाज के साथ बैठ गया। दूसरी तरफ कंपटीशन स्टेज पर डुगुक वांग नफरत से मुस्कुराया। उसका चेहरा चमक उठा और वह भी दर्शक स्टैंड पर लौट आया। दर्शक स्टैंड के सबसे ऊपर सम्राट जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट हुआंग, ग्रेट वाइल्ड किंगडम में आपका अकेला आदमी सच में कमाल का है। घमंडी होने के बावजूद ताकत सच में बहुत ज्यादा है। यह कहते हुए जिंदी ने मजाक में येदी की तरफ देखा। यह येदी के बेटे को तकलीफ दे रहा है। अचानक मैं टूट गया और हार गया। मुझे कुछ न कहने में शर्म आ रही थी और मैं बुरी तरह घायल हो गया था। येदी ने कंधे उचकाए और कहा, मेरे बेटे की चमड़ी मोटी है और वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। यह कहते हुए येदी ने लोहे की गाय की तरफ देखा। इस समय 8 लड़ाइयां खत्म हो गई हैं, लेकिन हारने वाले के पास अभी भी जीतने वाले को चैलेंज करने का मौका है। बेशक सिर्फ एक ही मौका है। हालांकि ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जिन्हें सच में दोबारा चैलेंज करना पड़े। अब तक जो 8 जीते हैं वे सभी मजबूत हैं और अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कोई बदलाव नहीं होगा। पहले और चैप्टर 588 किंगडम रैंकिंग बैटल। क्या कोई चैलेंज करना चाहता है? डेमन हंटिंग हॉल के रेफरी ने स्टेज पर जोर से पूछा। हाँ, वान जोरांग, जो पहले जियाओ यी से हार चुका था, चिल्लाया और कंपटीशन स्टेज पर कूद गया। तुम किसे चैलेंज करने वाले हो? डेमन हंटिंग हॉल के जज ने पूछा। वान जोरांग की नजर अब 8 विनर्स के चेहरों पर पड़ी। जियाओ यी ने बस उसे इग्नोर किया और जाग गया। वह जानता था कि वान जोरांग उसे नहीं चुनेगा।
ग्रेट वाइल्ड किंगडम तुओबा प्राउड वान जोरांग चिल्लाया। ह जियाओ यी ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। चारों ओर हैरानी की आवाज भी थी। यह बात समझ में आती है कि वान जोरांग को चैलेंज करने के लिए 8 विनर्स में से सबसे कमजोर को चुनना चाहिए, क्योंकि चैलेंज करने का सिर्फ एक ही मौका है। अगर वह जीत जाता है तो वह सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा। कि तुओबाओ 8 विजेताओं में ताकत सबसे कमजोर नहीं है, इसके विपरीत यह बहुत मजबूत है। जैसे ही सभी हैरान थे, तुओबा एओ ने सीधे नहीं खेला, लेकिन दर्शक स्टैंड से चिल्लाया, मैं हार मानता हूं। हाँ जियाओ यी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। वान जोरांग ने सीधे जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि तुओबा एओ आगे बढ़ने के लिए योग्यता खो दिया। भविष्य में अन्य तियानजियाओ चुनौतियां थीं, लेकिन परिणाम सभी हार थे। दूसरे शब्दों में क्वार्टर फाइनल जो पहले दिखाई दिए, तुओबाओ के अलावा कोई और बदलाव नहीं हुआ। यहाँ क्वार्टर फाइनल की लड़ाई खत्म हो गई है। क्वार्टर फाइनल भी फाइनल हो गया है। महान उजाड़ राज्य कुआंगुजोंग अकेला अकेला है, 1000 मियाओ राज्य 1000 आंखों वाला संप्रदाय लिनक्विंगर। तियानफेंग राज्य महान राजकुमार बेरहम है, चियान किंगडम महान राजकुमार हुआंगफुया। ब्लैकवुड किंगडम वांजुओ जोंगवान जोलांग, बिंगवो किंगडम महान राजकुमार बिन वुजियांग। यानवो किंगडम जियाओ यी, स्काई स्प्लिटिंग का स्वॉर्ड सेक्ट यानवो किंगडम रॉयल टीम बाई मोहन। इस समय कंपटीशन कुछ समय के लिए खत्म हो गया है। हंटिंग डेमन पैलेस में रेफरी भी कंपटीशन स्टेज से चले गए। दर्शक स्टैंड में मार्शल आर्ट के बड़े नाम या तियानजियाओ की युवा पीढ़ी इंतजार कर रही है और आराम कर रही है। जियाओ यी ने यानवो किंगडम के देखने की जगह पर नजर डाली, जहां बाई मोहन भगवान और दूसरों से बात कर रहे थे। इस बारे में बात करते हुए बाई मोहन का टैलेंट वाकई कमाल का है। बैकग्राउंड और विरासत के मामले में हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट दूसरे देशों में दूसरी मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों से बुरा या उनसे भी ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन हेवनली स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट पिछले 1 या 200 सालों में मजबूत फॉर्ट बहुत कम हो गया है। ट्रेनिंग रिसोर्स और मार्शल आर्ट गाइडेंस के मामले में यह दूसरे मार्शल आर्ट पवित्र स्थलों से बहुत खराब है। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे मार्शल आर्ट पवित्र स्थलों में सबसे मजबूत तियानजियाओ कम से कम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस को गाइड करने के लिए एक्सट्रीम रियन के बीच के स्टेज में सबसे मजबूत है। जहां तक स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट की बात है, यह मार्शल आर्ट कल्टिवेशन को गाइड करने के लिए हेवनली ओरिजिन रियन का सुप्रीम मास्टर हुआ करता था। दोनों के बीच का अंतर सोचा जा सकता है। लेकिन फिर भी बाई मोहन आज भी क्वार्टर फाइनल में एंट्री करने में कामयाब है। तियानजियाओ जिसने कई दूसरे मार्शल आर्ट पवित्र स्थानों को हरा दिया। अभी जो 8 लोग हारे हैं, वे सभी दूसरे 8 देशों के होम टीम लीडर हैं। कई लोगों ने उसे चैलेंज भी किया, लेकिन नतीजतन वे सभी उससे हार गए। बाई मोहन, जिन्हें कभी स्वॉर्ड सेक्ट और यानवो किंगडम की अगली पीढ़ी की उम्मीद माना जाता था, बिना वजह नहीं थे। घर के पास इस समय जियाओ यी के बगल में सीनियर जियान जी ने कहा, पर्सनल रैंकिंग की लड़ाई खत्म हो गई है। यह आपकी 47 टीमों का है। नहीं, 22 टीमों में से सभी तियानजियाओ की रैंकिंग पहले ही तय हो चुकी है। सिर्फ टॉप 8 ही तय नहीं हुए हैं। टॉप 8 को एक टीम में ले जाया जाएगा। ओह, जियाओ यी हैरान दिखी। महिला ने समझाया, अगला किंगडम रैंकिंग टूर्नामेंट है। आज के 8 विजेता अपने किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। किंगडम की रैंकिंग आप 8वीं की फाइनल पर्सनल रैंकिंग भी होगी। जियाओ यी ने अचानक कहा, दूसरे शब्दों में अगला 7 किंगडम की रैंकिंग के लिए लड़ाई है। हालांकि आज इसमें 8 लोग जीते हैं, लेकिन असल में सिर्फ 7 किंगडम हैं। बाई मोहन और जियाओ यी दोनों यानवो किंगडम के थे। बुरा नहीं है, औरत ने सिर हिलाया, अगली रैंकिंग सबसे जरूरी है। इसके अलावा टाई ब्रेकर में दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा हालांकि ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस एक खतरनाक जगह है, लेकिन वहां बहुत सी रेयर चीजें भी हैं। हर 100 साल में फोर्ट्रेस की तरफ कुछ कल्टीवेशन आइटम्स किंगडम्स और मार्शल आर्ट्स की पवित्र जमीन पर बांटे जाएंगे। आखिरकार फोर्ट्रेस के इस तरफ के मजबूत गार्ड्स हर किंगडम के सीनियर्स की पुरानी पीढ़ी के लोग हैं। लेकिन कितना बंटवारा होगा यह इस रैंकिंग पर निर्भर करता है। अगला असली सबसे जरूरी है। जियाओ यी ने सिर हिलाया। कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी का यह हिस्सा पूरे कॉन्टिनेंट में मॉन्स्टर्स की सबसे खतरनाक जमीन है। रसातल के अनगिनत राक्षस, एक क्लिक से मिलने वाली अंदरूनी कीमिया एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा गहरे समुद्र के नीचे बहुत सारी दुर्लभ खेती की चीजें हैं। यही वजह है कि पहले कई तियानजियाओ ईस्ट चाइना सी इवेंट देखने आने के बाद वापस नहीं जाते थे। ईस्ट चाइना सी का यह किनारा खेती के लिए एक बेहतरीन जगह है। बेशक इस बार ईस्ट चाइना सी इवेंट क्योंकि किले वारिसों की तलाश में है, इसलिए हिस्सा लेने आए सभी तियानजियाओ और भी ज्यादा उत्सुक हैं। एक बार हर पोस्ट के वारिस तय हो जाने के बाद उन्हें ये बड़े लोग ट्रेनिंग देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई घंटे बाद डीमन हंटिंग पैलेस का रेफरी कंपटीशन स्टेज पर आया। इसका मतलब है कि कंपटीशन फिर से शुरू होने वाला है। किनारे पर खड़ी महिला ने कहा, बाद की लड़ाई एक टीम हाथापाई है। 7 राज्य होम टीम और सब टीम एक साथ खेलेंगे। एक हाथापाई 7 देशों की रैंकिंग तय करती है। रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि मार्शल आर्ट्स स्टेज पर अलग अलग राज्यों के सभी मार्शल आर्टिस्ट हार गए हैं या हार मान ली है। अगर होम टीम लीडर को छोड़कर राज्य के सभी योद्धा स्टेज से गिर जाते हैं या हार मान लेते हैं तो वह हार जाएगा। जो सबसे पहले गिरेगा या हार मान लेगा वह 7वां होगा। अगला और इसी तरह जब तक बाकी 6 राज्यों के सभी योद्धा हार नहीं जाते तब तक इस राज्य के बचे हुए योद्धा पहले होंगे। जियाओ यी ने सीनियर जियान जी का मतलब समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसने भी भौहें चढ़ाई, लीडर के अलावा। हाँ, महिला मुस्कुराई और बोली, दूसरे शब्दों में अकेले मजबूत होना बेकार है। आपको अपनी होम टीम के सदस्यों के साथ साथ टीम के सदस्यों की भी रक्षा करने की जरूरत है। अगर वे सब हार गए तो तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उन सबको अकेले हराना बेकार होगा। तुम्हें सीधे फेलियर माना जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगला कंपटीशन और पिछला कंपटीशन किले के वारिस से जुड़ा है। एक काबिल कमांडर और कमांडर न सिर्फ क्वार्टेट को मार सकता है बल्कि अपने साथ लड़ने वाले साथियों की सेफ्टी की भी गारंटी दे सकता है। जियाओ यी ने सिर हिलाया। लापरवाह मत बनो, औरत ने गहरी आवाज में कहा, अगला कंपटीशन तुम्हारी मुसीबत छोटी नहीं है। ओह, जियाओ यी ने अपनी भौहें चढ़ाई। हाँ, औरत ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम इतनी सारी टीमों को मारते हो, यह अजीब है कि होम टीमें तुम्हें जाने देंगी। जियाओ यी अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था। एक और सेकंड। चैप्टर 589, 6 देशों की टीमें एक साथ आईं। कंपटीशन स्टेज पर 7 किंगडम्स की सभी होम टीमें और सब टीमें खेली। हालांकि 7 किंगडम हैं, लेकिन टीम उससे कहीं ज्यादा है। आखिरकार आपको टीमों को गिनना ही होगा। डेमन हंटिंग हॉल में रेफरी ने 8 लीडिंग लोगों को देखा और पूछा, क्या आपको नियमों के बारे में कोई शक है? अगर नहीं तो लड़ाई शुरू हो सकती है।
पिंग पिंग प्लेटफॉर्म से सैकड़ों मील दूर वह जगह है जहां आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आप आजादी से लड़ सकते हैं। किसी को कोई शक नहीं था। डेमन हंटिंग पैलेस में रेफरी युकोंग ने ऊंची उड़ान भरी। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। सच में उसके आसपास की लगभग सभी टीमें एक पल में जियाओ यी की टीम की ओर दौड़ पड़ी। आइस बाउंडलेस टीम, चियायन किंगडम की हुआंगफुया की होम टीम और सब टीम, कुरोकी किंगडम की होम टीम और डिवीजन वान जोरांग तुओबाओ की टीम, बाई मोहन को जोड़े। कुल 7 टीमों ने एक ही समय पर हमला किया। हम जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा, वह पहले से ही तैयार था। एक बड़े हाथ की लहर के साथ एक तेज जान ने किन फेयांग और लिन जिन सहित सभी को घेर लिया। उसके बाद उसने सभी को कोने में दूर धकेल दिया। बैंग बैंग बैंग। बाई मोहन, बिन वुजियांग, वान जोरांग सहित कई लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए उस पर कई हथेलियां बरसाईं। लगातार शोर हो रहा था, लेकिन जियाओ यी को कोई चोट नहीं आई सिवाय लड़खड़ाने के। वह आकृति चमकी, तुरंत हर टीम से दूर हो गई, कोने में आ गई और पीछे सभी को रोक दिया। घिनौना, लिंग यू ठंडी आवाज में चिल्लाया। दूर बाकी 6 देशों के योद्धा एक जगह इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी डुगुकुआंग, लिन किंगे और फेंग जुइकिंग ने कोई एक्शन नहीं लिया। जियाओ यी पर हमला करने का मौका नहीं गवाया। जियानजोंग तियानजियाओ, जियाओ यी, क्या तुम तैयार हो? फेंग ने ठंडे स्वर में पूछा। एक्शन लेने से पहले मैं तुम्हारे टीम मेंबर्स को अरेंज करने का इंतजार कर सकता हूं। फेंग की बेरहम ठंडी आंखें जियाओ यी को घूर रही थीं। जियाओ यी ने कुछ नहीं कहा। फेंग जुइकिंग ने भौहें चढ़ाई और कहा, मुझे पता है कि तुम भी एक मजबूत केंडो हो। सच कहूं तो मैं भी तुमसे सीधा लड़ना चाहता हूं, लेकिन आखिरकार तुमने मेरे तियानफेंग किंगडम की एक टीम को मार डाला और मेरी किस्मत में तुम्हारी जान लेना लिखा था। फेंग जुइकिंग तियानफेंग नेशन का राजकुमार होने के नाते वह जाहिर तौर पर तियानफेंग नेशन के योद्धाओं का बदला लेना चाहता था। दूसरे राउंड में जियाओ यी ने जिन 25 टीमों को मारा, उनमें बाकी 15 राज्यों की लगभग सभी टीमें शामिल थीं। यही मुख्य कारण है कि ये 6 राज्य अब एक हो गए हैं। हालांकि इनमें से कई राज्यों को लकी माना गया और रेजिमेंट ने सिर्फ एक टीम को खत्म किया। बिंगवो किंगडम, बिंगवुजोंग और जुआनबिंग शेंगजियाओ की तरह दोनों टीमें खत्म हो गईं। तियानजिन किंगडम में तीनों टीमें खत्म हो गईं और होम टीम भी चली गई। कंपटीशन के तीसरे राउंड से पहले वह ईस्ट चाइना सी इवेंट मिस कर गया था। थाउजेंड आई सेक्ट टीम के लीडर लिन किंगर ने जियाओ यी को ठंडी नजरों से देखा। स्वॉर्ड सेक्ट तियानजियाओ, जियाओ यी, कंपटीशन के 2 राउंड के बाद तुमने सच में मेरे थाउजेंड आई सेक्ट को शर्मिंदा कर दिया। लिन किंगर का लहजा बहुत ठंडा था। शर्मिंदगी की वजह यह है कि कियानमियाओ किंगडम में सिर्फ 2 टीमें हैं। एक है कियानमुजोंग लिन किंगर की होम टीम, दूसरी है किंग कियानमियाओ की टीम। हाँ, कियानमियाओ किंगडम में सिर्फ 2 टीमें हैं। पहले भले ही यानवो किंगडम में सिर्फ एक मार्शल आर्ट की पवित्र जगह थी, हेवनली क्रैकिंग स्वॉर्ड सेक्ट, लेकिन स्नो विंग्स कल्पचर फैमिली भी ईस्ट चाइना सी इवेंट में हिस्सा लेने आई थी। इसलिए यानवो किंगडम में 3 टीमें हैं। 16 देशों के लिए कुल 48 टीमें होनी चाहिए, लेकिन असली टीमें सिर्फ 47 हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि असल में मार्शल आर्ट की पवित्र जमीन का सिर्फ एक ही किंगडम है, कियानमियाओ का किंगडम। हालांकि थाउजेंड मियाओ किंगडम में सिर्फ थाउजेंड आई सेक्ट की मार्शल आर्ट की पवित्र जमीन है, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बाकी किंगडम से कहीं ज्यादा है। थाउजेंड आई सेक्ट 31 मार्शल आर्ट्स पवित्र भूमि में लगभग सबसे मजबूत सेक्ट है। इसके सेक्ट की ताकत लगभग हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के बराबर है, जब यह कभी कम नहीं हुआ। बेशक यह एक ऐसी तुलना है जिसमें सीनियर जियान जी की गिनती नहीं होती है। जहां तक कियानमियाओ किंगडम की बात है, तो यह इस ईस्ट चाइना सी इवेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। तीसरे राउंड में होम टीम लीडर के अलावा कोई भी टॉप 32 में जगह नहीं बना सका। इसके उलट कई दूसरे किंगडम और उनकी टीमें हैं। होम टीम लीडर के अलावा कम से कम एक टीम लीडर ऐसा था जिसने टॉप 32 में जगह बनाई। इस वजह से थाउजेंड मियाओ किंगडम का दूसरे किंगडम की टीमों ने मजाक उड़ाया। यही कारण है कि लिन किंगर इसे शर्मिंदगी कहता है। सच कहूं तो भले ही इस तरह से अपनी स्वॉर्ड सेक्ट टीम पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होना बहुत बेशर्मी की बात है, लिन किंगर ने जियाओ यी को ठंडेपन से देखा। लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड सेक्ट टीम मुझे सच में दुखी करती है। खासकर तुम जियाओ यी, इस लड़की को अगले कंपटीशन के बारे में कोई सोचने मत दो। कट दूर, जियाओ यी के पीछे किन फेयांग ने मजाक उड़ाया। भाई जियाओ यी, तुम्हें बिना सोचे समझे कंपटीशन करने दो। स्कर्टी एस के लड़की किंगर को भाई जियाओ यी नहीं होना चाहिए, है ना? तुम बहुत घमंडी हो। लिन किंगर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। खैर, एक शब्द में, इस मार्शल आर्ट्स स्टेज पर तुम्हारी मौजूदगी जियाओ यी इस लड़की को दुखी करती है। इससे पहले कि हमारे सिस किंगडम सच में मुकाबला करें, चलो तुम्हें पहले स्टेज से उतारते हैं। तुम पहले 2 राउंड में पहले हो और तीसरे राउंड में तुम्हें सबसे नीचे होना चाहिए। असल में लिन किंगर लगभग 23 या 4 साल की है और उसका पोस्टर भी बहुत आकर्षक है। एक सिंह यी के नीचे यह सुंदर और खूबसूरत है, लेकिन उसके घमंडी और रौबदार लहजे ने लोगों को बहुत दुखी कर दिया। घास पागल औरत, किन फेयांग ने मजाक उड़ाया। बॉस, आपका दूसरा बच्चा। आखिरी फैसला तुम्हारा है। भाई शियाओ यी, उसे पकड़ो। किन फेयांग, एक मजाक है। लिन किंगर, उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा अचानक गुस्से में बदल गया। बदमाश और बदतमीज, ऐसा लगता है कि तुम्हारी आसमान फाड़ने वाली तलवार सेक्ट टीम में कोई भी अच्छा नहीं है। आगे बढ़ो, लिन किंगर ने ठंडी आवाज दी। तुओबा ने घमंड से कहा, लड़की किंगर, गुस्सा नहीं करना चाहती, उन विलेन के लिए गुस्सा करना चाहती हो, नाराज करने की तो बात ही छोड़ो। लड़की किंगर, मुझे यंग मास्टर मोहान की रेपुटेशन के बारे में सुनना चाहिए था। यानवो किंगडम के पहले प्राइड के तौर पर, इस बार यानवो रॉयल फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर प्रेसिडेंट मोहान ने तलवार सेक्ट टीम की बिल्कुल भी मदद नहीं की, बल्कि उन्हें उनके साथ रहने में कोई शर्म नहीं आई। यह सोचा जा सकता है कि जियानजोंग टीम अच्छी चीज नहीं है। तुओबा ने गर्व से कहा। उसने लिन किंगर को देखा, एक अजीब सा जोश और तारीफ दिखी। एक पल में यह राजकुमार उन लोगों के इस ग्रुप को सिखाएगा जो नहीं जानते कि मिस किंगर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। बेशक उस जवान लड़की को अपने हाथ रखने की जरूरत नहीं है। स्वॉर्ड सेक्ट टीम विलेन का एक ग्रुप, यह लगभग मारने के बाद है। दूर से जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। वह जानता था कि तुओबा एओ ने पहले क्यों हार मान ली थी। नियमों के तीसरे राउंड में टीमें भी हिस्सा ले सकती हैं। दूसरे शब्दों में, डुगुकुआंग टॉप 8 में आ सकता है और ग्रेट वाइल्ड किंगडम की उनकी टीमें एक साथ कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हैं। इसके अलावा वान जोलांग का क्वार्टर फाइनल में कामयाब होना ब्लैकवुड किंगडम से दूसरी टीम को क्वार्टर फाइनल में खींचने के बराबर है। क्या तुमने खत्म कर लिया? डुगु ने भौहें चढ़ाई और अपने आसपास सबको देखा। बात करने के बाद अब आगे बढ़ने का समय है। तुओबाओ का चेहरा डूब गया और उसने फुसफुसाया, लोनली, जल्दबाजी मत करो। क्या तुम सॉवरेन और सॉवरेन का कन्फेशन भूल गए हो? मैं कुछ नहीं कर सकता, लोनली चिल्लाया।
जब वह फिगर हिला तो उसने सीधे जियाओ यी पर हमला कर दिया। जियाओ यी, याद है मैंने क्या कहा था? मैं तुमसे बिल चुका दूंगा और मुझे एक मुक्का मारूंगा। डुगुक वांग की मुट्ठी में भयानक ताकत थी और उसने जियाओ यी को सीधा मुक्का मारा। जियाओ यी डरा नहीं और ब्लिजर्ड स्वॉर्ड हवा से प्रकट हो गई। जैसे ही वह फिगर हिला, वह 10 कदम आगे बढ़ा और तलवार से वार किया। हवा में एक तेज तलवार की गैस निकली। बूम बूम। लोनली आदमी का फिगर दौड़ता रहता है, उसकी स्पीड बनी रहती है और उसकी मुट्ठियां बिना किसी नुकसान के हैं। इसके विपरीत यह तलवार की एनर्जी थी और यह तुरंत टूट गई। तीसरा और चैप्टर 590 एक दुश्मन दो। सविश विश विश। शियाओ यी के हाथ में ब्लिजर्ड तलवार बार बार घूम रही थी। एक दर्जन तलवार क्यूई आसमान को चीरते हुए डुगुक वांग की ओर बढ़ रही थीं। बैंग बैंग बैंग। डुगुक वांग ने मुश्किल से कोई हरकत की और हमेशा की तरह आगे बढ़ा। तलवार क्यूई उसकी मुट्ठी से टकराई और वह तुरंत टूट गई और वह अपने कदम नहीं रोक सका। शियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और एक बार फिर एक दर्जन कदम आगे बढ़ा, तलवार से वार करते हुए। इस तलवार में बहुत ज्यादा बर्फ है। यह तलवार की आवाज लहर जैसी है। यह बर्फ से ढका समुद्र है। इस समय डुगुक वांग के कदम रुक गए। पैडल पैडल पैडल। डुगुक वांग लगातार 3 कदम पीछे हटा और फिर तलवार की एनर्जी से उसके पैर और हाथ जम गए। यह कैसे हो सकता है? दूर खड़े तुओबाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह हैरानी से बोला, डुगुक वांग को रोक दिया गया और वह अभी भी जमा हुआ था। डुगुक वांग की इज्जत और ताकत सीन में तियानजियाओ से कहीं ज्यादा थी। भले ही वह एक जंगली देश का महान राजकुमार हो, वह अकेला दुश्मन नहीं था। इसके अलावा उसके हिसाब से डुगुक वांग को पहली बार उसी पीढ़ी के योद्धाओं ने रोका था। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। फेंग जुइकिंग ने भौहें चढ़ाई, उसका चेहरा चमक उठा, उसके हाथ में एक तेज तलवार दिखाई दी और वह सीधे जियाओ यी के पास गया। अच्छा आया। जियाओ यी के चेहरे पर कोई फिक्र नहीं था और उसने धीमी आवाज में कहा, बिना रुके तलवार बहुत तेज। फुस। यह लगभग एक सांस थी। तलवार की नोक जियाओ यी के पास आई। खनक। जियाओ यी ने अपने हाथ में ब्लिजार्ड तलवार मारी और उसे रोक दिया। ओम। दोनों तलवारें टकराईं, जिससे तलवार के जाप की आवाज आई। हट। फेंग की बेरुखी और ठंडी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। जैसा कि जियांजोंग तियानजियाओ से उम्मीद थी, वह मेरी तेज तलवार को रोकने में कामयाब रहा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है? बेरुखी हवा की तलवार हवा के गुणों की एक तेज आभा छोड़ती है। एक हल्की आवाज हुई। तलवार पर दबाव की एक लहर उठी और जियाओ यी कुछ कदम पीछे हट गया। हवा का दबाव। जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। फेंग जुएकिंग के हाथ में जो तलवार है, जिसे जुएफेंग कहते हैं, वह सबसे मजबूत हवा के गुणों वाली तलवारों में से एक है और यह टॉप ग्रेड में सबसे ऊपर है। एब्सोल्यूट विंड स्वॉर्ड तियानफेंग किंगडम का खजाना भी है। तलवार एक तेज तलवार गैंग के साथ आती है। एक तलवार बाहर, हवा का दबाव कड़वा होता है। फुस। वह बेजान सी आकृति अचानक अपनी जगह से गायब हो गई और जियाओ यी पर फिर से हमला कर दिया। एक धमाके के साथ जियाओ यी ने एक बार फिर अपनी तलवार से उसे रोक दिया। एब्सोल्यूट विंड की तलवार पर हवा का दबाव फिर से बढ़ गया। लेकिन उसी समय जियाओ यी के हाथ में ब्लिजर्ड स्वॉर्ड भी हवा और बर्फ से घिर गई थी। हवा और बर्फ और हवा के दबाव के बीच टक्कर हवा के दबाव के जमने के साथ खत्म हुई। ब्लिजर्ड स्वॉर्ड सबसे बड़ा एलिमेंट टूल है जो एब्सोल्यूट विंड स्वॉर्ड को आसानी से कुचलने के लिए काफी है। इसी समय वह अकेला आदमी जो पास में ही जमा हुआ था, अचानक आवाज करने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। डुगुक वांग के शरीर पर जमी बहुत ज्यादा बर्फ उसने जबरदस्ती तोड़ दी। हाँ, यह सब कीड़ों की चाल है। डुगु ठंडी आवाज में चिल्लाया और उसका शरीर बर्फ से जम गया था, कांप रहा था। वह बर्फ काफी ठंडी है, लेकिन फिर भी वे मुझे नीचे नहीं रख सकती। अकेले आदमी ने, जो मुसीबत से बाहर आ गया था, फिर से मुट्ठी उठाई और जोर से मारा। जियाओ यी, जो पहले हवा के खिलाफ खेलता था और बेजान था, उसने बेजानपन को उड़ा दिया। एक उल्टी तलवार डुगुक वांग की मुट्ठी पर लगी। एक जोरदार धमाका हुआ। अकेले आदमी की मुट्ठी ने असल में बर्फीले तूफान की तलवार को खून और मांस से रोक दिया। डुगुक वांग की दूसरी मुट्ठी बाद में आई और उसने जियाओ यी की छाती पर एक मुक्का मारा। जियाओ यी का चेहरा बदल गया और वह एक मुक्के से पीछे गिर गया। पेडल पेडल पेडल। लगातार 3 कदम चलने के बाद उसने अपना शरीर स्थिर किया। उसके मुंह से खून बह रहा था। बहुत ताकत। जियाओ यी डर गया। उसे अकेलेपन की ताकत महसूस हुई। कोई हैरानी नहीं कि टाई न्यू को पहले भी एक मुक्के से ब्लैक सी से उड़ा दिया गया था। उसकी छाती पर अभी अभी किसी ऊंचे पहाड़ से टक्कर लगी हो और उसका शरीर असहज महसूस कर रहा था। जियाओ यी बस डटा रहा, अकेला और बेपरवाह। फिर से हमला किया। दोनों ने जियाओ यी पर बाएं से दाएं हमला किया। जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसके हाथ में ब्लिजर्ड स्वॉर्ड अचानक खुली और बंद हो गई। तलवारबाजी अब एक सिंपल हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट और दूसरी तलवारों को घुमाने जैसी हो गई थी, जिससे दोनों आसानी से रुक गए। एक चीख के साथ दोनों अकेले और बेपरवाह चौंक गए और पीछे हट गए। कितनी जबरदस्त तलवार है। फेंग जुइकिंग हैरान रह गया। यह मशहूर स्काई ब्रेकर स्वॉर्ड डेमन का जबरदस्त केंडो है। बिल्कुल। फेंग जुइकिंग के चेहरे पर साफ तौर पर एक चौंकाने वाली लड़ाई की भावना आ गई। दूसरी तरफ डुगुक वांग ने जियाओ यी पर फिर से हमला किया, नाखुश होकर घूरते हुए। हवा बेपरवाह है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम सिर्फ लाओ त्सू को रोकोगे। तुम ही हो जो रास्ते में आती हो, फेंग ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों ने एक साथ जियाओ यी पर तेजी से हमला किया। जियाओ यी डरा नहीं और एक एक करके रुक गया। अब तक उसने अभी तक आइस पैटर्न चालू नहीं किया। बस ब्लिजर्ड स्वॉर्ड और मार्शल आर्ट्स पावर का मोबिलाइजेशन इसे आसानी से संभाल सकता है। हालांकि उसकी कल्टीवेशन इन दो लोगों जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स पावर इन दो लोगों जितनी नहीं है। लेकिन डोमिनियरिंग केंडो की मार्शल आर्ट्स पावर इन दो आदमियों की मार्शल आर्ट्स पावर से कहीं ज्यादा है। उसके पास दूर से लिन किंगर को देखने का भी समय था। कंपटीशन स्टेज पर कई टीमें हैं, होम टीम के पास एक एक्स्ट्रा टीम है। लेकिन 3 होम टीमें जो सच में उसका सामना कर सकती हैं, वे 3 टीमें हैं, यानी डुगुक वांग, लिन किंगर और फेंग जुइकिंग। ये 3 लोग ईस्ट चाइना सी इवेंट में सबसे मजबूत 3 हैं। साथ ही वे मेनलैंड पर किंगडम और मार्शल आर्ट्स पवित्र जगहों में सबसे पुराने 3 भी हैं। बिंग वो बियान वान जो लैंड से कहीं बेहतर। वे तीनों अपनी साधना में आधे अधूरे हैं। शियाओ यी को तो यह भी विश्वास था कि 10 साल के अंदर ये तीनों लोग सच में धरती की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रख देंगे। अभी की उम्र में 10 साल बाद वे अपने 30वें दशक में भी नहीं होंगे। ऐसा टैलेंट सच में असाधारण है। लेकिन लिन किंग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अकेले पागल और बेपरवाह 2 लोगों ने भी जमकर लड़ाई की। धीरे धीरे दोनों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी।
डुगु कुआंग पर अचानक एक वुहुन फैंटम दिखाई दिया। यह एक शेर जैसा मार्शल सोल फैंटम था। फैंटम धीरे धीरे जम गया। जू यिंग के सिर और आंखों पर एक बेमिसाल रौबदार आभा थी। नहीं, या ज्यादा सही कहें तो यह एक तरह की राजसी शक्ति है। 8 पोल वाला पागल शेर शियाओ यी ने मार्शल सोल को देखकर अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ईस्ट चाइना सी इवेंट में शामिल होने के बाद पहली बार उसने इतना डरा हुआ एक्सप्रेशन दिखाया। 8 पोल वाला पागल शेर मशहूर मॉन्स्टर बीस्ट 8वें लेवल का सबसे ऊंचा दर्जा रखता है। हंटिंग डेमन पैलेस के इतिहास में सबसे खूनी मॉन्स्टर्स में से एक। इसी समय वुहुन फैंटम से एक हल्की बैंगनी चमक निकली। हाँ, एक मार्शल सोल के तौर पर यह एक लैवेंडर मार्शल सोल है। अकेलेपन की सांस तुरंत एक्सट्रीम दायरे के ट्रिपल एलिमेंट्री स्टेज तक पहुंच गई। दूसरी तरफ फेंग जुइकिंग भी हवा के दबाव का एक झोंका था। एक टॉप ग्रेड एलिमेंट्री डिवाइस के तौर पर एब्सोल्यूट विंड स्वॉर्ड को सीधे जोड़ा गया था। तो ऐसा ही है, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, तुम्हारी मार्शल सोल एब्सोल्यूट विंड स्वॉर्ड है। बिना भावना वाली मार्शल सोल अनस्टॉपेबल विंड की तलवार है। मार्शल सोल फैंटम को मिलाकर आप सीधे अपने लिए हाई ग्रेड युआन क्यूई जुफेंग तलवार का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। बेजान कॉम्बैट पावर भी एक्सट्रीम ट्रिपल प्राइमरी स्टेज तक बढ़ गई। यह इस ईस्ट चाइना सी इवेंट के 3 सबसे मजबूत टैलेंट होने के लायक है। सिर्फ कॉम्बैट पावर के मामले में यह बिंग वुजियांग, वांग जोलांग और दूसरों की एक्सट्रीम डुअल कॉम्बैट पावर से कहीं ज्यादा मजबूत है। बूम! डुगु ने जोर से मुक्का मारा और सीधा वार किया। वुश! स्टाइल बेजान है और एक तेज तलवार सीधी आती है। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और ब्लिजार्ड तलवार जोर से वार करती है। बेजान तलवार को रोक दिया, लेकिन डुगु कुआंग की मुट्ठी से कुछ कदम पीछे हट गया। दहाड़! इसी समय डुगु कुआंग ने एक हैरान करने वाली दहाड़ लगाई। डुगु कुआंग का जोश फिर से बढ़ गया। उन्माद जियाओ यी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। पहले और चैप्टर 591 जिन युआन दाझें। दर्शक स्टैंड में 8वां कमांडर निचले स्टेज पर हो रहे मुकाबले को ध्यान से देख रहे थे। यह हाथापाई ईस्ट चाइना सी इवेंट के सबसे मजबूत घमंडियों के बीच का मुकाबला है। जाहिर है वे खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं। टस्क टस्क! डुगु कुआंग को असल में पागल होने पर मजबूर किया गया था। जियाओ यी सच में अच्छा है, बस इतना ही, हुआंग डी ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट फेंग भी मुस्कुराए। फेंग जुइकिंग, यह बच्चा पहले ही अपनी बॉडी बना चुका है, बुरा नहीं, सच में अच्छा है। जियाओ यी को भी हारना चाहिए। जरूरी नहीं है, ये डी मुस्कुराए। क्या तुम दूसरे राउंड में जियाओ यी का भयानक रिकॉर्ड भूल गए हो? फैक्ट्स क्या हैं, मैं बाद में पता लगाऊंगा, जिंदी ने थोड़ा मजाक किया। टूर्नामेंट का प्लेटफॉर्म नीचे है। डुगु कुआंग का ऑरा सीधे एक्सट्रीम दायरे के ट्रिपल पीक पर पहुंच गया। लेकिन इस समय उसका चेहरा थोड़ा हैरान करने वाला था। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी मसल्स सूज गईं और उसका चेहरा पागल लग रहा था। सो-कॉल्ड मैडनेस एक खास सीक्रेट टेक्निक है जिसे ग्रेट डेसोलेट किंगडम के वॉरियर्स मास्टर करते हैं और सिर्फ बीस्ट स्पिरिट क्लास के वॉरियर्स ही इसे मास्टर कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह थोड़े समय में कॉम्बैट पावर को टेम्पररी तौर पर बढ़ा देगा और यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन यूजर के इमोशंस काफी इरिटेट और क्रेजी हो जाएंगे, जिसके कुछ रिजल्ट भी होंगे। इस समय डुगु कुआंग गुस्से में शेर की तरह दौड़ा। एक मुक्का मारा गया और आसपास की हवा कुचल गई। जोरदार टूटने की आवाज से लोगों के कान गड़गड़ाने लगे। यह पागल आदमी फेंग जुइकिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह तेजी से पीछे हट गया और पीछे हट गया। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और ब्लिजर्ड तलवार जोर से वार करने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ। शियाओ यी का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। वह असल में अपने साथ एक तलवार लिए हुए था और वह कई मीटर दूर तक फट गया। पफ! शियाओ यी ने हैरान होकर खून थूका, कितनी भयानक ताकत थी। 10 मीटर दूर वह जमीन जहां वह अभी खड़ा था, मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म की जमीन असल में दरारों से फट गई थी। आप जानते हैं, यह मार्शल आर्ट स्टेज असल में एक पॉनिंग स्टेज है। यह सैकड़ों मील के एरिया में फैला है और चारों तरफ बैरियर से बना है, जिससे यह बहुत मजबूत है। ऐसी जमीन पर वह अकेले आदमी से लगभग चकनाचूर हो गया था। कोई सोच सकता है कि डुगु कुआंग की मुट्ठी में अब कितनी जबरदस्त ताकत होगी। इस समय फेंग जुइकिंग ने सही समय पर हमला किया। शियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और तुरंत बर्फ का पैटर्न खोल दिया। अकेले और बिना किसी भावना के लड़ने की मौजूदा ताकत के साथ जियाओ यी अकेले ब्लिजर्ड तलवार और मार्शल आर्ट की ताकत का सामना नहीं कर सकता था। बेशक आइस पैटर्न चालू करने के बाद जियाओ यी की लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई। एक हल्की तलवार से फेंग जुइकिंग सीधे उड़ गया। एक और तलवार की आभा निकली और अकेलेपन का पागलपन भी दर्जनों मीटर तक बमबारी की गई। आइस पैटर्न का इस्तेमाल करने के बाद जियाओ यी की लड़ने की ताकत इन दोनों से कहीं ज्यादा हो गई। पफ! कितना मजबूत! फेंग ने बेरहमी से मुंह में खून थूका। मजबूती से खड़े होने के बाद उसका चेहरा अचानक बदल गया। दूसरी तरफ डुगु कुआंग के उड़ जाने के बाद वह तुरंत उठा और फिर से तेजी से हमला किया। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और उसने अभी फेंग जुइकिंग की तरह खून की उल्टी नहीं की। उसे पागल करने के बाद इस समय उसके दिल में सिर्फ एक ही शब्द है, युद्ध। और तो और इस समय उसके शरीर में विस्फोटक शक्ति है और वह बहुत शक्तिशाली है। हुश हुश! जियाओ यी ने एक के बाद एक कुछ तलवार की ची निकाली। डुगु कुआंग पर फिर से हमला हुआ। उसके शरीर पर तलवार के कुछ और निशान थे, थोड़ा खून बह रहा था, लेकिन यह गंभीर नहीं था। तलवार की आभा ने उसे एक आवाज और गर्जना के साथ मारा, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ के पत्थर से टकराया हो। अकेलेपन ने कभी हथियार इस्तेमाल नहीं किए। जियाओ यी की बर्फीली तलवार के साथ भी वह अपनी मुट्ठी पर निर्भर था। उसने जो साधना की वह मूल रूप से एक शक्ति थी, शरीर उसका सबसे मजबूत हथियार था। मजबूत शरीर और कमाल की ताकत। लेकिन उसकी शारीरिक ताकत जियाओ यी के शूरा लड़ाकू शरीर से अलग है। अकेले आदमी की फिजिकल ताकत उसके शरीर में बढ़ती असली एनर्जी और 8 पोल वाले पागल शेर की स्पिरिट के बढ़ने पर निर्भर करती है। बेशक यह ऑक्टोपस पागल शेर का भी एक असर है। एक बार जब उसकी वाइटैलिटी खत्म हो जाती है तो उसका मार्शल सोल फैंटम खत्म हो जाएगा और उसकी कॉम्बैट पावर बहुत कम हो जाएगी। जहां तक जियाओ यी के असुर बैटल बॉडी की बात है, उसका शरीर इस लेवल तक कल्ट किया गया है। एनर्जी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत तो दूर की बात है। भले ही वाइटैलिटी खत्म हो गई हो, फिर भी यह इस लेवल की फिजिकल ताकत है। दोनों एक ही सिस्टम नहीं है। घर के करीब जियाओ यी की तलवार ने अकेले और बेपरवाह स्टाइल को उड़ा दिया। उसने दूर टीमों को देखा। अगर कुछ नहीं हुआ तो यह हाथापाई खत्म हो सकती है। आइस पैटर्न खोलने के बाद जियाओ यी यहां सभी को कुचलने के लिए काफी था। लेकिन इस समय दूर से तुओबा एओ ने अपने पास खड़े बाई मोहन की तरफ देखा और कहा, सब ठीक है। बाई मोहन ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। डुगु कुआंग और फेंग जू, इन दो लोगों का शुक्रिया। जियाओ यी को इतनी देर तक रोके रखने के लिए शुक्रिया। फॉर्मेशन पूरा हो गया है और इसे कभी भी खोला जा सकता है।
अच्छा, तुओबाओ ने मजाक उड़ाया। जिन युआन ग्रेट फॉर्मेशन उठो, बाई मोहन जोर से चिल्लाया। कंपटीशन स्टेज पर अचानक आसपास के इलाके में 1 दर्जन मील तक एक सुनहरा बैरियर दिखाई दिया। बैरियर ने तुरंत आसपास के इलाके को घेर लिया। यह फिर से वही फॉर्मेशन है, किन फेयान और दूसरों ने मजाक उड़ाया। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। उसे यकीन नहीं हुआ कि बाई मोहन और दूसरों ने इतने लंबे समय से तैयारी की थी, यह इतना आसान होगा। बिल्कुल जिस पल सुनहरा बैरियर दिखाई दिया, बाई मोहन ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और उसके हाथ से 16 सुनहरे स्ट्रीमर निकले। 16 उभरती हुई और आए सुनहरे बैरियर के चारों ओर सटीक और रहस्यमय तरीके से गिरी। ये 16 सुनहरी तलवारें हैं। 16 मेटल टॉप ग्रेड एलिमेंट्स। 16 सुनहरी तलवारें हैं, सांस जुड़ी हुई है और एम्पलीट्यूड बढ़ गया। पूरे फॉर्मेशन की ताकत अचानक बढ़ गई, जो पिछले तियानयान फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा मजबूत थी। बाई मोहन ने अपना बड़ा हाथ फिर से लहराया और लोनली मैन, फेंग जुइकिंग, वान जोलान, बिंग वुजियान और दूसरे लोगों में रोशनी की एक धारा जुड़ गई। डुगुकुआंग, फेंग जुइकिंग, वान जोलान वगैरह 7 असल में टॉप 8 में से 7 थे और वे ताकतवर थे। इस समय जिन युआन फॉर्मेशन के बढ़ने के साथ कॉम्बैट पावर फिर से बढ़ गई। खासकर अकेले और बेपरवाह दो। अकेला पागल, डबल कॉम्बैट पावर से कूदो, आखिरी 5 गुना पीक पर पहुंचो। हवा बेपरवाह है और वही डबल स्ट्रेंथ कॉम्बैट पावर कूद गई है, एक स्प्रिंग दायरे के 5वें लेवल पर पहुंच गई है। ऊपर दर्शक स्टैंड पर येदी का चेहरा बदल गया। दूसरे सभी कमांडरों ने सम्राट जिन की तरफ देखा। एक कुल 16 हाई ग्रेड युआन के औजार, इतने बड़े, मुझे डर है कि सिर्फ हेवनली गोल्डन किंगडम ही इसे संभाल सकता है, येदी ने ठंडे स्वर में कहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सम्राट जिन अभी मजाक कर रहे थे। हाँ, जिंदी मजाक में मुस्कुराया और कहा, कंपटीशन के तीसरे राउंड से पहले किंग यानगू और किंगडम लॉर्ड तियानजिन के 2 जूनियर मुझे ढूंढने आए थे। मुझसे कुछ मेटा टूल्स उधार मांगो। मैंने ईस्ट चाइना सी के 8 कमांडरों में से एक को सम्मानित किया और मैं किंगडम लॉर्ड का सीनियर भी था, इसलिए जाहिर है मैं कंजूस नहीं हो सकता था, इसलिए मैं मान गया। उनके जैसे ही 16 हाई ग्रेड मेटावेयर उधार लिए। किसने सोचा था कि उनका इस्तेमाल असल में तियानजियाओ बाई मोहन को बड़ी बढ़त देने के लिए किया गया था। बस झूठ, येदी ने ठंडे स्वर में कहा। नीचे कंपटीशन स्टेज पर तुओबा एओ हंसा। जियाओ यी, क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारा दूसरे राउंड का रिकॉर्ड नहीं पता? दोनों कमांडरों का सामना करने की काबिलियत सच में बहुत ताकतवर है, लेकिन बात बस इतनी है कि तुमने ब्लैक सी का सार निगल लिया है। तुम इस राउंड में ब्लैक सी का सार इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं देखता हूं तुम हमारे साथ क्या कर सकते हो। हमने गोली चलाई, तुओबा एओ चिल्लाया। कई घमंडी जैसे वान जोरान और बिंग वुजियान सभी ने घेरा डाल दिया। जिन्युआन ग्रेट फॉर्मेशन के तहत उनकी लड़ने की ताकत तेजी से बढ़ी। इसके अलावा 2 अकेले और बेपरवाह लोग जिन्होंने पहले ही गोली चलाई है। 7 बड़े घमंडी जियाओ यी पर हमला कर रहे हैं। दूसरा और चैप्टर 592 ग्रीन विजन। जिन्युआन ग्रेट एरे और तियानयान ग्रेट एरे दोनों ही तियानयान एरे मास्टर की विरासत में मिले फॉर्मेशन हैं। जिन्युआन एरे की पावर तियानयान एरे से बहुत कम थी, लेकिन पिछली बार तियानयान ग्रेट फॉर्मेशन को सिर्फ 4 लेवल के एक स्प्रिंग दायरे वाले एक मॉन्स्टर की पावर का आशीर्वाद मिला था, और इस बार जिन्युआन ग्रैंड एरे को 16 मेटालिक हाई ग्रेड युआन इंप्लीमेंट्स का आशीर्वाद मिला है। 16 सुनहरी तलवारों में वही खूबियां हैं और वे फॉर्मेशन से जुड़ी हैं। पावर स्वाभाविक रूप से ज्यादा कमाल की है। हालांकि लड़ाई के इस दौर में इसे बढ़ाने के लिए ब्लैक सी एसेंस और दूसरी बाहरी चीजों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस जिन्युआन ग्रेट एरे द्वारा डुगुकुआंग और दूसरों को दी गई बढ़ोतरी का इसका एहसास ब्लैक सी के एसेंस के असर के करीब है। डुगुकुआंग, फेंग जुइकिंग 2 लोग सीधे पोलर दायरे की 5 गुना कॉम्बैट पावर में कूद गए। तुओबा एओ, वान जोरान, बिंग वुजियान और दूसरे भी डबल कॉम्बैट पावर में कूद गए और पोलर दायरे की 4 चोटियों पर पहुंच गए। हालांकि यह फॉर्मेशन योद्धा का एक तरीका है, कोई बाहरी चीज नहीं, इसलिए उन्हें गैरकानूनी नहीं माना जाता। इस समय डुगुकुआंग और फेंग, जिनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, ने जियाओ यी पर फिर से हमला किया। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और तलवार से स्टाइल पर वार किया। फेंग जुइकिंग का कहना ठीक है, आखिर बार बार बढ़ोतरी के साथ वह एक्सट्रीम 5 लेयर्स की सिर्फ फर्स्ट लेवल कॉम्बैट पावर है, लेकिन अकेले बार बार बढ़ोतरी के साथ कॉम्बैट पावर एक स्प्रिंग दायरे की 5 चोटियों पर पहुंच गई है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आइस पैटर्न चालू करने वाला खुद। बूम बूम बूम। ब्लिज़र्ड स्वॉर्ड और डुगुकुआंग की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं, जिससे कान फाड़ देने वाली दहाड़ हुई। सबसे मुश्किल बात यह है कि डुगुकुआंग एक ही ताकत में अच्छा है और वह जो भी मुक्का मारता है वह जोरदार तरीके से फट जाता है। और जियाओ यी के पीछे लेकिन जियानजोंग ग्रुप और स्नोविंग स्कल्पचर ग्रुप, बहुत ज्यादा 5 लेयर वाले कॉम्बैट लेवल की बची हुई इस ऐसी चीज नहीं है जिसे वे झेल सकें। जियाओ यी को लड़ते हुए पीछे हटना पड़ा, जिससे डुगुकुआंग हॉरिजॉन्टल रूप से आगे बढ़े। वह लड़ाई को बहुत दूर खींचना चाहता है। खैर, इन लोगों का टारगेट वह है। दूसरी तरफ तुओबा एओ चिल्लाया और सभी तियानजियाओं ने भी एक साथ गोली चलाई। लिन किंगर, तुओबा एओ, वान जोलांग, बिंग वुजियान, हुआनफुआ सभी ने एक साथ हमला किया। उनमें से लिन किंगर का शॉट सबसे तेज था। लिन किंगर की ताकत डुगुकुआंग से ज्यादा खराब नहीं थी, फेंग जुइकिंग से भी ज्यादा मजबूत थी। लिन किंगर ने जोर से हाथ हिलाया और एक डरावनी आग तेजी से भड़की। वह असल में एक मार्शल आर्टिस्ट है जो एक ही तरह की आग सीखती है। आग नीली, सपने जैसी और अनप्रेडिक्टेबल है। जियाओ यी ने अकेलेपन और बेरुखी का विरोध किया, इसलिए वह सिर्फ एक खाली हाथ ही अलग कर सका और उसकी उंगलियों से तलवार की आभा जम गई। हालांकि तलवार की एनर्जी सियान आग से टकराई, लेकिन वह सीधे आर पार हो गई और आग को तोड़ नहीं पाई। कितनी अजीब नीली आग है, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। इस समय सियान आग ने सीधा हमला किया। जैसे ही जियाओ यी पीछे हटा, लिजर्ड तलवार समय में कटती हुई निकल गई। बर्फीली हवा और बर्फ ने इस नीले रंग की लौ को तुरंत जमा दिया और इसे बर्फ के टुकड़ों में बदल दिया। यह काफी काबिल है। लिन किंग की खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी लौ कितनी मजबूत है। अभी जो लौ है, अगर वान जोरांग और बिंग वुजियान जैसे तियानजियाओं की जगह तियानजियाओ आ जाए तो यह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाएगी। लेकिन जियाओ यी के सामने लौ बहुत कमजोर थी। इस समय तुओबा एओ और बाकी 4 पहले ही करीब से हमला कर चुके थे। सिर्फ 4 पोलर दुनियाएं जिनमें लड़ाई की ताकत के 4 लेवल हैं, आगे बढ़ो, जियाओ यी ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और वे चारों तुरंत दूर हो गए। पफ पफ पफ। उन चारों ने एक ही समय में मुंह में खून थूका, उनके चेहरे पीले पड़ गए। कई बार बढ़ोतरी के बाद भी उनके और जियाओ यी के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। जियाओ यी के दुश्मन वन ही से भी नहीं। इस समय डुगुकुआंग और फेंग जुइकिंग को फिर से जियाओ यी को घेरना था, लेकिन वे जियाओ यी की मदद नहीं कर सके। इसके बजाय जैसे जैसे समय बीतता गया, वे पूरी तरह से नुकसान में पड़ गए।
फेंग जुइटिंग को और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अगर वह एक्सट्रीम दायरे के 5वें स्टेज तक नहीं पहुंचा होता तो वह भी तुओबाओ और दूसरों की तरह जियाओ यी द्वारा हवा में उड़ा दिया जाता। और डुगु कुआंग, हालांकि उसके पास अल्टीमेट 5 गुना पीक कॉम्बैट पावर है, लेकिन वह पागलों की तरह गुस्से में आ गया। उसके दिल में बस एक ही शब्द था, युद्ध। वह जरा भी बचने की कोशिश नहीं करेगा, वह सिर्फ जियाओ यी के साथ मारकाट करेगा। जियाओ यी उससे आसानी से निपट सकता था और जल्द ही वह उसकी कमियां ढूंढ लेगा और दुश्मन को एक तलवार से हरा देगा। बेशक अकेले आदमी के कैरेक्टर के साथ मुझे डर है कि अगर वह पागलपन में नहीं भी जाता है तो जब उसके विचार साफ होंगे तो वह आखिर तक मर जाएगा। लिन किंगर ने दूर से जिन सियान लपटों पर हमला किया था उन्हें भी जियाओ यी ने एक एक करके जमा दिया। जियाओ यी, लोगों को कम मत समझो, लिन क्विंगर गुस्से से चिल्लाई। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। आंखों पर एक हल्की रोशनी छा गई। उसका रौबदार अंदाज भी एक पल में 5 गुना ज्यादा हो गया, जो डुगु कुआंग जैसा था। मार्शल स्पिरिट बढ़ा, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। जियाओ यी, अगर तुम मुझे एज योर प्यूपिल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सको तो तुम्हें गर्व होना चाहिए, लिन क्विंगर ठंडी मुस्कान के साथ बोली। ब्लू फैंटेसी की प्यूपिल, खास मार्शल आर्ट्स में से एक, ब्लू पिनेकल ग्रेड लेवेंडर मार्शल आर्ट्स के बहुत करीब। 1000 आई सेक्टर, ऐसा ही होता है। जियाओ यी ने सिर हिलाया। अभी जो सियान फ्लेम्स हैं वे एज्योर फ्लेम्स हैं। जियाओ यी ने शायद ब्लू फैंटेसी की आग के बारे में सुना होगा। यह बहुत तेज फ्लेम्स होती हैं, जो टॉप फ्लेम्स में से एक होती हैं। मैंने कहा, तुम लोगों को नीचा देखते हो। लिन किंगर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यी के चेहरे को देखा और अचानक उसे नफरत महसूस हुई। इससे मुझे चिढ़ होती है, लेकिन यह तुम्हें मार डालेगा, लिन किंगर ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों की नीली आंखें अचानक नीली हो गईं। एक तेज नीली लौ अचानक निकली। जियाओ यी के लड़ने का तरीका बेजान था और जब उसने लौ देखी तो वह चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। जियाओ यी का एक्सप्रेशन बदल गया। 10 लोग बुझाते हैं और आग लगाते हैं। फेंग, जियाओ यी ने अकेले आदमी को तलवार से दूर धकेल दिया और आसमान में पाला दिखाई दिया जो लौ को बंद कर सकता था। हाँ, लिन किंगर ठंडी मुस्कान के साथ बोली। जियाओ यी, क्या तुमने 10 लोग बुझाने और आग की प्रतिष्ठा के बारे में सुना है? यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली लपटों में से एक है और इसकी शक्ति अद्भुत है। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई। तुम्हारी नीली पुतली 10 लोगों और आग को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? लिन किंगर की आंखों से खून की कुछ बूंदें टपक रही थीं। साफ तौर पर वह बैकलैश से परेशान थी। नीले इल्यूजन की पुतली नीली रोशनी से सब कुछ बदल सकती है और 10 दुनियाएं भी इससे अलग नहीं हैं। लेकिन दुनिया की सबसे तेज लौ को बुझाना बहुत आसान है। कहे, लिन किंगर ने मजाक उड़ाया। क्या तुम डरी हुई हो? तुम्हें आग बुझाने में 10 लोगों का असर नहीं पता है ना? मैंने जिन्युआन ग्रेट एरे में कई लपटें फूंकी हैं और छिपी हुई 10 दुनियाएं आग बुझा देंगी जो तुम्हारी वाइटैलिटी और तुम्हारे कल्टीवेशन बेस को जलाती रहेगी। बहुत जल्द तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी। तुम्हारे पास इस हाथापाई को जीतने का कोई चांस नहीं है। बेशक, लिन किंगर ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं और कहा, अब तुम मार्शल आर्ट्स स्टेज से उतर रहे हो या फिर इस लड़की के सामने झुककर माफी मांगो। शायद यह लड़की तुम्हें जाने दे, नहीं तो तुम बस इंतजार करो कि मेरी जिंदगी मेरे 10 लोगों के नीचे जलकर मर जाए और बुझ जाए और आग लग जाए। शियाओ यी का चेहरा बेपरवाह और चुप था। हाथ में ब्लिजर्ड स्वॉर्ड लिए अकेले और बेपरवाह दोनों हमेशा नशे में रहते थे। तीसरा और चैप्टर 593 दुविधा। जियाओ यी ने डुगु कुआंग और फेंग जुइटिंग के साथ जमकर लड़ाई की। उसके हाथ के एक जोरदार झटके से आसपास का इलाका बर्फ से ढक गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन काफी समय से स्थिति और साफ होती जा रही थी। जियाओ यिजियन के नीचे फेंग जुइटिंग को गंभीर चोटें आई हैं। डुगु कुआंग, हालांकि वह अभी भी पागल जैसा दिखता है, उसके शरीर पर तलवार के कई निशान हैं, खून बह रहा है। लिन किंगर ने जिस नीली काल्पनिक आग को मारा था वह बर्फ से जमकर बर्फीले मलबे में बदल गई थी। जहां तक जिन्युआन ग्रेट एरे में छिपे 10 दायरे बुझाओ और आग बनाओ की बात है, जियाओ यी ने शुरू से ही इस पर ध्यान नहीं दिया था। जल्द ही तीनों हार जाएंगे। दर्शक सीट के ऊपर 8 कमांडरों की सीटें। बिंगरी ने अपने बगल में एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, सम्राट टोंग, 1000 आईज सेक्ट की लिन किंगर 10 लोगों को आग में बदल सकती है। यह सच में कमाल की बात है। अफसोस की बात है कि वह अभी भी थोड़ी ज्यादा कोमल है। हाँ, जिंदी ने नाखुशी से कहा, 10 दुनियाएं बुझ जाती हैं और जल जाती हैं, लेकिन वे इतनी अजीब हैं कि लोगों को अनप्रेडिक्टेबल और पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्सर जब सामने वाला इसे नोटिस करता है तो वह बहुत सारी जान खत्म कर चुका होता है और ठीक नहीं हो पाता। लिन किंगर, आपकी नई पीढ़ी बेहतर है, इसलिए उसने सीधे अपने होल कार्ड्स बता दिए और दूसरों को बताया कि उसने फॉर्मेशन में बहुत सारी लपटें छिपाई हैं। इस तरह बेवकूफों को सावधान रहना आता है। जियाओ यी के चारों ओर बर्फ के बड़े हिस्से घनी तरह से ढके हुए हैं, जिसने लंबे समय से लपटों के असर को खत्म कर दिया है। अगर नहीं तो जियाओ यी आज सुबह हार जाता। हाँ, अधेड़ उम्र का आदमी सम्राट टोंग हल्का सा मुस्कुराया। सम्राट टोंग, हालांकि उसका चेहरा अधेड़ उम्र का था, उम्र के हिसाब से वह दूसरे कमांडरों से छोटा या बड़ा भी नहीं था। सैकड़ों साल पहले 1000 आंखों का राजा। यह 1000 आंखों के इतिहास में सबसे शानदार सुजरेन में से एक है। किंगरेर, यह निजी नेचर में बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चुलबुला और रौबदार है और उसका दिल घमंडी है। सम्राट टोंग हल्के से मुस्कुराया। उसकी राय में भले ही मकसद बताया गया हो, जियाओ यी शायद ही इसे टाल सके। 10 लोग आग बुझाते हैं और बनाते हैं दुनिया की सबसे तेज लपटों में से एक, इसे बुझाना इतना आसान कैसे हो सकता है? जियाओ यी को अपने आसपास घनी बर्फ को बनाए रखने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और इसे उसकी ताकत को छिपाने के तौर पर देखा जा सकता है। सम्राट फेंग ने त्योरियां चढ़ाई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जियाओ यी साफ तौर पर आराम से है और उसमें बहुत जान है। क्या हो रहा है? नीचे टूर्नामेंट का प्लेटफॉर्म। दूसरी तरफ जिन 4 तुओबा एओ को उड़ा दिया गया था वे बहुत बदसूरत थे। धत तेरे की, इस जियाओ यी की ताकत बहुत ज्यादा है, तुओबाओं ने गंभीरता से कहा। डुगु कुआंग, लिन किंगर और फेंग जुइटिंग ने मिलकर काम किया और वे ही उसे रोक सकते हैं। डुगु कुआंग की तिकड़ी मुख्य भूमि के अलग अलग राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों में 3 सबसे मजबूत टैलेंट हैं। वांगफुआ ने गंभीरता से कहा, एक बार जब फॉर्मेशन बढ़ जाएगा और सीक्रेट तरीका गायब हो जाएगा तो हम जरूर हार जाएंगे। हारना तो अभी भी छोटी बात है, तुओबाओं ने कहा। यंग मास्टर मोहान के अनुसार जियाओ यी के तरीके बहुत बेरहम हैं। एक बार जब उसकी ताकत हमें कुचल देगी तो मुझे डर है कि हम खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसा लगता है कि यह तरीका ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वांगफुआ ने कहा। अच्छा, वान जोरांग और बिंग वुजियांग ने एक ही समय में सिर हिलाया। उन चारों ने एक साथ दूर बाई मोहन को देखा और सिर हिलाया। बाई मोहन ने दूर से सिर हिलाया और मुस्कुराया। शुरू से ही बाई मोहन ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था।
उसने कहा कि जापान को एक बड़ी फॉर्मेशन बनाए रखनी होगी। दाजेन उठो, बाईमो ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। लगभग यही वह पल था जब उसकी आवाज गिर गई। जिन्युआन ग्रेट एरे के अंदर अचानक हवा का एक झोंका आया। बड़े फॉर्मेशन के चारों ओर अचानक सफेद धुंध की एक परत और काली धुंध की एक परत फैल गई। एक ठंडी और तीखी सांस ने पूरे ग्रुप को भर दिया। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और बड़े ग्रुप के किनारे की तरफ देखा। वहां अनगिनत बर्फ की धूल और जहरीले जो असल में अभी भी जमीन पर थे, दूर जा रहे हैं। यह पिछली लड़ाइयों के बाद बचा हुआ निशान है। बर्फ की धूल रेत जितनी छोटी, एक छोटे तूफान जितनी ताकतवर होती है, इसलिए जमीन पर गिरने के बाद यह लंबे समय तक रही। बहुत जहरीली, हजारों तरह की चीजों से बनी, बहुत ज्यादा इधर उधर बहती रही और लंबे समय तक रही। इन लड़ाइयों के निशानों की वजह से वे हर लड़ाई की ताकत के नीचे 10 मील की रेंज से बहुत पहले ही उड़ गए थे। इसके अलावा बिंग वुजियान और वान जोरांग के कंट्रोल के बिना वे शांत, बेनतलब और खतरनाक थे। इसलिए पिछली लड़ाइयों के बाद लगभग किसी ने भी इन दो चीजों पर ध्यान नहीं दिया। असल में हर लड़ाई दो या दो तियानजियाओ लड़ाइयों के बाद कंपटीशन स्टेज पर कई तरह के लड़ाई के निशान और आभा छोड़ती थी। जाहिर है कोई भी इन बातों पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अब ये दो निशान बेशक तेज बन गए हैं। बाई मोहन की बनावट में हथियार, सफेद बर्फ की धूल और काला झार लगातार जमा हो रहे थे। लगातार हो रही मारकाट के बीच यह धीरे धीरे काले और सफेद रंग के दो घूमते हुए ड्रैगन बन गए। तो बात यह है, तुमने बहुत पहले ही इसकी योजना बना ली थी। जियाओ यी ने अकेले आदमी को दूर भगाया, दूर बाई मोहन को ठंडी नजरों से देखते हुए। हा, बाई मोहानियन ठंडी हंसी हंसी। जियाओ यी, तुम्हें क्या लगता है कि पिछली लड़ाई में बिंग वुजियान और वान जोरांग बारी बारी से तुमसे लड़ेंगे? जी, बाई मो बिना कुछ बताए ठंडी मुस्कान के साथ बोला। लेकिन जियाओ यी पहले ही हैरान था। राउंड ऑफ 32 में उसका सामना बिंग वुक्सियन से हुआ। राउंड ऑफ 16 में उसने हजारों लोगों के सामने धूम मचा दी। इन दोनों लोगों को बहुत पहले से पता था कि वे जियाओ यी के विरोधी नहीं थे। उन्होंने जियाओ यी से लड़ाई की और उनकी ताकत खत्म हो गई और हर आखिरी हमले ने शरीर की जान लगभग खत्म कर दी। एंडलेस आइस डस्ट और डेथ ऑफ पॉइजन्स। बस अपने आइस डस्ट और हजारों वायलेंट पॉइजन्स को टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए वे जियाओ यी से हार गए। लेकिन उनके पास अभी भी कमजोर को चैलेंज करने और कामयाबी से आगे बढ़ने का मौका था। कमजोर को चैलेंज करते समय उनकी एक और मोबाइल फोन मीटिंग होगी, जिससे उनके आइस डस्ट और वायलेंट फिर से मार्शल आर्ट्स स्टेज पर आ जाएंगे। बेशक तियानजियाओ के बीच 2-1 लड़ाई लॉटरी निकालकर हुई थी। यह सिर्फ एक इत्तेफाक लगता है, लेकिन जियाओ यी को यकीन था कि चीजें इत्तेफाक जितनी आसान नहीं थीं। क्योंकि राउंड ऑफ 16 में वान जोरांग का सामना तुओबा एओ से हुआ और तुओबा एओ ने सीधे सरेंडर कर दिया। जाहिर है तुओबाओ और दूसरों ने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर ली थी और इन जहरीले ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए वान जोरांग को टॉप 8 की लड़ाई में शामिल करने का प्लान बनाया था। इस समय बर्फ की धूल में घूमने वाले खतरनाक ड्रैगन और जहरीले घूमने वाले ड्रैगन लगातार बड़े फॉर्मेशन के ऊपर घूम रहे थे। पूरा गोल्डन सोर्स फॉर्मेशन अचानक बहुत ज्यादा बर्फ और बर्फ से भर गया, लेकिन हैरानी की बात है कि जहरीला भी। उसी समय बिंग वुजियान और वान जोलांग अभी भी बर्फ की धूल और हजारों जहर जमा कर रहे थे। बड़े ग्रुप के अंदर हवा, बर्फ और जहरीलेपन को और बढ़ा दिया। जियाओ यी, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा मकसद तुम हो? बाई मो ठंडी हंसी हंसा। अगले ही सेकंड बाई मोहन ने अपना हाथ हिलाया। आसमान हवा, बर्फ और जहरीलेपन से भरा था और उन्होंने जियानजोंग ग्रुप पर हमला कर दिया। उनका मकसद आसान था, क्योंकि जियाओ यी कुछ नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने स्वॉर्ड सेक्ट टीम और स्नो विंग्स कल्पचर टीम को मार डाला। सभी प्लेयर्स हार गए, जियाओ यी अकेला बचा था। नियमों के हिसाब से उसे सीधे फेल माना जाता। आज सभी लोग जिन्युआन ग्रेट एरे में हैं। बाई मोहन जिन्युआन ग्रेट फॉर्मेशन से गुजरा, बर्फ में गिर गया और आसानी से जियानजोंग और उसकी पार्टी को जहरीला हमला किया। तुम मौत ढूंढ रहे हो? जियाओ यी की आंखें ठंडी थीं और उसका मारने का इरादा खौफ पैदा करने वाला था। वॉली में एक स्वॉर्ड गैस निकली और स्वॉर्ड गैस सीधे बाई मोहन पर जा गिरी। यंग मास्टर मोहन के बारे में मत सोचो, हुआंगफुया और तुओबाओ ठंडे स्वर में चिल्लाए। रेड रॉक बोल्डर हुआंगफुया ने जोर से हाथ हिलाया और हवा से एक सख्त लाल बोल्डर दिखाई दिया। दहाड़ तुओबा एओ दहाड़ा और वून फैंटम बाहर निकला, जो असल में एक ब्लू रैंक वाला वेस्टलैंड जायंट था। वेस्टलैंड जायंट बीस्ट 8वें लेवल का मॉन्स्टर, बहुत बड़ा है, पत्थर के जायंट जैसा दिखता है और उसके पास कमाल के डिफेंस हैं। वे दोनों बाई मोहन के शरीर से 10 मीटर की दूरी पर कसकर खड़े हो गए और आसानी से शियाओ यी की तलवार की एनर्जी को रोक दिया। इस समय हवा, बर्फ और तेज जहर पहले ही जियानजोंग और उसकी पार्टी के सिर पर पड़ चुके थे। एक दहाड़ के साथ ताई न्यू एक घोस्ट बीस्ट फैंटम में बदल गया। वह बड़ा शरीर उस तरफ झुका, सबको अपने शरीर के नीचे ढक लिया। हवा और बर्फ, तेज जहर, सबने उसकी पीठ पर मारा। आयरन बोल ग्रुप चिल्लाया। दर्शक स्टैंड के ऊपर येदी का चेहरा ठंडा था। जिंदी, बिंगदी, तुमने लॉटरी का ऑर्डर कंट्रोल किया था। हाँ, जिंदी ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट ये कोई सबूत नहीं है, सम्राट को फंसाओ मत। नीचे टूर्नामेंट का प्लेटफॉर्म। जियाओ यी की आंखों में जान से मारने का इरादा था और वह बाई मोहन और दूसरों से निपटने वाला था। सिर्फ तलवार की हुआंगफुया और दूसरों का विरोध नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन जब तक वह पास से हमला करता, ये 4 टुकड़े उसे तलवार से नहीं रोक सकते थे। अकेले आदमी फेंग जुइटिंग और लिन किंगेर का मिलाजुला हमला फिर हुआ। मेरे पास से निकल जाओ, जियाओ यी ठंडे स्वर में चिल्लाया। नामुमकिन, फेंग ने ठंडे स्वर में कहा। लिन किंगेर ने दांत पीसते हुए कहा, जियाओ यी, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी टीम के सदस्य मरें तो तुरंत हार मान लो। डुगु कुआंग पहले से ही पागल था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस जियाओ यी पर हमला करता रहा। तुम अच्छा, जियाओ यी के दांतों के बीच से ठंडक निकल आई। मैं सच में तुम तीनों की मदद नहीं कर सकता। पहले और चैप्टर 594 एक मुकाबला। कंपटीशन स्टेज पर अनगिनत हवा, बर्फ और भारी जहर जियानजोंग टीम में सभी के सिर पर गिरा, लेकिन आयरन बोल के बड़े शरीर ने सब कुछ रोक दिया। दादा, बर्फ का धूल, एक छोटा सा कण, रेत जितना बारीक लेकिन पत्थर जितना भारी। यह इतना घना है, संख्या बहुत ज्यादा है और यह जोर से गिरता है। आयरन गाय की पीठ पर चोट लगना किसी पहाड़ की चोटी को बार बार दबाने जैसा है। टाई न्यू की चौड़ी पीठ पर कुछ गड्ढे साफ दिख रहे थे और उसकी पीठ पर वे हजारों जहरीले जंग लगे गड्ढे। उसकी सांसें साफ तौर पर तेज हो गई थीं। दूर से बाई मोहन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, दा बर्बर बुल, मैं देखता हूं तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। जैसे ही उसने कहा, बाई मोहन ने आगे बिंग वुजियान और वान जोलांग की तरफ हाथ बढ़ाए, साथ ही आगे तुओबा एओ और हुआंगफुया की तरफ भी। आप मेरी मदद कर सकते हैं, बाई मोहन ने प्यार से कहा। आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड मोहान, तुओबा एओ ने अपना सिर घुमाया और हाथ बढ़ाए। बस तभी वे चारों पीछे मुड़े और बाई मोहन की तरफ पीठ कर ली।
बाई मोहन की आंखों में एक अनोखी yin चुभन हल्की सी चमकी। मैंने मन ही मन सोचा, मूर्खों का झुंड, जब जियाओ ही हार जाएगा तो मैं देखता हूं कि तुम इस बेटे से क्या लड़ोगे। 16 सोने की तलवार की बढ़त के नीचे जिन्युआन ग्रेट एरे मेरे कंट्रोल में है। मैं यहाँ सबसे मजबूत हूँ। ईस्ट चाइना सी इवेंट में पहला स्थान मेरे बेटे का है। हा 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 हा। मुख्य भूमि में पहले तियानजियाओ का खिताब आखिरकार मुझ पर ही आएगा। बाई मोहन का दिल गर्व और खुशी से भर गया। लेकिन इस समय दूर खड़े 3 अकेले पागलों और जियाओ यी के बीच की लड़ाई अचानक बदल गई। जियाओ यी के हाथ में ब्लिजार्ड तलवार बुरी तरह कट गई थी। उस झटके जैसे वार ने असल में तीनों अकेले लोगों को एक पल में दबा दिया। अगले ही सेकंड जियाओ यी ने अपने हाथ में एक बड़ा हाथ लहराया और आसमान बहुत ज्यादा ठंडा था, जिसने लोहे की गाय को ढक लिया था। बर्फ की धूल, हवा, बर्फ और जहरीली गैस अब लोहे की गाय को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह कैसे हो सकता है? तुओबा एओ और बाकी लोग सिकुड़ गए और बोल नहीं सके। ऐसे हालात में क्या उसके पास अभी भी उन तेल की बोतलों को खींचने में मदद करने की एक्स्ट्रा कैपेसिटी है? फेंग जुइकिंग ने भी अपना चेहरा बदल लिया। उसने पाया कि उसकी एब्सोल्यूट विंड स्वॉर्ड ब्लिजार्ड स्वॉर्ड से मजबूती से दबी हुई थी और एक भी टुकड़ा उठाना मुश्किल था। हवा बेजान है। जियाओ यी ने उसे ठंडेपन से देखा। पिछले राउंड में तुमने किन फेयांग की जान बख्शी थी, इस बार मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा। बाहर निकलो। जब आवाज गिरी तो जियाओ यी ने तलवार से हमला किया। फेंग जुइकिंग सीधे 1 किलोमीटर तक उड़ गया। उसके मुंह से खून बह रहा था, उसकी शर्ट फट गई थी और वह शर्मिंदा था। और तुम, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, उस अकेले आदमी को देखते हुए जो अभी भी पागल गाय जैसा था, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही ताकतवर हो? आखिरकार यह एक और तलवार थी। अकेला पागल, बस ऐसा लग रहा है जैसे बिजली गिर गई हो। उसके शरीर पर मार्शल स्पिरिट का भूत तुरंत टूट गया। वह, जिसे हमेशा अपनी ताकत पर गर्व था, तुरंत किलोमीटरों तक उड़ गया। यह तुम हो? जियाओ यी ने कातिल निगाहों से पास ही लिन किंगर को देखा। लिन किंगर का चेहरा बदल गया और वह कांप गई जब उसने दूर उड़ते हुए अकेले और बेजान चेहरे को शर्मिंदगी से देखा। अगर उसका छोटा सा शरीर इस तरह कटा हुआ है तो उसे डर है कि यह हजारों मीटर तक उड़ना बंद नहीं करेगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम गड़बड़ मत करो। लिन किंगर अनजाने में 2 कदम चली और ठंडे स्वर में बोली, तुम्हारे आसपास की बर्फ मेरे 10 लोगों की आग बुझाने और बुझाने का काम कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी टीम के सदस्य भी ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़की का आइडिया तुम्हारे पीछे रखी तेल की बोतल की जान ले सकता है? जियाओ यी ने ठंडी सांस ली, अपना बड़ा हाथ हिलाया, दर्जनों जबरदस्त बर्फ हवा में गिरी। हवा में छिपे हुए फॉर्मेशन के अंदर 10 दुनियाओं से आग का एक धमाका तुरंत बर्फ से ढक गया। यह कैसे हो सकता है? लिन किंगर का चेहरा एकदम बदल गया। 10 लोगों में आग बुझाना और बनाना एक अजीब आभा है। इसमें छिपा है, कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। तुमने इसे एक ही बार में ढूंढ लिया। मेरे सामने आग से खेल रहे हो? तुम इतने काबिल नहीं हो। जियाओ यी ठंडे स्वर में चिल्लाई और तलवार का आभामंडल फूट पड़ा। लिन किंगर की आंखों में नीली कल्पना की पुतली ग्लूकोमा का एक मास्टरपीस है। नीले भ्रम की लपटें बार बार निकल रही थीं, लेकिन तलवार के आभामंडल के नीचे यह तुरंत गायब हो गई। इसके बाद तलवार की क्यूई ने उसे सीधा मारा, जिससे वह 100 मीटर दूर जा गिरी। फुफकारो। लिन किंगर ने मुंह में खून थूका। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और उसका चेहरा डरा हुआ था। जियाओ यी ने उसे अनदेखा किया, दूर तुओबा एओ 4 और उनके पीछे बाई मोहन को देखा। कदम कदम कदम। जियाओ यी कदम दर कदम पास आई। चारों तुओबाओं के हाव भाव एकदम बदल गए। हुआंगफुया ने भी अपना बड़ा लाल पत्थर का सिर बाई मोहन के सामने किया। हुआंगफुया को कुछ समझ नहीं आया। प्रिंस तुओबा एओ, डरो मत, चलो साथ में शूट करते हैं। जब तक तुम जियाओ यी को कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हो, यंग मास्टर मोहान स्वॉर्ड सेट टीम को पैक कर पाएंगे और स्नो विंग्स कल्पचर टीम। यह कहते हुए हुआंगफुया चिल्लाया, रेड रॉक बहुत खतरनाक है। जियाओ यी की तरफ से अचानक कई बड़े लाल पत्थर दिखाई दिए। लाल पत्थर, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो, बहुत हिंसक है। हालांकि उन्हें हिंसक होने का समय नहीं मिला। जियाओ यी ने पहले ही दोनों हाथ पकड़ लिए हैं और वे सभी पाउडर में बदल गए हैं। यह कैसे हो सकता है? हुआंगफुया चौंक गया। कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा फिर से एकदम बदल गया। प्रिंस तुओबाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुओबा आओ, जो बाई मोहन के सामने उसके बगल में खड़ा था, बहुत पहले गायब हो गया था। हुआंगफुया, ब्लॉक मत करो, भागो। तुओबा आओ चिल्लाया और अकेलेपन की तरफ भागा। यह हुआंगफुया हैरान रह गया, फिर उसने रिएक्ट किया। उसका चेहरा चमक उठा और वह जल्दी से पीछे हट गया। जब बिंग वुजियांग और वान जोलांग ने यह देखा, उनके हाव भाव भी अचानक बदल गए और उनके शरीर भी दूर चले गए। सबसे दूर वाला बाई मोहन तेजी से पीछे हटा। बड़े ग्रुप की मदद से उसकी स्पीड तुओबा एओ से भी ज्यादा थी, जो सबसे पहले भागने वाला था। लेकिन कुछ ही सेकंड में सभी 5 लोग भाग गए। वे सभी 2 किलोमीटर दूर कुआंग और फेंग जुइकिंग की जोड़ी के पीछे भाग गए। इस समय बाई मोहन का कंट्रोल ग्रुप गायब था। वे बर्फ की धूल और बहुत जहरीले पदार्थ कंट्रोल खो चुके थे और फिर से जमीन पर गिर गए थे। वान जो लैंग और बिंग वुजियांग के लगातार साथ के बिना ठंडी सांस, जहरीलापन वगैरह धीरे धीरे कम हो गए थे। 5 लोग सभी डुगु कुआंग हे फेंग जुइकिंग के पीछे भागे और उनकी आंखें जलन से भरी थीं। ऊपर दर्शक स्टैंड पर ये दी हंसा, बहुत बढ़िया, सच में कमाल का। मुझे पता था कि जियाओ यी के पास कोई दूसरा हाथ जरूर होगा। कैसे हो सकता है विलेन का ग्रुप कामयाब होता है? ये दी मुस्कुराया, लेकिन उसने जो छोटा आदमी कहा, उसे नहीं पता था कि यह मार्शल आर्ट्स स्टेज पर बाई मोहन और दूसरे लोग थे, या देखने वालों की कतार में जिंदी और दूसरे लोग। हाँ, जिंदी ने नाराजगी से कहा, कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है और नतीजा पक्का नहीं है। नीचे कंपटीशन का प्लेटफॉर्म। डुगु कुआंग, लिन किंगर और फेंग जुइकिंग शर्म से खड़े हुए अपने मुंह के कोनों से खून पोंछा और सीधे जियाओ यी की तरफ देखा। इस समय का अकेलापन पागलपन की हालत से जाग गया है। जियाओ यी, तुम बहुत बढ़िया हो, डुगु कुआंग ने गंभीरता से कहा। लेकिन कंपटीशन के इस राउंड में हम तुम्हें जीतने नहीं दे सकते, फेंग जुइकिंग ने कहा। जिन टीमों को तुमने मारा उनमें 16 देशों की टीमें थीं। इसे अकेला छोड़ना नामुमकिन है। तो इस राउंड में तुम सिर्फ सबसे नीचे रह सकते हो। चलो आखिरी लड़ाई जीतते हैं। लिन किंग की आंखें हैरानी से भरी थीं। वे तीनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। अचानक उन पर एक भयानक और छा गया। जिन्युआन ग्रेट एरे की बढ़त के तहत वे अभी भी एक्सट्रीम दायरे की 5 टियर कॉम्बैट पावर हैं। उन्होंने जो इकट्ठा किया है वह अब उनके कंट्रोल में सबसे मजबूत मार्शल आर्ट है। जियाओ यी, सावधान रहना। अगर तुम मेरी चाल नहीं रोक पाए तो तुम सच में मर जाओगे, डुगु कुआंग ठंडे स्वर में चिल्लाया। बाजी आसमान तोड़ता है। डुगु कुआंग की मुट्ठियां बाहर निकली और उसकी मुट्ठियों से एक चौंकाने वाली ताकत निकली। एब्सोल्यूट विंड स्वॉर्ड यिन। फेंग जुइकिंग ने तलवार घुमाई और अनगिनत तलवारें तेजी से चिल्लाईं। हरी कल्पना आसमान को जला देती है। लिन किंग की आंखें रोशनी से भर गईं।
दर्जनों बुझती हुई आग हैं और वे नीली आग के एक विशाल समुद्र में बदल जाती हैं। दूसरा और चैप्टर 595 तीसरा राउंड खत्म। दर्शक स्टैंड पर आठों कमांडरों के चेहरे पर अचानक सीरियसनेस आ गई। ये तीन जूनियर पूरा जोर लगाने वाले हैं, येदी हल्के से हंसा। इस ऑरा को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह हेवनली रैंक की इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए है। बुरा नहीं है। सम्राट हुआंग, सम्राट टोंग और सम्राट फेंग ने एक ही समय में सिर हिलाया, उनके चेहरे थोड़े घमंडी थे। डुगु कुआंग, लिन किंगर और फेंग जुइकिंग सभी उनके राज्य के वंशज हैं। सम्राट जिन मुस्कुराए और कहा, ये तीनों लोग जवान हैं और एक सुप्रीम कल्टीवेशन लेवल से सिर्फ आधा कदम दूर हैं, वे पहले से ही हेवनली रैंक की इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स में मास्टर हो सकते हैं। इतने टैलेंटेड, यह सच में कमाल है। यानलोंग कॉन्टिनेंट ऐसे तीन एरोगेंस पैदा कर पाना सच में मेरे ईस्ट चाइना सी किले का आशीर्वाद है। सम्राट जिन सीरियस हैं, सम्राट हुआंग के तीनों ने तेजी से हाथ हिलाए, लेकिन उनके चेहरे मुस्कुराते रहे। स्वर्ग के रैंकों की कम लेवल की मार्शल आर्ट को दिखाने के लिए कम से कम तियान्युआन दायरे से ऊपर की कल्टीवेशन बेस की जरूरत होती है, और स्वर्ग के रैंकों की मिड लेवल मार्शल आर्ट पहले से ही पृथ्वी के चौगुने से ऊपर के योद्धाओं की कैटेगरी में है। स्वर्ग रैंक की मार्शल आर्ट यानलॉन कॉन्टिनेंट में सबसे मजबूत मार्शल आर्ट के तौर पर भले ही यह एक लेवल खराब हो, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। शियाओ यी को उन योद्धाओं के खिलाफ ले लो जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। यहां तक कि पैलेस मास्टर ऑफ द नाइट, मास्टर ऑफ द स्नो स्वॉर्ड और दूसरों के पास भी कभी इंटरमीडिएट मार्शल स्किल्स नहीं थी, उनका इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। यह हॉल ऑफ फ्रॉस्ट लॉर्ड के लेवल के योद्धाओं के पास भी थी और वे इसका इस्तेमाल करते थे। डुगु कुआंग के तीन लोग आधे कदम में अपनी कल्टीवेशन दिखा सकते हैं, जो कमाल की बात है। बात करते हुए सम्राट जिन ने ये सम्राट को देखा और मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, मुझे बस यह नहीं पता कि हेवनली स्वॉर्ड सेट के तियानजियाओ भी इंटरमीडिएट लेवल मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं या नहीं। जहां तक मुझे पता है, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड डेमन की विरासत में सबसे मजबूत सिर्फ स्काई के लो लेवल मार्शल आर्ट्स हैं। नहीं, ये दी के बोलने से पहले बिंग दी ने अपना सिर हिलाया। मैंने अपने सबॉर्डिनेट से सुना है कि जियाओ यी के पास बहुत पावरफुल मार्शल स्किल है और एक्सट्रीम लेट स्टेज मार्शल आर्ट्स में वे दोनों भी हैरान हैं। पावर निश्चित रूप से स्काई के इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर है। हम जिंदी ने नफरत से कहा, बस उसने पहले ब्लैक सी का एसेंस निगल लिया था और काफी मजबूत कॉम्बैट पावर दिखाई थी। भले ही उसके पास सच में इतना पावरफुल मार्शल आर्ट्स हो, वह शायद थोड़ा टेढ़ा है। नीचे की सीटों पर बैठे 32 कमांडर और अलग अलग किलों के सैनिक भी कंपटीशन प्लेटफॉर्म को गंभीरता से देख रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो यह तीसरे राउंड की आखिरी लड़ाई होगी। स्टेज पर डुगु के पहला मुक्का मारने के बाद उसकी दोनों मुट्ठियां लगातार चलती रहीं। एक मुक्का दूसरे मुक्के से ज्यादा ताकतवर होता है और एक मुक्का दूसरे मुक्के से ज्यादा कमाल का होता है। वह आठवें मुक्के तक नहीं रुका, उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए पीला पड़ गया। बेजान तलवार की आवाजें भी लगातार चल रही थीं, जैसे गहरी खाई की हवा, ठंडी और भारी। जब उसने अपनी तलवार चलाना बंद किया तो उसका हाथ कमजोर हो गया था। लिन किंगर की सियान आग का समुद्र और भी ज्यादा उफान मार रहा था। जब आग की लपटें बढ़ना बंद हुई तो वह भी पीली पड़ गई थी। 3 आतंकवादी हमलों ने एक साथ शियाओ यी पर हमला किया। इस तरह का जोश चौंकाने वाला है और कंपटीशन प्लेटफॉर्म के चारों ओर की रुकावटें भी लहरों की लहरें छोड़ रही हैं। जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बर्फीले तूफान का एक छोटा वर्षन पहले ही बर्फीले तूफान की तलवार में जमा हो चुका था। एक भारी तलवार से हमला करो। एक ऊंची तलवार की ताकत और 3 आतंकवादी हमले एक साथ टकराए। एक जोरदार दहाड़ हुई जो बहरा कर देने वाली थी। अनगिनत एट्रीब्यूट स्ट्रीमर दर्शकों को गुस्सा दिला रहे थे। चमकदार अफरातफरी में शान एक ऐसा हमला है जिसे बहुत ज्यादा बेकार हालत के योद्धा भी छूने की हिम्मत नहीं करते। जब दोनों पार्टियों के हमलों की टक्कर अपने चरम पर पहुंचती है, दहाड़ अपने चरम पर पहुंच जाती है। एक जोरदार धमाका स्टेज पर दर्जनों मील तक फैल गया। कितनी भयानक ताकत है, दर्शक स्टैंड में लगभग सभी योद्धा चिल्लाए। यह सभी राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों में सबसे ऊपर तियानजियाओ होने के लायक है और इसकी लड़ाई की ताकत बहुत कमाल की है। कुछ सेकंड बाद धमाका गायब होने के बाद हर कोई स्टेज पर सब कुछ देख सकता था। कंपटीशन के स्टेज पर गंदगी थी। दर्जनों मील तक जमीन की एक छोटी सी परत खुरच गई थी। मोटाई ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने बड़े एरिया में यह आसपास की रेत और चट्टानें बनाने के लिए काफी है। हवा और रेत में सिर्फ एक ही इंसान बचा था, वह था शियाओ यी, जिसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। और उसके सामने मौजूद सभी घमंडी जैसे डुगु कुआंग, फेंग जुइटिंग, तुओबाओ वगैरह सभी कंपटीशन के प्लेटफॉर्म से उड़कर कभी न खत्म होने वाले काले समुद्र में गिर गए। उसका दर्शक स्टैंड पर मार्शल आर्टिस्ट सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अपनी ताकत से डुगु कुआं के 3 बड़े घमंडियन जी को हारने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही तुओबाओ समेत 5 बड़े घमंडों के साथ कुल 8 सबसे मजबूत घमंड हार गए। ऐसी ताकत चौंकाने वाली कैसे नहीं हो सकती। मुकाबले के स्टेज पर थोड़ा शर्मिंदा लेकिन बहुत अजीब सा दिखने वाला यह आदमी बेशक सबका ध्यान खींच रहा था, जिसमें ऊपर वाली सीट पर बैठे 8 बादशाह भी सीधे जियाओ यी को घूर रहे थे। हो सकता है कि दूसरे लोग अभी हुए धमाके में जो हुआ उसे न देख पाए हों, लेकिन 8 बादशाह, 8 सबसे मजबूत आदमी कुछ ही सेकंड में धमाके के अंदर सब कुछ साफ साफ देख सकते थे। बिंगड़ी सीधे जियाओ यी को घूर रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। यह कैसे हो सकता है, क्या वह बच्चा कोई राक्षस है। अचानक वह डुगु कुआंग की 5 ताकत वाली लड़ाई की ताकत के तहत आसमान तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए 8 डंडे उठा पाया और उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं। वांगड़ी की आंखों में भी डर का एक सिलसिला था। थोड़ी देर में उसने एक के बाद एक 3 तलवारें चलाईं और एक के बाद एक 3 बार आसमान की बीच की मार्शल आर्ट दिखाई। उस बच्चे में कितनी जान है। सम्राट टोंग ने भौहें चढ़ाई। जियाओ यी को हर समय अपनी ताकत छिपानी चाहिए थी। उसकी असली लड़ने की ताकत निश्चित रूप से 5 गुना से ज्यादा है। 8 सम्राटों जितने ताकतवर, वे बार बार चौंक रहे थे। नीचे कंपटीशन स्टेज पर जियाओ यी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ब्लिजर्ड स्वॉर्ड वापस ले ली। अभी लड़ाई का वह पल ठीक वैसा ही था जैसा कई कमांडरों ने कहा था। उसने आसमान तोड़ने के लिए अकेले आदमी के 8 डंडे जबरदस्ती उठाए और एक ही पल में 3 बार आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश भी किया। मकसद स्वाभाविक रूप से डुगु कुआंग और दूसरों को एक ही झटके में हराना है। आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश, वह इसे बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहा था और यह पहले से ही काम का था, जैसे किसी हाथ का कमांड। जाहिर है इसे लगातार 3 बार आसानी से डाला जा सकता है। उसके शरीर में बहुत बड़ा क्यूई स्प्रिंग और छोटी सी दुनिया आम योद्धाओं की बहुत बड़ी एनर्जी से कहीं ज्यादा है। उसे पहले स्वर्गीय रैंक की मार्शल आर्ट्स में कई पाबंदियों को नजरअंदाज करने के लिए यह काफी था। बेशक आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता था जब कल्टीवेशन बेस कमजोर था, वही आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश है जिसका इस्तेमाल एक्सट्रीम रियन की 5 पीक कॉम्बैट पावर के तहत किया जाता है।
दोनों पावर एक जैसी नहीं है। इसके अलावा उसने पहले ही शूरा ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था जब उसने पहले 3 अकेले नाइट्स को दबाया था और उसकी फिजिकल पावर पूरी तरह से एक्सट्रीम रियल में चली गई थी। यही वजह भी है कि उसकी ताकत पहले बहुत बढ़ गई है और उसने आसानी से 3 अकेले आदमियों को दबा दिया है। फिर ऑक्टोपस था जिसने अभी अभी अकेलेपन को उठाया था, उसने अपने शरीर में शूरा की सारी ताकत लगाकर अपनी फिजिकल बॉडी को बढ़ाया। इससे सिर्फ मामूली चोटें आईं। शरीर में शूरा की ताकत की 80 बूंदें थीं, लेकिन अब ज्यादातर खत्म हो चुकी हैं। मुझे कहना होगा कि जैसे जैसे असुर बैटल बॉडी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे असुर की ताकत भी बढ़ती जा रही है। आज शूरा की ताकत की एक बूंद शायद पिछली 20 बूंदों से ज्यादा ताकतवर है। बेशक फिजिकल बदलाव देखना मुश्किल है। यही वजह है कि 8 सम्राटों ने देखा कि जियाओ यी अकेले आदमी की मार्शल आर्ट को संभाल सकता है, लेकिन उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं, यह अंदाजा लगाते हुए कि जियाओ यी ने अपनी ताकत छिपाई है। उनके हिसाब से जियाओ यी की असली ताकत 5 लेयर वाले एक स्क्रीन दायरे से कहीं ज्यादा है और वह नेचुरली अकेले आदमी की मार्शल आर्ट को आसानी से रोक सकता है। बैंग बैंग बैंग। इस समय कभी न खत्म होने वाले काले समुद्र में 8 दहाड़े गूंजी। समुद्र से छलांग लगाकर मार्शल आर्ट स्टेज पर वापस गिरते हुए 8 डुगुकुआंग लोग हैं। इस समय 8 लोग शर्मिंदा दिख रहे थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। हम हार गए हैं। डुगुकुआंग के हमेशा घमंडी चेहरे पर एक ऐसा दुख दिखा जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यह दुख जल्दी ही एक मुस्कान और लड़ने के जोश में बदल गया। जियाओ यी, रुको, एक दिन हम फिर से निष्पक्ष लड़ाई लड़ेंगे और मैं तुम्हें हरा दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। तीसरा और चैप्टर 596 रद्द रैंकिंग। जियाओ यी, ज्यादा घमंड मत करो। लिन किंगर ने जियाओ यी की बेपरवाह मुस्कान को देखा, वह दुखी थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक संप्रदाय के बड़ों ने उसके साथ हर तरह से व्यवहार किया और प्यार किया और उसे कभी तंग नहीं किया गया। आज इस तरह तलवार से कुचले जाने की तो बात ही छोड़िए। आज मैं तुमसे हार गई हूं, लिन किंगर ने गुस्से से कहा, लेकिन जब मैं सच में हद पर पहुंच जाऊंगी तो मैं 10 लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हूं, आग बुझा सकती हूं। उस समय यह पक्का नहीं होता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बिल्कुल, लिन किंगर अचानक जीत की मुस्कान के साथ बोली, जल्द ही कोई मेरा बदला लेगा। जब तुम मेरी बड़ी बहन से मिलोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि बाहर स्वर्ग होने का क्या मतलब है और लोगों के बाहर भी लोग होते हैं। ओह, जियाओ यी हल्की सी मुस्कुराई, कंधे उचकाए, कोई वादा नहीं किया। ठीक इसी समय रेफरी हवा में ऊपर से नीचे गिरा, शियाओ यी को देखा और कहा, जियानजुंग तियानजियाओ, तुम वापस जा सकते हो। तुरंत उसने डुगुकुआंग और दूसरों को देखा और कहा, अगर तुम घायल हो तो तुम ठीक होने के लिए वापस जा सकते हो। इस समय कंपटीशन खत्म हो गया। डुगुकुआंग और दूसरे कंपटीशन प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए और कभी न खत्म होने वाले काले समुद्र में गिर गए। पहले ही हार चुके थे। वे अपने ही किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी हार ने यह भी ऐलान कर दिया कि किंगडम रैंकिंग की लड़ाई खत्म हो गई है। हर तियानजियाओ और हर टीम कंपटीशन स्टेज छोड़कर दर्शक स्टैंड पर लौट आई। अब बस रेफरी के रैंकिंग अनाउंस करने का इंतजार करें। हालांकि हंटिंग डेमन पैलेस में रेफरी इस समय कंफ्यूजन में था। पहला स्थान शियाओ यी का है, जिसे उसने पहले ही कंफर्म कर दिया था, लेकिन दूसरा, तीसरा, 8वां स्थान उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे दे। आखिर डुगुकुआंग और बाकी 8 लोग एक ही समय में कंपटीशन स्टेज से बाहर हो गए। उसे नहीं पता था कि रैंकिंग का ऑर्डर कैसे तय किया जाए। थोड़ी देर शर्मिंदा होने के बाद वह बस अपना चेहरा दिखा सका और दर्शक स्टैंड के ऊपर 8 कमांडरों की सीट पर कूद गया। हालांकि वह एक रेफरी है, वह सिर्फ कंपटीशन की अध्यक्षता करता है। यह अलग अलग राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि तियानजियाओ के बीच एक कंपटीशन है और यह 8 सम्राट हैं जो असल में फैसला करते हैं। कमांडरों, हंटिंग डेमन पैलेस के रेफरी ने हाथ ऊपर करके कहा, पहली जगह तय हो गई है, लेकिन पीछे की रैंकिंग पक्की नहीं है। क्या आपको डुगुकुआंग को कंपटीशन के लिए और 8 लोगों का इंतजार करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, येदी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम धमाके के समय साफ देख सकते थे। ठीक है, येदी ने बाकी 7 लोगों को बेपरवाही से देखा। बाकी 7 सम्राटों ने सिर हिलाया। अभी मार्शल आर्ट्स स्टेज पर हुए जोरदार धमाके में डेमन हंटिंग हॉल में रेफरी के पास सिर्फ एक स्क्रीन दायरे के आखिरी स्टेज में एक कल्टीवेशन बेस था, लेकिन 8 सम्राट साफ देख सकते हैं। जब डुगुकुआंग और बाकी 8 को कंपटीशन प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला गया तो थोड़े समय का फर्क था। दूसरे शब्दों में 8 लोगों की लाशें एक के बाद एक कंपटीशन प्लेटफॉर्म से निकली। यह बाई मोहन था जिसने सबसे पहले कंपटीशन प्लेटफॉर्म छोड़ा था, येदी ने कहा। अगला वान पॉइजन सेक्ट का मेरा वान जोलांग है, पॉइजन सम्राट ने धीरे से कहा। पॉइजन सम्राट सैकड़ों साल पहले वान पॉइजन सेक्ट का सबसे बड़ा गुरु, यानलॉन कॉन्टिनेंट में पहला पॉइजन रिफाइनर। पॉइजन रिफाइनर की बात करें तो यह ब्लैकवुड किंगडम का एक खास प्रोफेशन है। कोई पुराना प्रोफेशन नहीं, बस अल्केमिस्ट की एक ब्रांच है। दूसरे शब्दों में जहर सम्राट एक बहुत मजबूत रिफाइनिंग फार्मासिस्ट भी है। बेशक वह जहर इस्तेमाल करने में सबसे मजबूत इंसान है। ताकत के मामले में वह पक्का 8 सम्राटों में टॉप 3 में आता है। इस समय जब उसने कहा कि उसके 10,000 जहर संप्रदाय का तियानजियाओ आखिरी से दूसरा है तो उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बस धीरे से बोला। तीसरा जो जाएगा वह बिंग वुजियान है, बिंगड़ी का चेहरा उदास था। चौथा जो जाएगा वह हुआंग फुया है, सम्राट यान ने गहरी आवाज में कहा। 5वां जो जाएगा वह फेंग जुइकिंग है, फेंगड़ी का चेहरा ठंडा है। असल में 5वां जो जाएगा वह तुओबा एओ है, लेकिन तुओबा एओ पहले ही राउंड ऑफ 16 में सरेंडर कर चुका था। वह बस एक अकेले स्क्वाड की तरह था जो कंपटीशन के तीसरे राउंड में हिस्सा ले रहा था, इसलिए इस राउंड में उसकी रैंक नहीं आई। उसकी रैंकिंग टॉप 16 में ही आ गई थी और वह टॉप 8 में नहीं बल्कि 9वें नंबर पर था। छठा जाने वाला लिन किंगर है, सम्राट टोंग हल्के से मुस्कुराया। आखिर में मैं अकेला रह गया, हुआंग दी भी मुस्कुराया। डुगुकुआंग ने 8 लोगों के कंपटीशन प्लेटफॉर्म से जाने का इंतजार इसलिए किया क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन थी। वे 8 एक ही समय में जियाओ यी की तलवार से उड़ गए। हालांकि बाई मोहन हमेशा डुगुकुआंग और दूसरों के पीछे खड़ा था और जब उस पर बमबारी हुई तो वह स्वाभाविक रूप से सबसे पहले कंपटीशन स्टेज से चला गया। उसके बाद वान जोलांग और बिंग वुजियान थे। सबसे आगे खड़े डुगुकुआंग तीनों ने जियाओ यी से निपटा, लेकिन वे आखिर में कंपटीशन स्टेज से चला गया। इस समय हंटिंग डेमन पैलेस में रेफरी ने शब्द सुनकर सिर हिलाया और कहा, इस तरह रैंकिंग तय की जा सकती है। इसके बाद रेफरी चमका और कंपटीशन स्टेज पर वापस आ गया। ईस्ट चाइना सी फेस्टिवल का तीसरा राउंड खत्म हो गया है और रैंकिंग जारी कर दी गई है। मैं घोषणा करता हूं, पहला स्थान। रेफरी ने अभी रैंकिंग की घोषणा की थी। ठीक इसी समय एक जोरदार आवाज आई, रुको। हक रेफरी ने भौहें चढ़ाई और स्पीकर की तरफ देखा। मुझे नहीं पता कि एम्परर जिन ने क्या कहा।
यह एम्परर जिन ने कहा था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जियाओ यी की रैंकिंग अमान्य है। जिन डी की आवाज पूरे कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। हर हंटिंग डेमन हॉल के रेफरी ने भौहें चढ़ाई। क्या दर्शकों के स्टैंड से शक भरी आवाजें आने लगी। जिंदी तुम्हारा क्या मतलब है। येदी ने त्योरियां चढ़ाई और जिंदी को देखा। यह इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे बस लगता है कि शियाओ यी की रैंकिंग इनवैलिड कर देनी चाहिए। जिंदी हल्के से मुस्कुराई। तो यह प्रपोजल है, क्या कोई इसे सपोर्ट कर सकता है। एम्परर जिन की आवाज साफ तौर पर किले के बड़े लीडर्स और स्टाफ के कानों तक पहुंची। ताकतवर लोगों के एक ग्रुप के अलग अलग चेहरे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आधे से ज्यादा ताकतवर और आधे से ज्यादा लीडर्स इस पर राजी हो गए। इस देखने वाले स्टैंड में 8 कमांडर्स और 32 कमांडर्स के अलावा हजारों ताकतवर किलेदार भी हैं। ये पावर हाउस सभी किले के कैप्टन से ऊपर के पद पर हैं। ईस्ट चाइना सी किले में बोलने का एक खास हक है। दूर स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट देखने की जगह यही है। औरत का चेहरा ठंडा हो गया। मुझे पता था कि ये विलेन तुम पर निशाना साधेंगे, इसलिए मैंने सही अंदाजा लगाया। शियाओ यी हैरान होकर बोला, बाकी 7 सम्राटों ने अभी तक बात नहीं की है। आधे से ज्यादा किले के नेताओं और मौजूदा लोगों ने सच में साथ दिया। औरत ने मजाक उड़ाया, जिंदी न सिर्फ ईस्ट चाइना सी के 8 कमांडरों में से एक है, बल्कि कमांडरों में सबसे ऊंची आवाज वाला भी है। ओह, शियाओ यी और भी हैरान था। जहां तक मुझे पता है, 8 सम्राटों की ताकत की रैंकिंग में गोल्डन सम्राट लगभग सबसे नीचे है। औरत ने सिर हिलाया और ठंडेपन से कहा, क्या तुम आज गोल्डन सिटी वॉल भूल गए। अनगिनत साल पहले तियानजिन नेशन ने देश में अपनी पूरी कोशिश की थी। इन 16 किलों से पहले हजारों मील तक फैली तियानजिन सिटी वॉल को बनाने में लगभग 100 साल लगे थे। मुझे नहीं लगता कि तियानजिन कांग्रेस इतनी निस्वार्थ है। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई। निस्वार्थ? बाकी 15 देशों ने बहुत पैसा दिया है। औरत ने मजाक उड़ाया। तुम्हें क्यों लगता है कि तियानजिन किंगडम 16 देशों में सबसे अमीर किंगडम है। तुमने तो हर मोड़ पर दर्जनों टॉप ग्रेड चीजों का इस्तेमाल किया है। तियानजिन किंगडम को तब कोई फायदा नहीं हुआ था। बेशक एक यार्ड को जाता है। तियानजिन किंगडम ने हमेशा तियानजिन सिटी वॉल बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जाहिर है, ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस में सम्राट जिनका हमेशा बड़ा दखल रहा है। दूर से बड़े नेता और बड़े पद पर बैठे लोग सपोर्ट करते रहे। ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर आ रहे हैं। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई। आखिरी फैसला हमेशा 8 सम्राटों के हाथ में होता है। हम औरत ने ठंडी आवाज में कहा, बदकिस्मती से 8 सम्राटों में से सिर्फ ये दी ही तुम्हारी मदद करेंगे। जरूर देखने वालों की सीटों पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर थे। 8वें कमांडर की सीट पर झर सम्राट ने अचानक कहा, मैं भी सहमत हूं। शियाओ यी का चेहरा बदल गया। औरत पहले से ही ठंडी है। पहले और चैप्टर 597 बस इनाम। झर सम्राट के समर्थन ने जियाओ यी को सच में हैरान कर दिया। 8 सम्राटों में टॉप 3 सबसे मजबूत होने के नाते उसने तुरंत इसका समर्थन किया। जैसे ही झर सम्राट की आवाज धीमी हुई, देखने वाली सीटों पर ज्यादा से ज्यादा नेता और मजबूत किले समर्थन करने लगे। जाहिर है, ईस्ट चाइना सी किले में झर सम्राट का रुतबा बहुत ज्यादा है। हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। अगर यह कहा जाए कि बिंगड़ी 8 सम्राटों में पहले से दूसरे नंबर पर थी, तो जियाओ यी को हैरानी नहीं होगी। बगल में खड़ी औरत के चेहरे पर ठंडा भाव था और उसने कहा, ब्लैकवुड किंगडम और हेवनली गोल्ड किंगडम पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। तियानजिन किंगडम हर साल ब्लैकवुड किंगडम के जहर रिफाइनर से जो जहर की गोलियां वगैरह खरीदता है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। दोनों देशों के बीच लेन देन किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा करीबी है। बेशक एम्परर पॉइजन और एम्परर जिन के बीच दोस्ती काफी गहरी है। दूर 8 कमांडरों की सीट पर येदी पहले ही सीन संभाल चुके थे। तुम दोनों ज्यादा दूर मत जाना। येदी ने अपना गुस्सा छिपाए बिना ठंडी आंखों से सीधे दोनों को देखा। कंपटीशन स्टेज पर डेमन हंटिंग हॉल में रेफरी ने भौहें चढ़ाई और आगे की ओर उछल पड़े। 2 कमांडर रेफरी ने हाथ ऊपर करके कहा, इवेंट के नियमों के हिसाब से जियाओ यी सच में जीत गई है। नियम? जिंदी ने रौबदार अंदाज में बीच में ही टोक दिया। ईस्ट चाइना सी फेस्टिवल के तीनों राउंड के नियम मैंने तय किए हैं और मेरे 8 कमांडर और 32 लीडर फैसला लेंगे। अगर मैं इस रैंकिंग को नहीं मानता तो यह इनवैलिड है। डेमन हंटिंग पैलेस में रेफरी ने भौहें चढ़ाई, एक पल के लिए झिझका और कहा, हालांकि नियम कमांडर और लीडर तय करते हैं, लेकिन यह इतने आराम से नियमों को नजरअंदाज करना है, क्या यह बहुत छोटे लोगों को धमकाना है। हाँ, जिंदी ने ठंडे चेहरे से कहा, डेमन हंटिंग हॉल रेफरी, क्या तुम भूल गए, इन 3 राउंड के कंपटीशन में तुम बस डेमन हंटिंग हॉल में रेफरी का काम कर रहे हो। तुम्हें दखल देने का क्या हक है। यह हंटिंग डेमन पैलेस का रेफरी कुछ देर के लिए चुप हो गया। 3 राउंड का यह कंपटीशन सभी राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि तियानजियाओ के बीच का कंपटीशन है। सच कहूं तो यह अलग अलग राज्यों और अलग अलग मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों के बीच एक पारिवारिक मामला है। 8 सम्राट और 32 कमांडर सभी मार्शल आर्ट के पहले के हैं और वह हंटिंग डेमन पैलेस का रेफरी एक बाहरी है और उसे सच में दखल नहीं देना चाहिए। हंटिंग डेमन पैलेस में रेफरी ने भरी हाथ हिलाया और एक तरफ खड़ा हो गया। ज्यादा होने की बात है, जिंदी ने येदी की ठंडी और गुस्से वाली नजर को नजरअंदाज करते हुए येदी को देखा। सम्राट ये, क्या आप इस सम्राट की मीटिंग को बेकार में नहीं ले सकते और अपनी मर्जी से युवा पीढ़ी पर जुल्म नहीं कर सकते, है ना। येदी ने मजाक उड़ाया। हम, जिंदी ने ठंडी आवाज में कहा, येदी मत भूलना, इस तीसरे राउंड के कंपटीशन का मुख्य मकसद क्या है। यह किले में जरूरी पोजीशन की नई पीढ़ी के उत्तराधिकार से जुड़ा है। खासकर यह क्वार्टर फाइनल की लड़ाई सबसे जरूरी चीज है। दूसरे राउंड के बारे में सबको पता है। जियाओ यी का खूनी नेचर, 25 टीमें, सैकड़ों घमंड उसकी तलवार के नीचे दुखद रूप से मारे गए। अगर वह कमांडर या उससे ऊपर बन जाता है तो आप वहां मौजूद सभी मजबूत किलों से पूछ सकते हैं, कौन मानेगा। सम्राट जिन की ऊंची आवाज दर्शक स्टैंड में फैल गई। संतुष्ट नहीं, दर्शक स्टैंड से कई आवाजें आईं। सम्राट जिन ने मजाक उड़ाया और कहा, फिर से पूछो, कौन ऐसे क्रूर और कुछ समय के लिए रहने वाले आदमी को अपनी जान सौंपने को तैयार है। जियाओ यी का टैलेंट ऊंचा है और उसकी ताकत नकली नहीं है, लेकिन ईस्ट चाइना सी किला इतनी क्रूर ताकत नहीं है। यहाँ मुख्य भूमि की महान शक्तियां गहरे राक्षसों से बचाव करने और मानव महाद्वीप की रक्षा करने के लिए इकट्ठा होती हैं। जो लोग नेक नहीं हैं, जो मारने के लिए समर्पित हैं, वे किले के कमांडर कैसे हो सकते हैं। सम्राट अब अपनी रैंकिंग खत्म करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, है ना। जिंदी की आवाज बहुत तेज थी, जिसमें नेकी का एहसास था। सम्राट जिन ने ध्यान से सोचा और मैंने इसके दूसरे नंबर पर आने का इंतजार किया। यह एक और बड़ा किला था जिसने इसका साथ दिया। असल में, हालांकि ईस्ट चाइना सी किले में सम्राट जिन को बोलने का बड़ा अधिकार है, लेकिन सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है और आधे से ज्यादा मजबूत किले इसका समर्थन करते हैं। मुख्य बात दूसरा राउंड है।
सम्राट जिन के खास प्रमोशन में जियाओ यी एक क्रूर पीढ़ी बन गया जो रसातल के राक्षस से अलग नहीं था। इससे जियाओ यी को जबरदस्त ताकत के साथ सबके सामने होने पर भी पहला स्थान जीतने का मौका मिला, लेकिन फिर भी अनगिनत लोग विरोध कर रहे थे। इस समय सम्राट जिन के शब्दों ने बेशक दर्शकों के विरोध की आवाज को चरम पर पहुंचा दिया। येदी का चेहरा और ठंडा हो गया, वह सीधे जिंदी को देख रहा था। सम्राट जिन, यह सम्राट आपसे फिर पूछेगा, क्या तुम सच में यह कहना चाहते हो कि जियाओ यी की रैंकिंग गलत है? येदी ने ठंडे स्वर में पूछा। सम्राट जिन ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट ये जानबूझकर क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें तो पता है कि हजारों मजबूत किलों का क्या मतलब है। ठीक है, बहुत अच्छा, येदी ने सिर हिलाया। तो मैं हजारों मजबूत किलों के सामने मौजूद सम्राट जिन से पूछूंगा, दूसरे राउंड में तुमने कौन से अच्छे काम किए? जिंदी का चेहरा बदल गया और उसने गंभीरता से कहा, इस सम्राट को नहीं पता कि येदी किस बारे में बात कर रहा है। क्या तुम सच में सम्राट को यह पता नहीं चल पा रहा कि इसके पीछे क्या है? क्या तुम सच में येदी के चेले की तरह काम कर रहे हो? येदी के ठंडे शब्द ऑडियंस में गूंज उठे। हैरान करने वाली और तेज रफ्तार ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। दूसरे राउंड से पहले राजा यानवो ने चुपके से दूसरे 15 देशों के लीडर्स और सुजरेन से कांटेक्ट किया, यह इशारा करते हुए कि दूसरे राउंड की टीमें मिलकर जियाओ यी की जान ले लेंगी। लेकिन जियाओ यी ने पहले राउंड में ही पहला राउंड जीत लिया। उसकी ताकत कमाल की है। सभी देशों में बहुत कम लोगों ने वादा किया था, तुम्हारा तियानजिन देश अच्छी कीमत देगा। जो लोग जियाओ यी की जान लेंगे उन्हें 10,000 कैटीज तियानजिन मिलेंगे और हिस्सा लेने वालों को 100 कैटीज तियानजिन मिलेंगे। देश की टीमें अभी मान गई हैं। येदी की आवाज गिरने वाली थी। पूरे दर्शक स्टैंड में हंगामा मच गया। जो लोग शुरू में साथ दे रहे थे वे हिचकिचा रहे थे। डुगु कुआंग और दूसरों के हाव भाव बहुत बदल गए। का डुगु कुआंग की मुट्ठी चटकी। फेंग ने हैरानी से अपने बगल में लॉर्ड तियानफेंग को देखा। लिन किंगेर ने देश के लॉर्ड कियान मियाओ को बेवकूफी भरी नजरों से देखा। देश के लॉर्ड येदी ने जो कहा, क्या वह सच है? बकवास की एक पूरी लिस्ट। सम्राट जिन की गुस्से वाली आवाज साफ तौर पर ताकतवर लोगों के कानों तक पहुंची। येदी, तुम्हें ये बेकार की बातें कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि 25 टीमों के लिए जियाओ यिजियन के राज में सैकड़ों तियानजियाओ दुखद रूप से मारे गए। यह एक सच्चाई है। मैं फिर पूछूंगा, मैं शियाओ यी की रैंकिंग खत्म करने का प्रस्ताव रखता हूं, क्या कोई इसका समर्थन कर सकता है? दर्शक की सीट पर समर्थन करने वालों की आवाज कमजोर पड़ गई, लेकिन धीरे धीरे यह फिर से मजबूत हो गई और आधे से ज्यादा लोग सहमत हो गए। हालांकि अभी बहुत से लोग हिचकिचाए। जैसा कि जिंदी ने कहा, तथ्य तो तथ्य होते हैं। उन सैकड़ों घमंडों में 16 देश शामिल हैं। मौजूदा मजबूत किले उनके पहले के हैं, तो वे आसानी से कैसे हार मान सकते थे? हाँ, जिंदी जीत की मुस्कान के साथ बोली, आधे से ज्यादा कमांडरों और आधे से ज्यादा मौजूदा लोगों ने समर्थन किया। मुझे लगता है कि बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। एंडिंग तय है। बास्टर्ड सीनियर जियान जी का गुस्सा दबाना मुश्किल था। सफेद कपड़े पहने वह हवा में उठे। आठों कमांडर इन चीफ सीटों पर ठंडे खून के इरादे छा गए। जिंदी का चेहरा बदल गया और उसने गंभीरता से कहा, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी, तुम क्या करना चाहती हो? यह ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस है। अब तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम मजाक करो। क्या क्या यह मुमकिन है कि तुम 8 कमांडरों, 32 कमांडरों और हजारों मजबूत किलों के सामने नाकाम होना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि मेरी हिम्मत है? औरत ठंडे स्वर में चिल्लाई। उसके हाथ में बर्फ की तलवार थी और वह जान से मारने के इरादे से चिल्ला रही थी। फुस। ठीक इसी समय एक आदमी आसमान में उछला। वह जियाओ यी था। जियाओ यी औरत के पास खड़ा था। सीनियर, यह मामला बच्चे को ही सुलझाने दो। जियाओ यी ने औरत की तरफ देखा, फिर 8 सम्राटों की सीट की तरफ ठंडे स्वर में देखा। क्योंकि तुम सबने बच्चे की रैंकिंग खत्म कर दी थी क्योंकि उसे लगा कि बच्चा खूनी है और वह एक बेईमान इंसान है और कमांडर का वारिस नहीं बन सकता। तो मुझे रैंकिंग की जरूरत नहीं है, मुझे तथाकथित कमांडर इन चीफ पद और उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले स्थान का इनाम। ईस्ट चाइना सी इवेंट में जियाओ यी का हिस्सा लेना कभी भी उन तथाकथित जरूरी पदों के लिए नहीं था। यह अच्छी खेती का इनाम है। इनाम के साथ उसने इन विलेन के साथ बकवास करने की हिम्मत नहीं उठाई और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट को ईस्ट चाइना सी किले के खिलाफ लड़ने देने की कोई जरूरत नहीं थी। बेवकूफ, जिंदी ने ठंडे स्वर में बीच में टोका, पहला इनाम 16 किले मिलकर निकालेंगे और दिया जाएगा। तुमने मेरे तियानजिन किंगडम में तियानजियाओं की सभी युवा पीढ़ियों को मार डाला और फिर भी इनाम चाहते हो? तियानजिन किला एक राक्षस का अंदरूनी हिस्सा भी तुम्हें नहीं देगा। बाकी किले तुम्हें नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्या तुम अब भी अपने जैसे बेरहम इंसान की खेती पर बहुत सारा खेती का सामान लगाना चाहते हो? तुम। जियाओ यी का चेहरा ठंडा था। एक और सेकंड। चैप्टर 598 मेरा वारिस। क्यों नहीं? जियाओ यी ने सम्राट जिन को ठंडेपन से देखा। यार, इस सम्राट ने अभी अभी साफ कर दिया, क्या तुम अभी भी उलझे हुए हो? जिंदी ने ठंडेपन से कहा। यह उलझना नहीं है, जियाओ यी ने सख्ती से कहा, बस एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। कहो। हाँ, जिंदी जोर से हंसा। पूरे दर्शक स्टैंड में हजारों योद्धा भौहें चढ़ा रहे थे, हंस रहे थे या नफरत से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सम्राट जिन जैसे बड़े लोगों के सामने जियाओ यी की गैर जिम्मेदारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि उसके आसपास हो रहे तीखे मजाक से जियाओ यी की आंखें छोटी करने और उसकी आंखों को और ठंडा करने के अलावा उसके हाव भाव में कोई और बदलाव नहीं आया। इस सम्राट ने कहा है, जिंदी ने बेसब्री से कहा, 25 टीमें, 16 देशों की लगभग सभी टीमें, सैकड़ों घमंड, सब तुम्हारी तलवार के नीचे मारे गए। क्या तुम अब भी इनाम के लायक हो? यह कोई वजह नहीं है। जियाओ यी की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन बहुत धीमी थी। अगले इवेंट में कोई नियम नहीं तोड़ेंगे और दूसरा है अपनी ताकत से पहला स्थान जीतना। इनाम अगले का है। सीनियर क्यों नहीं देते? मैंने कहा तुम खूनी हो। जिंदी ने भौहें चढ़ाई और ठीक यही बात कही। जियाओ यी ने गुस्से से बीच में टोका, मैंने नीचे भी कहा था, यह वजह नहीं है, यह बस तुम्हारे विचार हैं। ईस्ट चाइना सी फेस्टिवल ईस्ट चाइना सी किले में होता है। मेरी हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट टीम हिस्सा लेने आई थी और पहला स्थान जीता। यह इतना आसान है। हाँ, साफ साफ कहूँ तो ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस ने एक बड़ा इवेंट किया और जियानजोंग टीम ने पहला स्थान जीता। यह इतना आसान था। लेकिन अब जिंदी ने इनाम देने का कोई प्लान नहीं बनाया था। जब किले की जगहों के उत्तराधिकार की बात आती है तो सम्राट जिन सच में अभी के कारणों का इस्तेमाल करके जियाओ यी के लिए चीजें मुश्किल कर सकते हैं, बेईमान लोगों को मार सकते हैं। लेकिन जब इनाम की बात आती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। सबके सामने जियाओ यी ने भीड़ को हराकर पहला स्थान जीता। यह एक पक्की बात है। वह उस इनाम को पाने के काबिल है और यह उसी का है। एक यार्ड का। नौकरी का उत्तराधिकार नौकरी के उत्तराधिकार का है और इनाम इनाम का है।
ईस्ट चाइना सी इवेंट में हर तियांजियाओ पहले रैंकिंग तय करता है और रैंकिंग के हिसाब से इनाम बांटे जाते हैं। फिर ईस्ट चाइना सी में बड़ी ताकतें अपने उत्तराधिकारी खुद चुनेंगी। बेशक यह सिलेक्शन रैंकिंग के आधार पर होना चाहिए। कमांडर इन चीफ की पोजीशन क्वार्टर फाइनल में चुनी जानी चाहिए। लीडरशिप टॉप 32 में से चुनी जानी चाहिए। उसके बाद उन्हें टॉप 32 तियांजियाओ में से चुना गया। शियाओ यी ने नीचे दर्शक स्टैंड में बड़े लीडर्स को, साथ ही उन मजबूत किलों को भी ठंडेपन से देखा जिन्होंने सपोर्ट किया था। अगर आप ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस में किसी भी पोजीशन पर बैठे बच्चे का विरोध करते हैं तो बच्चे की कोई राय नहीं होती, परवाह तो दूर की बात है। लेकिन शियाओ यी की ठंडी आंखें सीधे सम्राट जिन को घूर रही थीं। क्या सम्राट जिन अब बच्चे को उसके इनामों से दूर कर रहे हैं? क्या वह ठीक से पेश आने की सोच रहा है? सराय। जैसे ही शियाओ यी की आवाज धीमी हुई, दर्शक स्टैंड से खुशी के नारे लगने लगे। शानदार ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस के 8 सम्राटों में से एक। सैकड़ों साल पहले का सबसे अमीर देश, स्वर्ग का सुनहरा राज, बूढ़े मालिक जिंदी को असल में सराय कहा जाता था। फर्श साफ करने के बाद जिंदी का चेहरा काला पड़ गया। बदबूदार लड़के जिंदी ने गुस्से से कहा, तुम क्या हो? तुम भी इस बादशाह से सवाल करने के लायक हो। अगर तुम ईस्ट चाइना सी इवेंट में कंटेस्टेंट में से एक नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे तियानजिन किंगडम के दर्जनों घमंड को खत्म कर दिया, तो यह सम्राट अब तुम्हें अपनी हथेली पर मार सकता था। सम्राट जिन का लहजा साफ तौर पर थोड़ा परेशान करने वाला था, क्योंकि वह जानता था कि जियाओ यी ने अभी जो कहा वह सच था। वह किले में जियाओ यी की पोजीशन का विरोध कर सकता था, लेकिन वह इनाम देने से खुद को रोक नहीं सका। ईस्ट चाइना सी गाला में पहले स्थान का इनाम ईस्ट चाइना सी किले की तरफ से मेनलैंड के सबसे मजबूत टैलेंट को एक तोहफा है। यह युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों के लिए सम्मान है। जियाओ यी ने मन ही मन मजाक उड़ाया। वह अच्छी तरह जानता था कि सम्राट जिन ने अच्छी बात कही, लेकिन असल में जिन सम्राट को जिस बात का डर था वह उसके पीछे सीनियर जियान जी थे, न कि तथाकथित कंटेस्टेंट में से एक से। वह और साफ तौर पर जानता था कि जिंदी ने उसे इसलिए टारगेट किया क्योंकि उसने तीनों को खत्म कर दिया था। तियानजिन किंगडम में टीमें, 3 बड़ी सेनाओं, तियानजिन रॉयल फैमिली, जिन शाजोंग और जिन फेंगजोंग की युवा पीढ़ी सभी मर गए। यह अजीब है कि सम्राट जिन ने उसे जाने दिया, लेकिन वह हमेशा खुश रहा है और डरता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे सीनियर जियान जी हैं। जियाओ यी ने कभी भी तथाकथित उत्तराधिकारियों और किलों के पदों की परवाह नहीं की, लेकिन जियाओ यी कभी भी अपना इनाम नहीं छोड़ेगा। 8 कमांडरों की सीट। ये दी ने ठंडी आवाज में कहा, जियाओ यी सही कह रहा है। जिंदी, नियम हमने तय किए हैं। नियमों के दूसरे दौर में मूल रूप से लड़ाई और झगड़े की इजाजत थी। उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उसने अपनी ताकत साबित कर दी है, और यह इनाम उसी का है। क्या तुम्हें एक जूनियर के सामने इतना परेशान होने पर शर्म आ रही है? हम, जिंदी ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था नियम हमने तय किए हैं और उन्हें नेचुरली बदला जा सकता है। ये दी ने गंभीरता से कहा, नियम पहले ही तय हो चुके हैं, इसलिए तुम उन्हें अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। यह मत सोचो कि सम्राट को नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारे हेवनली गोल्डन किंगडम में कई हाई ग्रेड एलिमेंट हैं। तुमने शुरू में प्लान किया था कि फाइनल के तीसरे राउंड में तियानजिन नेशन की तुम्हारी 3 टीमें कैप्टन तक ऊपर जाएंगी और आम खिलाड़ियों तक नीचे जाएंगी, जिसमें हाई ग्रेड एलिमेंट होगा। इस तरह की कॉम्बैट पावर के साथ तुम्हारा तियानजिन कंट्री तियानजियाओ पक्का पहला स्थान जीतेगा। लेकिन तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे राउंड में जियाओ यी तीनों टीमों को हरा देगा। अब जब जियाओ यी ने पहला स्थान जीत लिया है तो तुम्हें नियम बदलने होंगे और तुम्हें इनाम से दूर रखना होगा। यह दूसरों को धमकाने से कैसे अलग है? सम्राट जिन का चेहरा और भी उदास होता गया। काफी देर तक उन्होंने अपनी आस्तीनें झाड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, सम्राट वही करता है जो तुम चाहते हो। खैर, आधे से ज्यादा नेताओं और आधे से ज्यादा गढ़ों ने इसका समर्थन किया है। मामला फाइनल हो गया है। तुम। ये दी का चेहरा ठंडा था। शियाओ यी के बगल वाली औरत ने मजाक उड़ाया, क्या सुनहरा सम्राट है ना सराय? मैं देखना चाहता हूं कि तुममें वह काबिलियत है या नहीं। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम गड़बड़ मत करो, जिंदी ने मजाक उड़ाया। हालांकि तुम मजबूत हो, तुम दूसरे दर्जे के सेट जितनी भी अच्छी नहीं हो। कमांडिंग प्लेटफॉर्म के सामने अगर तुम इस सम्राट पर हमला करोगी तो इसे पूरे ईस्ट चाइना सी किले को भड़काना माना जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट पूरे ईस्ट चाइना सी किले से लड़े? जब जंग शुरू होती है तो जंग शुरू होती है। औरत के हाथ में तलवार पहले से ही उठी हुई थी। एक झटके के साथ एक मजबूत हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। सीनियर, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान दी। रिवॉर्ड जिंदी नहीं देगी, अगर नहीं देगी और कमी से कमी होगी। हाँ, औरत ने भौहें चढ़ाई। जियाओ यी मुस्कुराई और धीरे से कहा, बस मुझे अचानक लगा कि यहाँ बहुत से लोग और चीजें बहुत घटिया हैं और बच्चा इसे लेने की सहमत नहीं उठाता। जियाओ यी ने 8 सम्राटों की सीट पर नजर डाली। वहां येदी के गुस्से वाले चेहरे को छोड़कर बाकी 7 सम्राट, सम्राट हुआन और सम्राट टोंग ने त्योरियां चढ़ाई। सम्राट फेंग, सम्राट यान, सम्राट पॉइजन और बिंग के चेहरे ठंडे थे। जिंदी लगातार ताना मार रहा था। जियाओ यी धीमी आवाज में हंसा, औरत को देखा और कहा, बेशक सीनियर भी बच्चे के कैरेक्टर को जानता है और बच्चा काफी नाराज है। दूसरों का मुझ पर जो एहसान है, एक दिन बच्चा वह सब वापस ले लेगा। औरत हैरान रह गई। उसकी आंखों में जो पहले वाली ठंडक थी वह एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह एक कॉन्फिडेंस वाली मजाकिया मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं यह हिसाब तुम्हारे लिए रख लूंगा ताकि तुम खुद ही इसे सुलझा सको। मैं देखना चाहता हूं कि 10 साल से ज्यादा समय में इन लोगों के ग्रुप के चेहरे कैसे दिखेंगे। उसके बाद उस औरत ने जियाओ यी को खींचा। उसकी परछाई चमकी और वह हवा में ही गिर पड़ी और बोली, चलो चलते हैं। जियानजोंग और उसकी पार्टी एक के बाद एक उठे जाने की तैयारी में। पीछे सम्राट जिन और 10 नंबर्स के लीडर ने मजाक उड़ाया, जैसे जियानजोंग ग्रुप के गंदे भागने पर हंस रहे हों। लेकिन इसी समय एक परछाई अचानक दूर से उड़ी। जैसे जैसे वह परछाई पास आई, उफनता हुआ मौसम और भी डरावना और उदास होता गया। पूरा अंधीन काला सागर अचानक इस तेजी के नीचे लगातार लहराने लगा और बड़ी बड़ी लहरें आसमान को निगलने की तरह टकराईं। दबदबे से भरा और भी ज्यादा बेकाबू जोश से भरा। जैसे ही वह परछाई दिखाई दी, पूरा किला तुरंत उबल पड़ा। 16 किलो में परछाई उछल पड़ी। बाहर एक एक करके जो ताकतवर लोग काफी देर से पीछे हटे थे, वे गंभीर भाव से आसमान की तरफ देखने लगे। लेकिन काफी देर तक 16 किले, लाखों इंसानी ताकतें इकट्ठा हो गईं। आने वाले आदमी, एक बूढ़े आदमी ने अपने मुंह से एक रौबदार आवाज निकाली, मेरे ईस्ट चाइना सी किले, क्या तुम अपनी मर्जी से आते हो और अपनी मर्जी से जाते हो? बूढ़े आदमी की नजर सीधे स्वॉर्ड सेक्ट और उसकी पार्टी पर पड़ी। जियानजोंग ग्रुप का चेहरा अचानक बदल गया। जियाओ यी और भी हैरान रह गया। बूढ़े आदमी की बेमिसाल आभा ने उसे आधे के विचार का भी विरोध करने में असमर्थ बना दिया।
लेकिन अगले ही पल बूढ़े आदमी ने अचानक मुस्कुरा दिया। बूढ़े आदमी द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी अपनी मर्जी से कैसे जा सकता है? बूढ़े आदमी ने सीधे जियाओ यी को देखा, उसकी आंखें तारीफ से भरी हुई थीं। चारों ओर ब्लॉकबस्टर योद्धाओं ने झुककर सलामी दी। शेंगू राजा को देखो, लाखों ताकतवर एक साथ बड़ी ताकत से सलाम। तीसरा और चैप्टर 599 मिलना। जैसे ही बूढ़ा आदमी दिखा 16 किले तुरंत उबल पड़े। लाखों इंसानी ताकतें आसपास उछल पड़ी और एक के बाद एक उन्हें सलाम किया। सभी ताकतवरों की नजरों में उनके लिए गहरा सम्मान था। यही दिल से सम्मान है। ऑडियंस में सिर्फ दो लोग थे जो अभी भी सीना तानकर खड़े थे। एक तो जाहिर है बूढ़ा आदमी था, दूसरा शियाओ यी के बगल में बैठी औरत थी। औरत ने हमेशा की तरह आलस से जम्हाई ली और फिर हाथ में हाथ डालकर खड़ी हो गई। बूढ़े आदमी के दिखने की वजह से उसके एक्सप्रेशन में जरा भी बदलाव नहीं था। इसी समय बूढ़ा आदमी आसमान से दर्शक स्टैंड के ऊपर गिर पड़ा। 8 सम्राटों ने जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। शेंगू राजा 7 सम्राटों ने सलाम किया। देश के मालिक सिर्फ येदी का नाम अलग था। राजा शेंगू सैकड़ों साल पहले यानगू किंगडम के मालिक थे। आज ईस्ट चाइना सी किले का सुप्रीम कमांडर 8 सम्राटों से ऊपर है। हाँ, बूढ़े आदमी शेंगू राजा ने सिर हिलाया। क्या शेंगू राजा पीछे नहीं हटे हैं? जिंदी ने डरे हुए चेहरे से पूछा। राजा शेंगू ने उसे सख्ती से देखा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं बंद हूं, तुम बूढ़े आदमी के वारिस को भगाने जा रहे हो। हिम्मत मत करो। 8 सम्राटों की तो हिम्मत भी नहीं हुई। सम्राट जिन ने गहरी आवाज में कहा, शेंगू राजा, तुम्हें कभी भी जियाओ यी को अपना वारिस नहीं बनाना चाहिए, यह बेटा खूनी होगा। मुझे पता है। राजा शेंगू ने हाथ हिलाकर जिंदी की बात बीच में ही काट दी। तुम्हें सब पता है। जिंदी हैरान रह गए, उनका चेहरा थोड़ा बदल गया। ईस्ट चाइना सी किले में मुझसे क्या छिपाया जा सकता है? राजा शेंगू की शानदार आंखों को देखकर लोग सीधे देखने से डरने लगे। जिंदी अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सका। राजा शेंगू ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी नजर नीचे के लीडर्स और मजबूत किलों पर थी। तुमने अभी अभी शियाओ यी पर आधारित 25 टीमों को मार डाला और तुम्हें लगता है कि वह एक किलर था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा मनमानी है? राजा शेंगू की आवाज पूरे दर्शक स्टैंड में फैल गई। सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन में लड़ाई झगड़े और कैजुअलिटी होती है। अगर तुम सच में जिंदगी और मौत के लिए लड़ोगे तो तुम्हारे हाथ कौन रखेगा? क्या यह मुमकिन है कि तुम अपने विरोधियों के हाथ बांध दो और तुम्हें लड़ने दो? नीचे अनगिनत मजबूत लोग हैं, लेकिन कोई भी इसे गलत साबित करने की हिम्मत नहीं करता। और तुम? राजा शेंगू ने अपनी ठंडी नजरों से 8 सम्राटों को देखा। मैं आपसे पूछता हूं, इस ईस्ट चाइना सी इवेंट का मेन कारण क्या है? बिंगड़ी और दूसरों ने जवाब दिया। पहला, यह सभी तियानजियाओं के लेवल को टेस्ट करना है। दूसरा, यह कुछ मजबूत लोगों को जो कई सालों से पावर में हैं, पीछे हटने देना है और नई पीढ़ी को सत्ता संभालने देना है। गलत, किंग शेंगू ने जोर से डांटा। बिंगड़ी और दूसरों के एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन उन्होंने किसी बात का खंडन नहीं किया, बल्कि ध्यान से सुना। किंग शेंगू का चेहरा सीरियस था और उन्होंने कहा, युवा पीढ़ी को सत्ता संभालने देना उनके लिए किले के मामलों में कॉन्टैक्ट करना शुरू करना है। और असली मकसद उन्हें मार्शल आर्ट के पावर हाउस बनाना है जो इस किले और उनके पीछे अनगिनत इंसानों की रक्षा करें। अगर वे काफी मजबूत नहीं हैं, तो आज यहां मरने और एक राक्षस जानवर के मुंह में मरने में क्या फर्क है? किंग शेंगू की आवाज और भी ऊंची होती गई। उसकी नजरें अब 8 सम्राटों पर नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों पर थीं। 100 साल से कोई बड़ी लहर नहीं आई है। क्या तुम सब भूल गए हो कि यह ईस्ट चाइना सी का किनारा कितना बेरहम है? क्या तुम भूल गए हो हर बार जब कोई बड़ी लहर आती है तो कितनी इंसानी ताकतें कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी में दब जाती हैं? क्या तुम भूल गए हो कि हर बार जब तुम उस गहरे गहरे राक्षस को पीछे हटाते हो तो इस गहरे कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी के कितने किलोमीटर मेरे जैसे इंसानी एक्सपर्ट्स के खून से लाल हो जाते हैं? यहां जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत चाहिए। जितना बेरहम मुकाबला और टेस्ट होगा, हम उतने ही ज्यादा असली तियानजियाओं को पहचान पाएंगे। और अब शियाओ यी, जो इस बेरहमी से अलग दिखता है, इतना टैलेंटेड है कि तुम्हें एक कातिल माना जाता है। 3 राउंड के बाद आपने सीनियर बनकर इंतजार किया और हर जगह दबाव डाला, लेकिन वह अपने पीछे के साथियों के सामने खड़ा हो गया ताकि कोई साथी घायल या मारा न जाए। ऐसे इंसान को आप बेईमान समझते हैं? शानदार और ठंडे शब्दों ने वहां मौजूद सभी योद्धाओं का सिर शर्म से झुका दिया। राजा शेंगू रुका और फिर बोला। पहले राउंड में वह अर्थ एलिमेंट रेन के एक ग्रुप को बिना किसी नुकसान के 4000 मील दूर अनथीन ब्लैक सी में गहराई तक ले जाने में कामयाब रहा। दूसरे राउंड में वह 25 टीमों को हराने में कामयाब रहा, 2 लीडर्स को मजबूर कर दिया, वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके साथियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तीसरा राउंड भी वैसा ही है। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप उसकी उम्र के थे तो क्या आप ऐसा कर सकते थे? किसी ने जवाब नहीं दिया, 8 सम्राटों सहित, क्योंकि वे सभी जानते थे कि जब वे जियाओ यी जितने बड़े होंगे तो वे ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। शियाओ यी 3 राउंड के कंपटीशन में पहले स्थान पर है और मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। क्या तुम्हें कोई एतराज है? राजा शेंगू की आवाज पूरे किले में फैल गई। राजा शेंगू बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, बड़े बड़े पावर हाउस ने एक के बाद एक कहा। हाँ, राजा शेंगू ने शान से सिर हिलाया और जियाओ यी और सीनियर जियान जी की तरफ देखा। तुम मेरे पीछे आओ। यानगू किला, कमांडर का घर, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। जब राजा शेंगू ने जियाओ यी को देखा तो उनकी असली शान वाली नजर बहुत नरम पड़ गई। जब उसने औरत को देखा तो वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उस औरत का चेहरा इस समय बर्फ और उदास पानी जैसा है। जियाओ यी का एक्सप्रेशन बेपरवाह था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। माहौल थोड़ा अजीब है। आखिर में राजा शेंगू ने सबसे पहले अपना मुंह खोला, जियाओ यी को देखा और कहा, जियाओ यी, तुम बूढ़े आदमी द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी हो। वह औरत साइड ने ठंडे स्वर में टोका, रुको, क्या राजा शेंगू कुछ गलत समझ गए? तुम्हारा मतलब शियाओ यी को उत्तराधिकारी बनाना था? उसने खुद तुमसे कोई वादा नहीं किया था। तुम्हारे कमांड के साथ कमांडर हमारा ज्यादा स्वागत नहीं करते। हम भी जाने को तैयार हैं। राजा शेंगू कड़वाहट से मुस्कुराया, स्वॉर्ड जी लड़की, जब तुम छोटी थी तो तुम राज्य के खजाने तक नीचे जाती थी और किले के खजाने तक ऊपर जाती थी, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी मनचाही चीज मानी है? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? औरत ने रूखेपन से कहा, इज्जतदार शेंगू राजा, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सांस लूं। राजा शेंगू कड़वी मुस्कान के साथ बोला, जियाओ यी तीनों राउंड में फर्स्ट है तो जाहिर है कि वह मेरा वारिस है। फिर रुको, औरत ने रूखेपन से कहा, पहले सिर्फ 2 राउंड हैं। रैंकिंग का तीसरा राउंड तुम्हारे कमांडर ने रद्द कर दिया है। राजा शेंगू बेबस दिखे और बोले, हाँ, मेरे ईस्ट चाइना सी किले का नुकसान भी गिन लो, तुम्हें किस तरह का मुआवजा चाहिए? ताजा औरत का उदास चेहरा तुरंत एक घमंडी मुस्कान में बदल गया। सबसे पहले, यह जियाओ यी का पहला इनाम है। मुझे 2 बार चाहिए।
हाँ, किंग शेनवू हंसे और सिर हिलाया। दूसरी बात, औरत मुस्कुराई, क्योंकि तुम चाहते हो कि जियाओ ये तुम्हारा सक्सेसर बने। एक एल्डर होने के नाते तुम्हें हमेशा कुछ मीटिंग गिफ्ट देने चाहिए। यह तो नेचुरल है। किंग शेनवू मुस्कुराए, बस कुछ दिखाने ही वाले थे। औरत ने सही समय पर कहा, मुझे लगता है कि इज्जतदार किंग शेनवू की मीटिंग सेरेमनी निश्चित रूप से बहुत खराब नहीं होगी। ओह हाँ, वैसे एक रिमाइंडर है। जियाओ यी के हाथ में पहले से ही सबसे अच्छा एलिमेंट्री वेपन ब्लिजार्ड स्वॉर्ड है और उसके पास एक बॉडी आर्मर भी है और यह सबसे अच्छा एलिमेंट्री वेपन रैंक प्रोडक्ट भी है। जहां तक टेक्निक की बात है, आइस स्वॉर्ड गैंग होना ही काफी है। मार्शल आर्ट्स के मामले में सीनियर शेनवू किंग बर्फ के साथ नहीं चल रहे हैं। मुझे डर है कि यह भी बर्फ के गुणों के बिना एक हाई लेवल मार्शल आर्ट है। तो राजा शेनवू, बस यूं ही कुछ मीटिंग गिफ्ट दे दो जो चाहो। राजा शेनवू तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ बोले, यह एक से ज्यादा वाक्य है। पहले और चैप्टर 600 हंटिंग डेमन पैलेस में तियान जियाओ का मुकाबला। राजा शेनवू कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जियाओ यी को साइड से देखकर वह भी हैरान रह गया। बेशक वह समझ गया कि औरत का क्या मतलब था। एक तरफ राजा शेनवू को ज्यादा बुरा भला न कहने दें। एक तरफ उसने कहा कि उसके पास बहुत सारा खजाना है, ठीक वैसा ही जैसा राजा शेनवू ने कहा था। क्या यह धोखा नहीं है? लेकिन राजा शेनवू साफ तौर पर लापरवाह नहीं लग रहा था और उसे इसकी आदत थी। राजा शेनवू ने औरत को देखा और हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें 200 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा है और जो स्वभाव दुख सहने से मना करता है वह बदला नहीं है। यह कहकर राजा शेनवू ने अपनी बाहों से एक यूनिवर्स बैग निकाला और टेबल पर रख दिया। औरत ने उसे लिया, खोला और देखा, उसकी आंखें चमक उठी। यूनिवर्स के बैग में एक अजीब सी ठंडक आई और तुरंत पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में भर गई। ब्लैक सी एसेंस। जियाओ यी ने गहरी सांस ली। हाँ, कियान कुन के बैग में आइस क्रिस्टल जेड की एक बोतल में ब्लैक सी का एसेंस है। अंदर 100 बूंदें घनी तरह से भरी हुई हैं। आम योद्धाओं द्वारा सर्व किया गया ब्लैक सी का एसेंस कम समय में लड़ने की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है और इसे जान बचाने वाली चीज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आइस एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह साधना के लिए एक बहुत कीमती चीज है। ब्लैक सी एसेंस की पूरी 100 बूंदों की कीमत तीसरे राउंड में पहले स्थान का इनाम है और इससे कई गुना ज्यादा तो कहीं ज्यादा है। महिला संतुष्टि से मुस्कुराई, सीनियर शेनवू किंग अभी भी दयालु हैं। जियाओ यी, तुम ये मीटिंग गिफ्ट क्यों नहीं लेते? जियाओ यी हिली नहीं। बेशक उसे ब्लैक सी एसेंस की 100 बूंदों का लालच था, लेकिन उसने फिलहाल इसे लेने की हिम्मत नहीं की। वह हमेशा राजा शेनवू के सामने इस बात को लेकर हिचकिचाता था, मेरा वारिस अपनी मर्जी से कैसे जा सकता है? क्या बात है? राजा शेनवू ने धीरे से पूछा। शियाओ यी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, सीनियर राजा शेनवू से पूछने की हिम्मत करो, अगर वह बच्चा तुम्हारा वारिस बनता है तो क्या तुम ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस नहीं छोड़ सकते? ओह, राजा शेनवू हैरान रह गया, फिर उसने रिएक्ट किया, तो तुम इस बारे में परेशान हो? सक बाहर के घमंडी लोग किले में ही रहना चाहते हैं, किले में जरूरी जगहों के लिए भाग रहे हैं। यह तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन इससे बचो। शियाओ यी हल्के से मुस्कुराया, वह बच्चा हमेशा से एक बेकार इंसान रहा है जिसे इधर उधर घूमना पसंद है। हाँ हाँ, राजा शेनवू ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, जवानी का स्वभाव मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम मेरे वारिस हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी सत्ता संभालने नहीं दूंगा। और तो और, अगर तुम अभी सत्ता संभालने भी दो तो भी तुम चुपचाप नहीं बैठोगे। कम से कम जब तुम्हारे पास मेरी ताकत होगी तो तुम सत्ता संभाल सकते हो। दूसरी बात यह है कि अपनी ताकत पूरी होने का इंतजार करो और 100 साल बाद इंतजार करो, जब अगला ईस्ट चाइना सी इवेंट शुरू होगा तो एक सक्सेशन सेरेमनी होगी। मेरी बूढ़ी हड्डियां 100 साल तक चल सकती हैं, कुछ 100 साल बाद बड़ी नहीं होती। 100 साल। जियाओ यी की आंखें चमक उठी। हाँ, राजा शेनवू ने सिर हिलाया और कहा, इस दौरान तुम अपनी मर्जी से ईस्ट चाइना सी किले में अंदर और बाहर जा सकते हो। अगर तुम्हें प्रैक्टिस में समझ ना आए तो तुम मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। अगर तुम बाहर जाकर घूमना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। 100 साल तुम्हारे लिए मेनलैंड घूमने और अपनी जवानी खत्म करने के लिए काफी समय है। अब क्या कोई चिंता है? अब और नहीं। जियाओ यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और डेस्कटॉप पर ब्लैक सी एसेंस की 100 बूंदें ले ली। वह ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस में नहीं रहना चाहता था, जाहिर है वह टीनेजर नहीं था, लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ करना है। 100 साल काफी हैं। हाँ हाँ, राजा शेनवू जियाओ यी को देखकर खुश होकर मुस्कुराया। ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो तुम जा सकते हो। जहां तक जियाओ यी की बात है, तुम भी पीछे हटने और प्रैक्टिस करने के लिए डेमन हंटिंग पैलेस के मेन हॉल में जा सकते हो। पीछे हटने के लिए डेमन हंटिंग हॉल के मेन हॉल में जाओ। जियाओ यी हैरान था। हाँ, राजा शेनवू ने सिर हिलाया और कहा, यह ईस्ट चाइना सी इवेंट में तुम्हारी पहली जगह के लिए इनाम है। नियमों के हिसाब से तुम इसमें सिर्फ आधे महीने ही प्रैक्टिस कर सकते थे। बूढ़े आदमी ने मेरे अधिकार का इस्तेमाल करके तुम्हें जनवरी तक बढ़ा दिया, जो तुम्हारे लिए मुआवजा है। हाँ, जियाओ यी हैरान रह गया। क्या? औरत ने अचानक जोश में कहा, स्मिली बॉय, क्या तुम जल्दी से सीनियर शेनवू किंग को धन्यवाद नहीं देते? हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि सीनियर जियान जी अचानक क्यों उत्साहित हो गए, लेकिन जियाओ यी ने फिर भी राजा शेनवू को सलाम किया और कहा, धन्यवाद सीनियर राजा शेनवू। कमांडर के घर से निकलकर औरत और जियाओ यी जियानजोंग टीम के घर लौट आए। रास्ते में औरत ने बताया, डेमन हंटिंग पैलेस के मेन हॉल के ऊपर एक पुरानी स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है। हफ्ते के दिनों में हंटिंग डेमन पैलेस का मेन हॉल खुला नहीं रहेगा और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हर 100 साल में ईस्ट चाइना सी इवेंट के बाद ही इसे थोड़े समय के लिए खोला जाएगा ताकि सबसे मजबूत तियानजियाओं को प्रैक्टिस में लाया जा सके। जो आप सोच सकते हैं कि पुरानी स्पिरिट इकट्ठा करने वाले ग्रुप के नीचे 100 साल से जमा हुई स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा होगी। इसमें आधे महीने प्रैक्टिस करना 10 साल की कड़ी मेहनत के बराबर है। क्या? जियाओ यी का चेहरा चौंक गया। कोई हैरानी नहीं कि किंग शेनवू ने अभी कहा कि सीनियर स्वॉर्ड जी जनवरी तक बढ़ने पर इतने एक्साइटेड होंगे। औरत मुस्कुराई, ऐसा ट्रीटमेंट आपको सैकड़ों सालों से मिलता आ रहा है। इसके अलावा किंग शेनवू ने अंदाजा लगाया कि उन्हें बाद में डेमन हंटिंग पैलेस को एक बड़ी कीमत देनी होगी। आप इसमें साधना कर रहे हैं, उनके बूढ़े आदमी की मेहरबानी को निराश न करें। और हाँ, आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसके बाद एक और लड़ाई आपका इंतजार कर रही होगी। ओह, जियाओ यी हैरान था। इस समय दूर किले के पीछे ईस्ट चाइना सी बैरियर के गैप पर दर्जनों लोग अचानक आगे कूद पड़े। यह डेमन हंटिंग पैलेस से है। जियाओ यी भौहें चढ़ाई। यह बहुत डरावना है। उसके हिसाब से उसके लीडरशिप में 15 लोग सांस रोक देने वाले हैं। उसने ऐसी सांस सिर्फ 8 एम्परर्स में महसूस की थी। सबसे मजबूत 15। जियाओ यी की पुतलियां सिकुड़ गईं।
औरत ने दूर देखा और फुसफुसाया, हंटिंग डेमन पैलेस का 15वां मेन हॉल यहाँ है और डेमन हंटिंग पैलेस के तियानजियाओं के बीच कंपटीशन भी शुरू होना चाहिए। 15 मेन हॉल मास्टर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। उसे याद आया कि पैलेस मास्टर यानवू पहले ही आ चुके थे। इसके अलावा उसे वह सीन याद आया जब उस दिन मार्शल आर्ट्स होली लैंड के सेक्ट मास्टर्स और राज्यों के राजा बैरियर के बाहर थे। शक जाहिर करें। औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, हॉल मास्टर यानवू जाहिर है वह पहले आना चाहती है। डेमन हंटिंग पैलेस हालांकि कोई चीफ हॉल मास्टर नहीं है, वह इसका आधा है। हालांकि वह है सिर्फ मेन हॉल मास्टर, वही अकेला हॉल मास्टर है जो 16 मेन हॉल और 5000 पॉइंट्स वाले हॉल में डेमन हंटर की सारी पावर को इकट्ठा कर सकता है। क्या जियाओ यी फिर हैरान हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, औरत हंसी। ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस, वहां 2 सुप्रीम कमांडर हैं। हर मार्शल आर्ट होली लैंड का सुप्रीम कमांडर और किंगडम का टॉप पावर हाउस शेनवू किंग है। डेमन हंटिंग पैलेस में मार्शल आर्ट पावर का सुप्रीम कमांडर यानवू पैलेस का मास्टर है। ये 2 लोग यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट पर सबसे ऊंची और सबसे पुरानी जनरेशन वाले सिर्फ 2 सीनियर हैं। मैं 8 एम्परर्स को मिलाकर उनसे बस एक जूनियर हूं। बोलने के बाद औरत ने फिर कहा, ओह हाँ, ईस्ट चाइना सी इवेंट तो दोनों तियानजियाओ अलग अलग मुकाबला करते हैं। कुछ दिनों में यह डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ का मुकाबला होगा। जब डेमन हंटिंग पैलेस के सबसे ताकतवर तियानजियाओ को चुना जाता है, यह वह समय होगा जब 2 सबसे ताकतवर तियानजियाओ लड़ेंगे, जो तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी। 2 तियानजियाओ के बीच मुकाबला, जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। हाँ, औरत ने सिर हिलाया, आखिरी लड़ाई दोनों पार्टियों में से सबसे मजबूत घमंड तय करेगी। 100 साल बाद जब हर एक सत्ता संभालेगा तो ईस्ट चाइना सी किले में किस पार्टी की ज्यादा चलेगी? क्या शेनवू राजा ने उस समय पैलेस मास्टर के साथ मुकाबला किया था? जियाओ यी ने शक से पूछा। बिल्कुल, औरत ने जवाब दिया, लेकिन उन दोनों के बीच का मैच किसी ने नहीं देखा। मैंने सुना है कि आखिर में मुकाबला टाई हो गया। बेशक वे दोनों दोस्त हैं और उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। यह तुम हो? औरत ने गंभीरता से कहा। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी 15 मेन हॉल में उन घमंड को कम आंकती हूँ। यह यानवू पैलेस मास्टर का विजन है, बहुत ऊंचा, और उन्होंने जो वारिस चुना है वह किसी भी तरह से कोई आम पीढ़ी का नहीं है। जियान यी जियाओ मैं भी एक बार मिल चुका हूँ, वह सच में बहुत खास है। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ के बीच कंपटीशन में आखिरी विनर वही होगा। दूसरे शब्दों में, आखिरी लड़ाई तुम्हारी और उसकी है। औरत ने भारी आह भरते हुए कहा। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो भगवान बहुत समय से वारिस ढूंढ रहे थे। यह खोज सैकड़ों सालों से चल रही है। आखिरकार जियान यी जियाओ मिल ही गया। याद है? औरत ने जियाओ यी को देखा और कहा, मेरी इज्जत के लिए यी जियाओ के खिलाफ आखिरी लड़ाई इतनी आसानी से मत जीतो। उसकी थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश करो। जियाओ यी ने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ और थोड़ा सिर हिलाया। एक और सेकंड,